एक ये बुके 10 साल से विलुप्त हो गया है। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLASH। धमाका, झनझनाहट, युआन की शक्ति का एक उभार फैला, साथ में मुट्ठियों के टकराने की धमाकेदार आवाज और उड़ते हुए पत्थरों के टुकड़ों की झड़ी भी। ये बुके के सीने में चोट लगी, उसका शरीर 3 कदम पीछे हट गया, तब जाकर वह खुद को संभाल पाया। 14-15 साल से ज्यादा उम्र का न दिखने वाला, गोरी त्वचा वाला, ये बुके एक खूबसूरत चेहरे का मालिक था। खास तौर पर उसकी आंखें स्वाभाविक रूप से चमकदार लगती थीं, जो उसके अभी भी युवा रूप में एक अनोखा आकर्षण जोड़ रही थीं। हालांकि इस समय ये बुके कुछ अस्त व्यस्त सा लग रहा था। उसके काले बाल, जो उसके मार्शल गाउन से खुले थे, लहरा रहे थे। उसने उस प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा तक नहीं जिसने उसे मार्शल स्टेज पर 3 चालों में हरा दिया था। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसका चेहरा भावहीन था, मानो वह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। ये बुके बाहर हो गए। मुरोंग-हाई विजयी होकर अगले दौर में पहुंचे। विशाल मार्शल स्टेज के पीछे से घोषणा के बाद 18 वर्षीय मुरोंग-हाई, जिसका चेहरा जख्मी था और शरीर मजबूत था, स्टेज से नीचे कूद गया। मुरोंग-हाई ने अहंकारी भाव से ये बुके पर नजर डाली, जिसकी आंखें अभी भी बंद थीं। उसकी आंखों में खुशी और तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। ये बुके के पास से गुजरते हुए वह अचानक धीरे से हंस पड़ा। ये बुके, मैं सच में तुम्हारी तारीफ करता हूँ। 10 साल हो गए हैं। क्या तुमने कभी गिनने की ज़हमत उठाई है कि तुम कितनी बार हारे हो? ओह हाँ, मैं भूल ही गया। तुम जैसे बेकार आदमी शायद जीत का स्वाद भी भूल गए हो, है ना? हाँ, क्या बकवास है। ये बुके की पहली लड़ाई मुरोंग-हाई के खिलाफ थी। वह अपनी बुरी किस्मत का हकदार था। ये बुके 3 चालों में हार गया। टीएस कितना कमजोर। ये बुके ने 10 सालों में एक भी लड़ाई नहीं जीती, फिर भी वह बार-बार असफल होने के बावजूद लड़ता रहता है। पूरे 10 साल, कितना अजीब आदमी है। विशाल युद्ध क्षेत्र के बाईं ओर 11-12 साल की उम्र के 100 से ज्यादा लड़के लड़कियों की बकबक भरी आवाजें आ रही थीं। सभी एक जैसे अच्छी तरह से सिलवाए गए हल्के नीले रंग के युद्ध पोशाक पहने हुए थे और हर युवा का चेहरा सुबह के उगते सूरज की तरह चमक और स्फूर्ति से दमक रहा था। आंखें बंद किए ये बुके को मानो इन सब की आदत हो गई थी। फिर भी किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके भीतर इस समय जबरदस्त बदलाव हो रहे थे। ये परिवर्तन इतने गहरे थे कि ये बुके, जो 10 साल से खामोश था, जिसका हृदय लोहे की तरह कठोर था और जिसकी इच्छाशक्ति निर्मलता तक निखर गई थी, भी थोड़ा कांप उठा। उसका हृदय ज्वार की तरह उमड़ पड़ा और उसकी आत्मा की गहराइयों से धड़कनें तेज हो गईं, जिससे वह स्वर्ग की ओर एक लंबी पुकार लगा देना चाहता था। स्वर्ग उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। 10 साल की चुप्पी के बाद आज आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हुई। क्या मैं सचमुच सफल हो गया हूँ? हाँ, बिंगलान, मैं एक कदम आगे हूँ, पीछे मत रहना। मुरोंग-हाई, जिसके चेहरे पर अब एक चमकीली मुस्कान थी, अखाड़े के दाहिनी ओर पत्थर की कुर्सियों पर पहुंचा, जहां दर्जनों युवा दिग्गज बैठे थे। उसने सबसे आगे बैठी एक युवती को देखकर मुस्कुराया। उसके आगमन पर लड़ाकू भावना और जोश से भरी अनगिनत निगाहें उस पर टिक गईं। इसी तरह कई शक्तिशाली उतार-चढ़ाव उभरे, जो सभी वहां बैठे मुरोंग परिवार की वर्तमान पीढ़ी के युवा दिग्गजों के थे। मुरोंग-हाई, ये बुके, उस बर्बादी को हराकर तुम इतने खुश तो हो। तुम्हारी ताकत वाकई बहुत तेजी से बढ़ी है। तुम तो बॉडी फोर्जिंग के 8वें आसमान तक भी पहुंच गए हो। लेकिन भाई तियान की तुलना में तुम अभी भी बहुत पीछे हो। एक हल्की सी ठंडी स्त्री की आवाज गूंजी, उस युवती की जिसे मुरोंग-हाई ने बिंगलान कहा था। हालांकि वह एक पत्थर की बेंच पर बैठी थी, उसकी लंबी आपस में गुंथी हुई टांगें एक आकर्षक वक्र बना रही थीं। उसने एक लाल रेशमी पोशाक पहनी हुई थी, जिसकी छाती पर कढ़ाईदार फूल सजे थे। उसकी पतली कमर, जिसे एक हाथ से पकड़ा जा सकता था, बिल्कुल सीधी थी। उसकी नुकीली ठुड्डी पर 2 बेहद खूबसूरत फीनिक्स आंखें, एक नाजुक नाक और लाल होंठ थे, जो उसे एक असाधारण रूप से आकर्षक सुंदरता बना रहे थे। बिंगलान की बातें सुनकर मुरोंग-हाई की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी आंखों में गहरी आशंका और ईर्ष्या की झलक दिखाई दी। उसने एक सूखी हंसी हंसी और कुछ नहीं कहा, अपनी पत्थर की कुर्सी पर जाकर आंखें बंद करके बैठ गया। और मुरोंग बिंगलान के पीछे बैठे उन युवा शक्तिशाली लोगों ने भाई तियान शब्द सुनते ही लगभग एक साथ ईर्ष्या और श्रद्धा के भाव प्रदर्शित किए। अगला मैच मुरोंग बिंगलान बनाम मुरोंग जी। उसी समय मार्शल स्टेज के पीछे से एक शक्तिशाली पुरुष स्वर सुनाई दिया। जैसे ही यह स्वर सुनाई दिया, पूरा अखाड़ा शांत हो गया, क्योंकि यह मुरोंग परिवार के मुखिया मुरोंग चांगकिंग की आवाज थी। हुश हुश, 2 युवा आकृतियां तुरंत अपनी पत्थर की सीटों से उछलकर युद्ध मंच की ओर दौड़ी। मुरोंग बिंगलान 50 झांग चौड़े युद्ध मंच पर शान से खड़ी थी, तभी एक सुगंधित हवा का झोंका आया। उसके सामने एक साधारण सा दिखने वाला युवक खड़ा था, जिसकी निगाहें मुरोंग बिंगलान के चेहरे पर घूम रही थी। उसकी आंखों में नशे और श्रद्धा की झलक थी। मुरोंग बिंगलान, मुरोंग की जुड़वां सुंदरियों में से एक। उत्कृष्ट योग्यता, आकर्षक रूप और शांत प्रभावशाली व्यवहार के साथ वह अनगिनत मुरोंग शिष्यों के हृदय में देवी थी। अपने सामने की सुंदरता को निहारते हुए मुरोंग जी को थोड़ा अजीब और घबराहट भी महसूस हुई। ये बुके, जो युद्ध मंच पर आंखें बंद करके खड़ा था, अब उसने आंखें खोल दी। 10 वर्षों में विकसित की गई उसकी प्रबल इच्छाशक्ति ने उसे अपनी भावनाओं पर अच्छी तरह नियंत्रण रखने में मदद की। उसकी आंखें हमेशा की तरह शांत थीं। उसने मंच पर खड़े 2 लोगों पर एक नजर डाली और सीधे नीचे चला गया। हालांकि मुरोंग बिंगलान की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसमें अपमान और घृणा का गहरा भाव था। शुरू करना, बूम, धमाका, मुरोंग बिंगलान और मुरोंग जी में भीषण युद्ध छिड़ गया। हालांकि मार्शल स्टेज से उतरते हुए ये बुके का दिल अभी भी धड़क रहा था, फिर भी वह धीरे-धीरे स्टेज के पीछे पहुंच गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और वहां बैठी 10 आकृतियों में से एक को, जो बिल्कुल बीच में थी, प्रणाम किया। चाचा चांगकिंग, बुके पहले विदा लेंगे और खेती करने के लिए वापस लौटेंगे। युवक की आवाज स्पष्ट और मधुर थी, मानो उसकी हाल की हार का उस पर कोई असर न पड़ा हो। हम, बुके, पहले तुम वापस जा सकते हो। मुरोंग चांगकिंग की आंखों में एक जटिल भाव था। 10 साल पहले ये सुंदर युवक उसके सामने खड़ा, सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम कर रहा था। कितना अद्भुत प्रतिभाशाली था। हालांकि ये बुके मुरोंग परिवार से नहीं था, लेकिन जब से उस व्यक्ति ने 11 साल पहले उस 4 साल के बच्चे को मुरोंग परिवार को सौंपकर वह वस्तु छोड़ी थी, तब से मुरोंग चांगकिंग ने कभी भी ये बुके को बाहरी व्यक्ति नहीं माना। उसने ये भी पाया कि ये बुके की साधना प्रतिभा अद्भुत थी। 4 साल की उम्र में उन्होंने मुरोंग परिवार की मध्यम श्रेणी की गहन कला हाउतन शक्ति का अभ्यास किया। 5 साल की उम्र में उन्होंने शरीर निर्माण के 5वें स्वर्ग में प्रवेश किया। उसी वर्ष उन्होंने उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र के 5 महासंप्रदायों में से एक किंगमिंग दिव्य महल के एक अद्वितीय युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति को पराजित किया, जो उन्हें चुनौती देने आया था। इस खबर ने हजारों लहरें पैदा कर दी। 5 साल पुराना बॉडी फोर्जिंग का 5वां स्वर्ग, ये किस तरह की अवधारणा थी? जब साधक साधना पथ पर अग्रसर होते हैं, तो पहला प्रमुख क्षेत्र शरीर निर्माण क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र 10 वर्गों में विभाजित है, जो भौतिक शरीर को कठोर बनाने और ची और रक्त को शुद्ध करने पर केंद्रित है, जो त्वचा, मांस, स्नायु, अस्थि और मज्जा के अनुरूप है। एक साधारण व्यक्ति जो 10 वर्ष की आयु में त्वचा शोधन क्षेत्र में मामूली सफलता प्राप्त करते हुए शरीर निर्माण के प्रथम स्वर्ग में प्रवेश कर लेता है, उसे प्रतिभाशाली माना जाता है। यदि कोई 10 वर्ष की आयु में शरीर निर्माण के तृतीय स्वर्ग में प्रवेश कर लेता है और देश शोधन क्षेत्र में मामूली सफलता प्राप्त कर लेता है, तो वह शताब्दी में एक बार होने वाली प्रतिभा है। ड्रैगन लाइट मेन सिटी के 3 महान परिवारों में से एक, उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र के पूर्वी भूमि के 100 प्रमुख शहरों में से एक, मुरोंग परिवार में एक सदी में एक बार दिखाई देने वाली ऐसी प्रतिभा कई पीढ़ियों में केवल एक बार दिखाई दी थी। वह मुरोंग तियान था, जो वर्तमान में मुरोंग निषिद्ध भूमि में खेती कर रहा था और उभरने वाला था। मुरोंग तियान, जो 10 वर्ष की उम्र में बॉडी फोर्जिंग के तीसरे स्वर्ग तक पहुंच गया था, को एक सदी में एक बार होने वाली प्रतिभा के रूप में सम्मानित किया गया था।
तो फिर ये बुके को क्या माना जाना चाहिए, जो केवल 5 वर्ष की आयु में अपनी क्यूई और रक्त के पूरी तरह से बनने से पहले ही शरीर निर्माण के 5वें स्वर्ग तक पहुंच गया और टैंडन शोधन क्षेत्र में मामूली सफलता प्राप्त की। मुरोंग चांगकिंग ने शुरू में सोचा था कि स्वर्ग मुरोंग परिवार पर मेहरबान है, जिससे इस पीढ़ी में 2 ऐसे प्रतिभाशाली लोग पैदा हुए। हालांकि 5 साल की उम्र में येबुके ने किंगमिंग दिव्य महल के उस अद्वितीय युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति को हराने के ठीक बाद 10 साल तक कोई प्रगति नहीं की। 10 वर्षों तक येबुके शरीर निर्माण के 5वें स्वर्ग में रहा, बहुत सी आश्चर्यजनक क्षेत्र में अटका रहा जहां वह 5 वर्ष की आयु में पहुंचा था। मुरोंग चांगकिंग ने कारण जानने के लिए अनगिनत तरीके आजमाए, लेकिन उन्हें केवल यही परिणाम मिला। उसकी आंतरिक क्यूई और रक्त स्पष्ट रूप से समाप्त हो गए हैं, जिससे वह अब साधना के लिए उपयुक्त नहीं रह गया है। स्वर्ग भी प्रतिभा से ईर्ष्या करता है, इससे कम नहीं। जब मुरोंग चांगकिंग के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, तब येबुके ने साधना जारी रखने का फैसला किया। वह पूरी तरह से अप्रभावित, लगन से साधना करते हुए दिखाई दिए। हालांकि बाहरी लोगों के लिए येबुके अचानक नीचे की ओर गिरने को सहन नहीं कर सका और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में अपने पूर्व गौरव को बहाल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उनका मानना था कि येबुके बहुत पहले ही पागल हो चुका था। वेस्ट बुके उनका उपनाम बन गया। जैसे ही येबुके मार्शल स्टेज छोड़ने वाला था, दूर से एक ऊंची उड़ान भरती हुई लहर तेजी से उसके पास आ गई। फुश, नवागंतुक के चारों ओर शक्तिशाली युवान बल उमड़ पड़ा। वह लंबा था, 17-18 साल का लग रहा था और उसकी त्वचा, मांस, स्नायु, हड्डियां और मज्जा सभी पूरी तरह से परिष्कृत थे। उसकी क्यूई और रक्त पूरी तरह से उसकी युवान बल में विलीन हो गए थे, एक दूसरे से अलग नहीं, और घूमती हुई सफेद युवान बल से अपार शक्ति निकल रही थी। येबुके साफ तौर पर एक धुंधले चांदनी जैसे अर्धचंद्र को देख सकता था, जो किसी व्यक्ति जितना ऊंचा था उस व्यक्ति के पीछे टिमटिमा रहा था। हालांकि वह धुंधला और अस्थिर था, फिर भी उससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। श्वेत युवान सेना धीरे धीरे बिखर गई। उस आदमी का सफेद सैन्य वस्त्र हवा में लहरा रहा था, उसके काले बाल बड़े करीने से जुड़े में बंधे थे और वह सिर से पांव तक बेदाग था। उसके चेहरे के भाव सुंदर थे और चाल ढाल भी लाजवाब थी। हे भगवान, यह मुरोंग तियान है। मुरोंग तियान एकांत से बाहर आ गया है। उसकी आभा, क्या उसने सचमुच शरीर निर्माण क्षेत्र को तोड़ दिया? हिस, क्या ये आत्मा चंद्रमा है? इतनी कम उम्र में इतनी साधना के साथ वह वास्तव में मुरोंग परिवार की युवा पीढ़ी में नंबर 1 है। मुरोंग तियान के प्रकट होते ही पूरा युद्ध क्षेत्र शोर से गूंज उठा। अनगिनत विस्मयकारी स्वर चारों ओर फैल गए। खासकर मुरोंग तियान की उम्र के वे युवा शिष्य जो पत्थर की बेंचों पर बैठे थे, उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर कड़वाहट और लाचारी के भाव थे। मुरोंग हाई, जो कुछ क्षण पहले तक अकड़ रहा था, अब चुपचाप अवाक था। इस समय मुरोंग तियान ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। वह प्रकाश का केंद्र था। मार्शल स्टेज पर दोनों की लड़ाई भी इसी क्षण रुक गई। मुरोंग बिंगलांग की खूबसूरत आंखें मुरोंग तियान पर टिकी थीं, जो प्रशंसा से चमक रही थीं। हाँ, भगवान मेरे मुरोंग परिवार को आशीर्वाद दें। तियान एर, आपने अंततः एक आत्मा चंद्रमा को संघनित किया है और वीर आत्मा क्षेत्र में कदम रखा है, जो नश्वर शुद्धिकरण चरण का पहला क्षेत्र है। एक 17 वर्षीय वीर आत्मा क्षेत्र साधक। अच्छा, उत्कृष्ट। तभी मुरोंग चांगकिंग के बगल में बैठा एक बुजुर्ग अचानक उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। बुजुर्ग दिखने में साधारण था और उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, लेकिन इस पल वह दिल खोलकर हंसा। वह मुरोंग परिवार के तीसरे बड़े मुरोंग बैशी थे और मुरोंग तियान के दादा भी थे। मुरोंग तियान परिवार के मुखिया और सम्मानित बुजुर्गों का अभिवादन करता है। शांति से बोलते हुए मुरोंग तियान की अभिव्यक्ति भी शांत थी, लेकिन उसके स्वर में जन्मजात अहंकार का संकेत था। तियान एर, औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। तुमने 17 साल की उम्र में सफलतापूर्वक एक आत्मा चंद्रमा को संघनित कर लिया है और नश्वर शुद्धिकरण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। इतनी कम उम्र में तुम हमारे मुरोंग परिवार के 200 साल के इतिहास में शीर्ष 3 में शुमार हो। मुरोंग चांगकिंग भी उतना ही प्रसन्न था। मुरोंग परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में मुरोंग तियान की उत्कृष्टता का निस्संदेह अर्थ था कि आने वाले वर्षों में मुरोंग परिवार को एक और स्वामी मिलेगा। ये सही है। तियान एर एक सदी में एक बार होने वाली प्रतिभा है। मैं 60 साल जी चुका हूं और मैंने अपने जीवन में तियान एर जैसी प्रतिभा कभी नहीं देखी। उसे पुरस्कृत करो। परिवार के मुखिया, तियान एर इतना उत्कृष्ट है, उसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए। मुरोंग बैशी ने दूसरे बुजुर्गों की प्रशंसा सुनी और उसका दिल और भी गर्व और गर्मजोशी से भर गया। उसका पोता इतना उत्कृष्ट था, ये वाकई सम्मान की बात थी। येबुके मुरोंग तियान के पीछे खड़ा था, अभी तक वहां से नहीं गया था। उसकी नजर धुंधले चांदी जैसे अर्धचंद्र पर पड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके विचार मंथन कर रहे थे। यह नश्वर शुद्धिकरण क्षेत्र का प्रतीक है, आत्मा चंद्रमा। ये वास्तव में अद्वितीय है। अपने दिल के विचारों को दबाते हुए और अपने भीतर हो रहे जबरदस्त बदलावों को महसूस करते हुए येबुके जाने के लिए तैयार हो गया। उसे एक बेहद जरूरी बात की पुष्टि करनी थी। ये वह सौभाग्य था जो उसने 10 वर्षों के मौन से प्राप्त किया था। और आज अंततः उनकी इच्छा पूरी हो गई। परिवार के मुखिया से मुरोंग तियान का एक अनुरोध है। मुरोंग तियान फिर से शांत स्वर में बोला। उसके शब्द निकलते ही मार्शल स्टेज पर शान से खड़ी मुरोंग बिंगलांग की खूबसूरत आंखें चमक उठी। मानो उसने कुछ सोचा हो। उसका दिल खुशी से भर गया। उसकी नजरें येबुके पर पड़ी, जो घृणा और राहत से भरा हुआ जाने के लिए मुड़ा था। ओह हाँ, मैंने एक बार तुमसे वादा किया था कि अगर तुम इस एकांतवास के दौरान नश्वर शुद्धिकरण क्षेत्र में प्रवेश कर सको तो मैं तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी करूंगा। तुमने वास्तव में इसे प्राप्त कर लिया है, इसलिए तियान एर बेझिझक अपनी कोई भी इच्छा कहो। मुरोंग तियान के विचारों से अवगत मुरोंग चांगकिंग ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा। मुरोंग चांगकिंग की पुष्टि प्राप्त करने के बाद मुरोंग तियान ने अचानक अपनी नजरें बदल लीं और उदासीनता से येबुके की ओर देखने लगा, जो प्रस्थान करने वाला था, मानो 9 स्वर्गों से एक विशाल अजगर किसी चींटी को देख रहा हो। मुरोंग तियान बिंगलान की ओर से जो पहली बात कहना चाहता है वह यह है कि वह परिवार के मुखिया से बिंगलान और येबुके के बीच की सगाई को रद्द करने का अनुरोध करता है, क्योंकि वह अयोग्य है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरी सभा स्तब्ध रह गई। हिस, चारों ओर से बस ठंडी हवा के झोंके सुनाई दे रहे थे। कई मुरोंग शिष्य पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर उनके चेहरों पर एहसास की झलक उभरी। फुश, अपने साथ खुशबूदार हवा का झोंका लेकर मुरोंग बिंगलान एक लाल तितली की तरह युद्ध मंच से नीचे उतरी और मुरोंग तियान के पास खड़ी हो गई। अपनी नाजुक ठुड्डी ऊपर उठाते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, पिताजी, बिंगलान येबुके से शादी करने को तैयार नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपनी आज्ञा वापस ले लें। बिंगलान किसी बेकार इंसान से शादी नहीं कर सकती। ठंडी और सुंदर महिला की आवाज हर जगह फैल गई। तुरंत ही मुरोंग चांगकिंग और साथ बैठे 5 महान बुजुर्गों के कानों तक पहुंच गई और इससे भी अधिक स्पष्ट रूप से ये हर मुरोंग शिष्य के कानों तक पहुंच गई। उसी समय येबुके, जिसने भी मुरोंग तियान और मुरोंग बिंगलान की बातें सुनी, रुक गया। ये दृश्य मुरोंग शिष्यों की आंखों में पड़ते ही उन्हें तुरंत येबुके की उदासी और अनिच्छा की कल्पना हो गई। येबुके पर पड़ी निगाहों का एक हिस्सा सहानुभूति और दया से भरा था, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग इस नाटक को घटित होते देख रहे थे और एक तरह के आनंद विभोर भाव से भरे थे। दरअसल येबुके ने जल्दी से अपना शरीर घुमा लिया। हालांकि अपेक्षित विकृत चेहरा नहीं दिखा। उसकी जगह एक सुकून भरी मुस्कान थी। येबुके का सुंदर चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। उसने अपने हाथों को एक साथ जोड़कर जोर से कहा, चाचा चांगकिंग, इस सगाई के बारे में बुके ने आपका प्रस्ताव बहुत पहले ही ठुकरा दिया था। आज आप अपनी आज्ञा वापस ले सकते हैं। बुके आपका बहुत आभारी होगा।
ओह! अत्यधिक आश्चर्य और संदेह की दर्जनों और आवाजें गूंजी। हर संभावना पर विचार करने के बाद वहां मौजूद मुरोंग शिष्यों ने उदासी, अनिच्छा, पागलपन, अपमान और कई अन्य भावनाओं की कल्पना की थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि ये बुके इस तरह प्रतिक्रिया देगा, और वह भी सच्ची खुशी के साथ। ये बुके का जवाब सुनकर मुरोंग बिंगलान की आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। वह लगभग स्थिर खड़ी नहीं रह पा रही थी। उसके दिल में तुरंत ही एक गहरी अपमान की भावना भर गई। मुरोंग तियान ने भी भौहें चढ़ाईं, ये बुके के जवाब से साफ तौर पर हैरान। हालांकि मुरोंग तियान की चालाकी को कम नहीं आंका जा सकता था, उसकी नजर उदासीन रही। मुरोंग चांगकिंग के जवाब का इंतजार किए बिना वह फिर बोला, दूसरा काम है परिवार के मुखिया से विनती करना कि वे मुझे रक्त ड्रैगन जेड प्रदान करें। ये बुके इस वस्तु को रखने के योग्य नहीं है। ये शब्द ये बुके के कानों में शब्द दर शब्द गूंज रहे थे। उसका मुस्कुराता चेहरा धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी शांत आंखों में हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक छा गई। ब्लड ड्रैगन जेड अंकल फू ने उसके लिए जो एकमात्र वस्तु छोड़ी थी, उस बंद खत के अलावा, वह उस समय मुरोंग चांगकिंग के पास सुरक्षित थी और उसमें पिछले 11 सालों से ये बुके की गहरी लालसाएं थीं। यह एक अनमोल वस्तु थी जिसके लिए वह हमेशा से तरसता रहा था और इसका मुरोंग परिवार से कोई लेना देना नहीं था। दूसरे शब्दों में, यह मूलतः ये बुके का था, और अब मुरोंग तियान इसे जब्त करना चाहता था। ये बुके की आंखें थोड़ी बंद थीं। पिछले दशक में अपने दिल में बढ़ते गुस्से और मुरोंग शिष्यों से मिले विभिन्न तानों के बावजूद, उनके मन में अभी भी मुरोंग परिवार के लिए भावनाएं थीं और वे उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का सम्मान करते थे जिसे वे चाचा चांगकिंग कहते थे। आखिरकार यही वह जगह थी जहां वह बड़ा हुआ था। वह चुपचाप मुरोंग चांगकिंग के फैसले का इंतजार करने लगा। मुरोंग तियान ने कुलपति से मेरी 2 प्रार्थनाएं स्वीकार करने का आग्रह किया है। पूरा प्रशिक्षण मैदान शांत हो गया, यहां तक कि मुरोंग परिवार के कई बुजुर्ग भी क्षण भर के लिए अवाक रह गए। केवल मुरोंग बैशी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसकी निगाहें ये बुके पर घूम गईं, उसके विचार अज्ञात थे। लगातार 2 अनुरोध करने के बाद मुरोंग तियान ने कुछ और नहीं कहा। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, क्योंकि वह चुपचाप मुरोंग चांगकिंग की थोड़ी बदली हुई अभिव्यक्ति को देख रहा था। पोयू उसके पीछे तैर रहा था, जो उसके 3 वाक्यों के पीछे आत्मविश्वास को प्रकट कर रहा था। ये बुके, क्या ये कचरा जो 10 सालों से बेकार पड़ा है, रक्त ड्रैगन जेड के लायक है? मैं मुरोंग तियान इस जेड का असली मालिक हूं। मैं मुरोंग तियान इस चमत्कारी वस्तु को पाने का हकदार हूं जो नश्वर प्रक्षालन क्षेत्र में एक साधक को महान ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। अपने हृदय में अहंकार और पागलपन के संकेत के साथ उदासीन प्रतीत होने वाला मुरोंग तियान अब उमड़ते विचारों से भर गया था। रक्त ड्रैगन जेड, वह बहुत लंबे समय से इसकी आशंका कर रहा था। रक्त ड्रैगन जेड, रक्त ड्रैगन चंद्रमा को निगल जाता है। यह जेड साधक को नश्वर प्रक्षालन क्षेत्र में अप्रत्याशित भाग्य प्रदान कर सकता है। इस समय मुरोंग चांगकिंग को थोड़ी कड़वाहट महसूस हुई। रक्त ड्रैगन जेड के बारे में जानकारी उस व्यक्ति ने ये बुके के लिए छोड़ी थी। रक्त ड्रैगन जेड मुरोंग परिवार की संपत्ति नहीं थी। मूल रूप से इसे ये बुके को वापस लौटाया जाना था जब वह नश्वर धुलाई क्षेत्र में प्रवेश करेगा, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये बुके अपंग हो जाएगा। तो ये बात है, ब्लड ड्रैगन जेड तियान ए ब्लड ड्रैगन जेड के पीछे है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इस बार अपने एकांतवास से पहले मुझसे शर्त लगाई थी। वह पहले से ही पोयू बनाने में आश्वस्त रहा होगा। काश ये ब्लड ड्रैगन जेड सचमुच मेरे मुरोंग परिवार का होता, लेकिन मुरोंग चांगकिंग, जो हमेशा निर्णायक रहे और कभी अनिर्णायक नहीं रहे, एक क्षण के लिए खुद को दुविधा में पाया। थोड़ी देर बाद वह पत्थर की सीट से उठे। उनका चेहरा भावहीन था, उनकी नजर मुरोंग तियान पर घूम रही थी और फिर वापस ये बुके के चेहरे पर टिक गई। उनकी आंखों में एक जटिल और अपठनीय भाव था। बिंगलान के साथ सगाई के संबंध में बुके ने मुझसे बहुत पहले निजी तौर पर आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था। ये सगाई मूलतः एक मजाक थी। चूंकि यह मामला है, इसलिए मैं आज घोषणा करता हूं कि ये बुके और मुरोंग बिंगलान के बीच की सगाई को समाप्त किया जाता है। अब से कोई भी इसका जिक्र कभी नहीं करेगा। मुरोंग चांगकिंग के मुंह से धीमी आवाज गूंजी। ये परिणाम भीड़ के लिए अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन इस समय केवल मुरोंग बिंगलान का नाजुक शरीर कांप रहा था। उसके मोती जैसे दांत उसके लाल होठों को लगभग काट रहे थे। उसकी आंखों में राहत की भावना चमक रही थी, लेकिन उससे भी अधिक ये बुके के प्रति अपमान और आक्रोश था, जो किसी भी खुशी से रहित था। जहां तक उस रक्त ड्रैगन जेड की बात है जिसे तुम खोज रहे हो, तियान ए। मुरोंग चांगकिंग के शब्द अचानक रुक गए। यहां तक कि आमतौर पर शांत रहने वाले मुरोंग तियान को भी इस समय थोड़ी घबराहट महसूस हुई। उसने मुरोंग चांगकिंग की ओर देखा। उसकी लालसा लगभग चरम पर पहुंच गई थी। प्रशिक्षण स्थल पर मौजूद सभी मुरोंग शिष्यों ने अब अपना ध्यान मुरोंग चांगकिंग के चेहरे पर केंद्रित कर दिया। मुरोंग परिवार में ब्लड ड्रैगन जेड का अस्तित्व कोई रहस्य नहीं था, लेकिन वे इसके विशिष्ट प्रभावों के बारे में स्पष्ट नहीं थे। हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि मुरोंग के शिष्यों को पता था कि रक्त ड्रैगन जेड मूल रूप से ये बुके का था और अब मुरोंग तियान इसकी मांग कर रहा था। इस प्रकार मुरोंग चांगकिंग का अंतिम निर्णय सभी को प्रभावित करेगा। यद्यपि सभी लोग घबराए हुए थे, लेकिन मुरोंग चांगकिंग की थोड़ी सी जर्जर आंखें स्थिर रहीं और वह शांतिपूर्वक बोलता रहा। तियान ए, तुमने 17 साल की उम्र में पोयू का गठन किया और नश्वर धुलाई क्षेत्र में प्रवेश किया। तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है और तुम मेरे मुरोंग परिवार का गौरव हो। इस बार आपके एकांतवास से पहले मैंने आपसे वादा किया था कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मैं आपसे 2 अनुरोध करूंगा। चूंकि आपने मुझे निराश नहीं किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं अपना वादा पूरा करूंगा। इन शब्दों पर ये बुके का पहले से शिथिल हाथ धीरे से कस गया, यहां तक कि उसके अंगूठे भी बल से सफेद हो गए। इस क्षण उसका हृदय अचानक बैठ गया। अवर्णनीय नकारात्मक भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा और उसकी हल्की सी बंद आंखों की गहराई में एक हल्की सुनहरी चमक प्रकट हुई। मुरोंग तियान के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं और उसकी आंतरिक उथल-पुथल स्पष्ट थी। रक्त ड्रैगन जेड, उसकी लंबे समय से पोषित इच्छा अंततः सच होने वाली थी। हालांकि मुरोंग चांगकिंग के बगल में बैठे मुरोंग बैशी ने अपने वृद्ध चेहरे पर संदेह का संकेत दिखाया। ये बुके की अभिव्यक्ति मुरोंग चांगकिंग द्वारा पूरी तरह से देखी गई थी। वह स्पष्ट रूप से 15 वर्षीय युवक से उठती एक मजबूत नकारात्मक आभा को महसूस कर सकता था और वह मन ही मन हंसा। ये बदमाश, मैंने सोचा था कि वह वास्तव में गुस्सा नहीं होगा। जैसे ही सभी की निगाहें दया, सहानुभूति, उपहास और तिरस्कार से भरी हुई ये बुके पर पड़ी, एक दृढ़ आवाज ने अचानक सन्नाटा तोड़ दिया, जो किसी और की नहीं बल्कि मुरोंग चांगकिंग की थी। हालांकि तियान ए, ये बहुत अफसोस की बात है कि ब्लड ड्रैगन जेड का असली मालिक बुके है, मैं नहीं। ये कभी भी मेरे मुरोंग परिवार की संपत्ति नहीं थी। मैंने इसे केवल विश्वास के रूप में रखा था। इसलिए मुझे भी इस जेड को वितरित करने का कोई अधिकार नहीं है। ब्लड ड्रैगन जेड का स्वामित्व बुके द्वारा तय किया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं करूंगा, बल्कि ऐसा है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। फुश, ये बुके, जिसका हृदय पहले तीव्र दुख से भरा हुआ था, कांप उठा, फिर धीरे-धीरे शांत हुआ और गहरी सांस ली। उसने धीरे से अपना थोड़ा झुका हुआ चेहरा ऊपर उठाया और एक मुस्कान, एक गर्मजोशी भरी मुस्कान, एक बार फिर उसकी स्वाभाविक रूप से चमकदार आंखों में उभर आई। मुरोंग चांगकिंग के शब्दों में अचानक परिवर्तन से प्रशिक्षण मैदान में मौजूद सभी मुरोंग शिष्य सामूहिक रूप से स्तब्ध रह गए। वे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। एक बेकार व्यक्ति के लिए कुलपति ने वास्तव में परिवार की शीर्ष प्रतिभा को अस्वीकार कर दिया। कुलपति, आपने इस बेकार ये बुके के लिए मेरी याचिका को अस्वीकार कर दिया। मैं, मुरोंग तियान, इस मामले को स्वीकार करने से इनकार करता हूं। मुरोंग तियान, जो जीत के प्रति आश्वस्त था, उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी आवाज में गुस्से का संकेत था और उसके पीछे हाल ही में बना पोयू धड़क रहा था, जो उसके आंतरिक उथल-पुथल का संकेत था। मुरोंग बैशी, जो अभी तक शांत बैठे थे, ने अब देखा कि मुरोंग चांगकिंग ने उनके पोते को अस्वीकार कर दिया है।
उसके मुरझाए चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं और वह अचानक बोला, तियान ए, बदतमीजी मत करो। फिर वह भी खड़ा हो गया, मुरोंग चांगकिंग की ओर देखा और हंसते हुए बोला, कुलपति, तियान ए अभी 18 साल की भी नहीं हुई है और बिना सोचे समझे बोलती है। कृपया उसे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, तीसरे बुजुर्ग, आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। तियान ए मेरे मुरोंग परिवार का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति में असाधारण गुण अवश्य होते हैं। मुझे इससे क्या आपत्ति हो सकती है? मुरोंग बैशी के शब्दों का अनुसरण करते हुए मुरोंग चांगकिंग ने एक आरामदायक मुस्कान के साथ कहा। ये देखकर मुरोंग बैशी बेफिक्र रहा। उन्होंने अपने प्रिय पोते की ओर देखा, जिसका पहले वाला गुस्सा अब बिना किसी निशान के गायब हो चुका था और उसकी पूर्व उदासीनता वापस आ गई थी। अपने दिल में संतुष्टि के साथ मुस्कुराते हुए मुरोंग बैशी ने येबुके की ओर देखा। उसकी आंखों में एक तेज चमक चमक रही थी। फिर उसने मुरोंग चांगकिंग से फिर से बात की। ब्लड ड्रैगन जेड बहुत महत्वपूर्ण है। अब चूंकि बुके खेती नहीं कर सकता, इसलिए 18 वर्ष का होने पर उसे ब्लड ड्रैगन जेड लौटाना उसके लिए अच्छी बात नहीं होगी। ऐसा लगता है कि मुरोंग बैशी और मुरोंग तियान लंबे समय से ब्लड ड्रैगन जेड की लालसा कर रहे हैं। येबुके ने भावशून्य चेहरे से मुरोंग बैशी को देखा। उसका दिल धड़क रहा था। मुरोंग चांगकिंग को चुप देखकर मुरोंग बैशी ने फिर से कहा, कुलपति, इस बुरे व्यक्ति का हमेशा से मानना रहा है कि बिना उचित शक्ति के व्यक्ति कुछ चीजों को प्राप्त करने के योग्य नहीं है। बुके वर्तमान में बॉडी फोर्जिंग के केवल 5वें स्तर पर है। उसे ब्लड ड्रैगन जेड देना न केवल एक आशीर्वाद होगा बल्कि एक अभिशाप भी होगा, शायद एक घातक आपदा को भी आमंत्रित करना होगा। मुरोंग बैशी के शब्दों से एक ठंडा माहौल फैल गया और मुरोंग चांगकिंग की अभिव्यक्ति भी बदल गई। तीसरे बुजुर्ग सही कह रहे हैं, रक्त ड्रैगन जेड को तियान ए को सौंपना अधिक उचित है। बिल्कुल, अगर येबुके को ब्लड ड्रैगन जेड मिल भी जाए तो भी वह उसे अपने पास नहीं रख पाएगा। इस संसार में मानव हृदय विश्वासघाती हैं। इस बुरे व्यक्ति का भी मानना है कि यह जेड तियान ए को दिया जाना चाहिए। मुरोंग परिवार के कई बुजुर्ग अपनी पत्थर की कुर्सियों पर बैठे हुए अंततः बोले, बस मैं इस मामले का फैसला कुलपति के नाम पर करता हूं। रक्त ड्रैगन जेड येबुके का है और कोई भी इसका जिक्र दोबारा नहीं करेगा। मुरोंग चांगकिंग का चेहरा कठोर हो गया और वह गहरी आवाज में दहाड़ा। मुरोंग चांगकिंग को ऐसा बोलते देख मुरोंग बैशी का वृद्ध चेहरा हिल गया। उसने अपना गुस्सा दबाया और मुरोंग तियान को गहरी नजर से देखा। जैसे ही दादा और पोते ने एक दूसरे को देखा, मुरोंग तियान के दिल पर बिजली सी कौंध गई। येबुके की निगाहों के नीचे मुरोंग तियान अचानक घूम गया। उसकी उदासीन आंखें उस पर पड़ गईं। येबुके ने उसकी निगाहों से बचने की कोशिश नहीं की। उसकी शांत आंखें मुरोंग तियान से मिलीं। हे बुके, अगर ब्लड ड्रैगन जेड तुम्हारा है तो क्या हुआ? अब तुम्हारे पास उसे पाने के लिए क्या है? कुलपिता की कृपा से। अगर मिल भी गया तो क्या हुआ? आप इसकी सुरक्षा कैसे करेंगे? क्या आप में ऐसा करने की क्षमता है? शरीर निर्माण की 5वीं परत। हे मेरे मुरोंग तियान की नजर में ऐसी साधना तुम्हें मेरे जूते उठाने के भी योग्य नहीं बनाती। येबुके, मैं मुरोंग तियान रक्त ड्रैगन जेड की रक्षा करने की क्षमता रखता हूं। क्या आप में वह क्षमता है? यदि आप ऐसा करते हैं तो इसे सभी के सामने साबित क्यों नहीं करते? मुरोंग तियान के मुंह से लगातार अत्यधिक ठंडे शब्द निकल रहे थे, जो तुरंत पूरे प्रशिक्षण मैदान में फैल गए और स्पष्ट रूप से येबुके के कानों तक पहुंच गए। हाँ, ये बेकार येबुके रक्त ड्रैगन जेड पाने के योग्य कैसे हो सकता है? मुरोंग तियान हमारे मुरोंग परिवार का सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मुरोंग परिवार की समृद्धि के लिए उसे मुरोंग तियान पर निर्भर रहना होगा। ये बेकार येबुके न केवल खेती में अपंग है बल्कि मुरोंग तियान का भी विरोधी है। ये बेकार येबुके सचमुच कृतघ्न है। ... अनगिनत धीमी आवाजें लगातार गूंजती रहीं और वहां उपस्थित मुरोंग शिष्य अंततः चर्चा करने से खुद को रोक नहीं पाए। ये देखकर मुरोंग बैशी मन ही मन हंसा और मुरोंग तियान के मुंह के कोने पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मुरोंग चांगकिंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वह मुरोंग तियान के इरादे को कैसे नहीं समझ सकता था। उकसावा, मुरोंग तियान येबुके को उकसा रहा था। इसे सबको साबित करो का क्या मतलब था? क्या यह मुरोंग तियान येबुके को लड़ाई के लिए उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा था? बेटे, तुम्हें अपना धैर्य बनाए रखना होगा। हालांकि मुरोंग चांगकिंग अब मुरोंग तियान की गतिविधियों को रोक नहीं सका। यद्यपि वह येबुके के प्रति बहुत दयालु था, लेकिन शर्त यह थी कि वह अभी भी मुरोंग परिवार का मुखिया था और मुरोंग तियान मुरोंग परिवार का भविष्य था। येबुके, अगर तुम इसे बर्दाश्त करोगे तो सभी मुरोंग शिष्य तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। अगर तुम मेरे उकसावे में आ गए तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि निराशा का असली मतलब क्या होता है। अपने मन में विचारों को मत्ते हुए मुरोंग तियान ने येबुके को गौर से देखा। वह देखना चाहता था कि येबुके क्या चुनाव करेगा। चारों ओर से आती निगाहों और मुरोंग तियान के तीखे सवालों को महसूस करते हुए येबुके फूट-फूट कर हंस पड़ा। उसका युवा और सुंदर चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था, लेकिन इस मुस्कुराहट में एक तीखापन छिपा हुआ था जो मानो बहुत समय से छिपा हुआ था। धीरे-धीरे अपने हाथ बढ़ाते हुए येबुके की निगाहें गहरी हो गईं। उसकी उंगलियां धीरे-धीरे मुट्ठी में बंद हो गईं और वह खुद से बुदबुदाया, तो क्या हुआ अगर यह उकसावे की बात है? अपनी चीजों की रक्षा अंततः स्वयं को ही करनी चाहिए। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। जैसे ही उसकी मुट्ठियां भींची, येबुके से एक अविश्वसनीय रूप से शानदार और उभरती हुई आभा निकली। ये साधना का उतार चढ़ाव नहीं था, बल्कि उनकी इच्छाशक्ति और आत्मा का एक शक्तिशाली बल था। हा, मुरोंग तियान, अगर ऐसी बात है तो फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। 1 महीने बाद क्या तुम लड़ने की हिम्मत करोगे? अगर मैं हार गया तो मैं ब्लड ड्रैगन जेड सौंप दूंगा। अगर मैं जीत गया तो अब से जब भी तुम मुझे देखोगे तुम एक चक्कर लगाओगे। 10 वर्षों से मौन रहे इस युवक के मुख से अचानक आकाश के समान अहंकारपूर्ण शब्द फूट पड़े, मानो एक दशक से म्यान में रखी एक तीखी तलवार ने अंततः एक बार फिर अपनी परम तीक्ष्णता प्रकट कर दी हो। येबुके के शब्द पूरे प्रशिक्षण मैदान में प्रचंड हवा की तरह फैल गए। वहां उपस्थित सभी मुरोंग शिष्यों ने सोचा कि उन्होंने गलत सुना है और लगभग सहज रूप से अपने कान खोदने लगे। हर मुरोंग शिष्य के चेहरे पर आश्चर्य, घबराहट और अविश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। क्या मैंने सही सुना? उस निकम्मे येबुके ने मुरोंग तियान को चुनौती दी। 1 महीने बाद क्या तुम्हारी हिम्मत है लड़ने की? ये क्या वो निकम्मा येबुके गुस्से से पागल हो गया है? तस्क, मैं अब उस बेकार येबुके के साहस की सचमुच प्रशंसा करता हूँ। ... मुरोंग हाई की अभिव्यक्ति बदल गई। फिर उसने तिरस्कार से उपहास किया। मुरोंग बिंगलान का नाजुक और सुंदर चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसने अपने दिल में एक निर्णय लिया। येबुके के शब्दों ने मुरोंग तियान को भी आश्चर्यचकित कर दिया। उसने सोचा था कि उसके उकसावे पर येबुके या तो अपना गुस्सा पी लेगा या फिर मुंह मोड़कर चला जाएगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि येबुके उसे लड़ाई के लिए चुनौती देने की हिम्मत करेगा। 1 महीने बाद क्या तुम लड़ने की हिम्मत रखते हो? अच्छा, येबुके, तुम में अभी भी थोड़ी हिम्मत है। चूंकि आपने कहा है, मैं आपकी गरिमा का पालन करूंगा। अब से 1 महीने बाद यही मैं मुरोंग तियान तुमसे लड़ूंगा। यद्यपि मुरोंग तियान के लिए घटनाक्रम कुछ अप्रत्याशित था, फिर भी यह उसकी अपेक्षा से भी बेहतर था। येबुके, तुम खुद मौत की तलाश में हो, मुझे दोष मत दो। रक्त ड्रैगन जेड, मैं मुरोंग तियान इसे पाने के लिए दृढ़ हूं। चाचा चांगकिंग, कृपया इस मामले की गवाही दें। बुके बहुत आभारी हैं। बुके अब विदा लेंगे। युवक, जिसका आचरण एक बार फिर पानी की तरह शांत हो गया था, ने मुरोंग चांगकिंग को आदरपूर्वक प्रणाम किया, जिसका चेहरा जटिल भावनाओं से भरा हुआ था। फिर बिना किसी देरी के वह मुड़ा और चला गया और पीछे एक परिचित किंतु विचित्र रूप से विद्रोही आकृति छोड़ गया।
बस ये बुके जो प्रशिक्षण मैदान से तुरंत गायब हो गया था, अचानक लाल हो गया, उसका पूरा शरीर खतरनाक रूप से गर्म हो गया। इस समय वह अपने भीतर उठ रहे धरती हिला देने वाले परिवर्तनों को दबाने में लगभग असमर्थ था। गर्म गर्म गर्म। इस समय ये बुके को यही एकमात्र अनुभूति महसूस हुई। एक साधारण सादे केबिन के अंदर ये बुके को पालथी मारकर बैठने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उसका पूरा शरीर तप रहा था और उसकी गोरी त्वचा पूरी तरह लाल हो गई थी। पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें लगातार बह रही थीं, लेकिन उनके शरीर का तापमान बहुत अधिक होने के कारण वे तुरंत ही वाष्पित हो गईं। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थीं। हालांकि उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसके जबड़े की कसी हुई मांसपेशियां साफ बता रही थीं कि ये बुके को बहुत दर्द हो रहा था। ओम हुश हुश हुश। ये बुके के शरीर के अंदर से उफनती नदी जैसी गड़गड़ाहट की आवाजें निकल रही थीं। अगर कोई गौर से देखे तो उसे पता चलेगा कि उसकी त्वचा का एक एक इंच धीरे धीरे हिल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्रबल और अजेय शक्ति उसके भीतर उमड़ रही हो। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके मांस और खून को हिंसक तरीके से फाड़ा जा रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा को लगातार ठंडे ब्लेड से खरोंचा जा रहा हो। यद्यपि ये दो भयंकर पीड़ाएं लगातार ये बुके की नसों पर हमला कर रही थीं, लेकिन 10 वर्षों में सावधानीपूर्वक विकसित की गई इच्छाशक्ति ने इस 15 वर्षीय लड़के को हठपूर्वक डटे रहने की अनुमति दी। और दर्द के बावजूद ये बुके ने स्पष्ट चेतना बनाए रखी। मेरा शरीर एक बड़े परिवर्तन से गुजर रहा है। ये परिवर्तन वास्तव में पवित्र विधिमूल है जिसे मैंने 10 वर्षों की साधना के बदले में प्राप्त किया है। धप धप धप। जैसे उसके शरीर में गूंजती हुई गड़गड़ाहट सी हुई हो, ये बुके का बैठा हुआ शरीर अचानक डगमगाया और फिर जोरदार कंपन हुआ। इस पल उसकी त्वचा पर हल्की सी मरोड़ भी कई गुना बढ़ गई। दर्द। ये बुके की नसों में एक ऐसा दर्द दौड़ गया जिसने उसकी हड्डियों और आत्मा को झकझोर दिया। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह 10 फटते ज्वालामुखियों के बीच में हो। जलन, चीर-फाड़, खरोंच, तरह तरह के अवर्णनीय दर्द पहले से कई गुना ज्यादा उसे एक साथ घेर रहे थे। ये बुके जैसी दृढ़ इच्छाशक्ति के बावजूद वह इस पल इसे सहन करने में लगभग असमर्थ था। उसके शरीर की संवेदनाएं धीरे धीरे सुन्न हो गईं और उसकी स्पष्ट चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल ये बुके पूरी तरह से बेहोश हो जाएगा और फिर कभी नहीं उठेगा। रुको रुको, बेहोश मत हो जाओ, तुम बिल्कुल बेहोश नहीं हो सकते। उसके दिल में एक खामोश दहाड़ गूंज उठी। पसीने से उसका पूरा शरीर भीग चुका था। हालांकि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और कानों में लगातार दहाड़ गूंज रही थी, फिर भी एक ज्वार सा तीव्र दर्द उसकी नसों को चीर रहा था। प्रत्येक सांस अनंत काल की तरह लग रही थी और ये बुके पागलपन की कगार पर था। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। हुश हुश हुश। नदियों, झीलों और समुद्रों की गर्जना तिगुनी हो गई। उसकी मांसपेशियां पहले से ही उभरी हुई थीं और उसकी त्वचा के नीचे की मोटी नसें उभरी हुई थीं, जो विचित्र सांपों की तरह साफ दिखाई दे रही थीं। दर्द अपने चरम पर पहुंच गया था। उसकी सहनशक्ति भी अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। लेकिन ये बुके अभी भी हठपूर्वक डटा रहा। चाहे इसका मतलब मौत भी हो, वह कभी हार नहीं मानेगा। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस नौजवान के दिल में कितना भयानक जुनून था। जो लचीलापन और अदम्य दृढ़ संकल्प दिख रहा था, असल में वो एक तरह का पागलपन भरा जुनून था। हाय, जीवन और मृत्यु के इस नाजुक मोड़ पर ये बुके के मन की गहराइयों से एक हल्की आह निकली। इस आह में मानो युगों से व्याप्त एकाकीपन था, साथ ही एक घबराहट भी, मानो गहरी नींद से जागा हो। ओम। जब ये बुके पालथी मारकर बैठा था तो उसके सिर के पीछे एक सुनहरी रोशनी चमकी, फिर गायब हो गई। ये बुके, जिसकी चेतना शुष्क और धुंधली हो गई थी, को इस क्षण अचानक ठंडक महसूस हुई, मानो सूखी और फटी हुई धरती को एक बार फिर स्वर्गीय वर्षा का पोषण मिल गया हो। ओम। इस अचानक आई ठंडक में उसकी धुंधली चेतना धीरे धीरे फिर से साफ हो गई। उसकी दृष्टि, जो अब तक पूरी तरह से धुंधली थी और केवल संवेदना पर निर्भर थी, अचानक चमक उठी और फिर सब कुछ नाटकीय रूप से बदल गया। ये मेरे आंतरिक अंग हैं, मेरे शरीर का अंदरूनी हिस्सा ऐसा दिखता है। ये बुके की आंखों के सामने जो दृश्य दिखा वह एक अजीब दृश्य था। उसका धड़कता हुआ दिल, मेरिडियन का जटिल और व्यवस्थित नेटवर्क, उसका अटता हुआ पेट, दो भट्टियों जैसे उसके गुर्दे, उसका चमकता हुआ जिगर, सब कुछ ये बुके को अंतहीन नवीनता प्रदान करता था। हुश हुश हुश। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। इस समय ये बुके ने अंततः अपने शरीर के भीतर से लगातार निकलती गड़गड़ाहट की आवाज को स्पष्ट रूप से देखा। ये ध्वनियां साधक के सबसे महत्वपूर्ण आधार से संबंधित थीं, ची और रक्त। यदि मुरुंग चांगकिंग इस दृश्य को देख सकता तो निस्संदेह उसे अविश्वास होता, क्योंकि ये बुके के शरीर के भीतर वही क्यूई और रक्त उमड़ रहा था और बह रहा था, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह स्पष्ट रूप से सूख गया है। अपनी अजीब अवस्था में ये बुके को अपनी क्यूई और रक्त के अस्तित्व पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसका ध्यान उसकी नाभि से 3 इंच नीचे स्थित एक चमकदार प्रकाशपुंज पर पूरी तरह से केंद्रित था। पवित्र विधि का मूल, ये वही पवित्र विधि का मूल है जिसे मैंने 10 वर्षों तक कड़ी मेहनत से विकसित किया है। क्यूई और रक्त को संचित करके मूल को पोषित किया है। स्वर परिश्रमी को पुरस्कृत करता है। आखिरकार यह सफल हुआ। हा हा हा, मैं आखिरकार इसे संक्षिप्त करने में कामयाब रहा। ये बुके अपार आनंद से भर गया। उसकी आध्यात्मिक दृष्टि से देखा गया वह चमकदार, स्पंदित प्रकाश का गोला किसी तारे की तरह भव्य, विशाल और विशाल था, जो सूक्ष्म रूप से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और विशाल युद्ध की भावना को प्रज्वलित कर रहा था। दर्द जारी रहा, लेकिन ये बुके की अत्यधिक सहनशीलता और उसके मन में फैलती धीमी ठंडक के कारण उसकी स्थिति पहले की मृत्यु सी स्थिति से कहीं बेहतर थी। पवित्र कानून की उत्पत्ति के सफल संघनन की पुष्टि के बाद ये बुके ने लगातार अपना दृष्टिकोण बदलना शुरू कर दिया, अपने शरीर के भीतर की स्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच की। हालांकि उसकी आंखों के सामने जो कुछ भी हुआ उससे ये बुके के दिल में एक बड़ा झटका लगा। सुनहरा, एक हल्का सुनहरा रंग। उसकी मूलतः जीवंत लाल क्यूई और रक्त किसी अज्ञात बिंदु पर एक हल्की सुनहरी चमक के साथ रंग गए थे। क्यूई और रक्त का रंग सोने से रंगा हुआ। ये कैसे संभव है? आखिर हुआ क्या था? इस भारी उलझन ने ये बुके को पूरी तरह से चकरा दिया। उसकी नजर उमड़ते क्यूई और रक्त की दिशा में गई और उसे प्रकाश के उस सुनहरे गोले तक वापस ले गई, क्योंकि सारी क्यूई और रक्त पवित्र कानून मूल से आगे बढ़े। 10 सालों तक मेरी सारी ची और रक्त मेरे डेंटियन में कसकर बंद रहे, जिसका उपयोग पवित्र विधि मूल को पोषित करने के लिए किया जाता था। एक भी अंश बाहर नहीं निकलता था। अब जब ये पूरा हो गया है तो ची और रक्त बदल गए हैं। क्या ये सब पवित्र विधि मूल के कारण हो सकता है? इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही ये बुके को तीव्र दर्द का स्रोत भी समझ में आ गया। पवित्र विधि का मूल सफलतापूर्वक संघनित हो चुका था और क्यूई और रक्त, जो पहले से ही मूल के साथ एकीकृत थे, को अंतिम चरण पूरा करने के लिए डेंटियन से बाहर निकलने की आवश्यकता थी। ये प्रक्रिया चमड़ी उधेड़ने और हड्डियां निकालने, जिंदा चीरने जैसी थी, जिससे स्वाभाविक रूप से असीम पीड़ा होती थी। और शरीर के अंदर आंखों से अदृश्य यह ऐसी चीज थी जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति सहन नहीं कर सकता था। बस बस बस, मानो एक पल में या शायद अनंत काल में उसके डेंटियन में बंद सारी क्यूई और रक्त अंततः फूट पड़े, उसके विशाल और शक्तिशाली भौतिक शरीर में लौट आए, उसके आंतरिक अंगों, हड्डियों और मेरिडियन को अपने में समाहित कर लिया। उस क्षण ये बुके को ऐसा लगा जैसे वह उस समय में लौट गया हो जब उसने 5 साल की उम्र में पहली बार साधना शुरू की थी। उसकी सुनहरी लालची और रक्त अविश्वसनीय रूप से जीवन थे, निरंतर उमड़ रहे थे। यह एक साधक की शक्तिशाली शुरुआत थी। ओम। अचानक उसे ऊपर से आती ठंडक गायब होती महसूस हुई और उसके शरीर में एक झटका सा लगा। फिर उसकी आंखें धुंधली हो गईं और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो ये बुके अपने भौतिक शरीर में वापस आ गया था।
थम, वह सीधा पीछे की ओर गिर पड़ा और लकड़ी के बिस्तर पर गिर पड़ा, पूरी तरह भीगा हुआ, मानो उसे अभी अभी किसी नदी से बाहर निकाला गया हो। उसकी स्वाभाविक रूप से चमकीली आंखें मुस्कुराहट से भरी थीं और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे, जो 10 साल के कठिन संघर्ष के अंततः फलित होने की खुशी दर्शा रहे थे। लेकिन इसका एक और अर्थ भी था, मानो वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। बहुत समय बाद, हाय, येबुके के मन में फिर से एक आह गूंजी, जो पहले वाली आह जैसी ही थी। यह आह सुनकर येबुके मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, एक ऐसी मुस्कान जो 10 सालों से नहीं आई थी। यह एक सुखद और आनंदपूर्ण मुस्कान थी जो किसी पुराने मित्र को दोबारा देखकर आती है। कान, बहुत समय हो गया मिलते हुए। येबुके के मुंह से एक युवा मधुर आवाज आई, मानो वह खुद से बात कर रहा हो या किसी पर भरोसा कर रहा हो। 10 साल की साधना के बाद आखिरकार सृजन की उपलब्धि। येबुके, तुम सचमुच अद्भुत हो। थोड़ी देर बाद एक आवाज जो पुरानी लग रही थी लेकिन बहुत युवा लग रही थी, धीरे-धीरे येबुके के दिमाग में गूंजने लगी, जैसे कि उसका मालिक येबुके से कुछ ही साल बड़ा आदमी हो। ओम, एक हल्की सुनहरी रोशनी चमकी और गायब हो गई। येबुके ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका मन, या यूं कहें कि उसका आध्यात्मिक स्थान, थोड़ा कांप उठा और वह अजीब मगर जाना पहचाना एहसास येबुके के दिल में लहरों की तरह दौड़ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 10 साल की नींद के बाद तुम सचमुच पवित्र युद्ध विधि मूल को संघनित करने में सफल हो जाओगे, जिससे मैं उत्तेजित हो जाऊंगा और जाग जाऊंगा। हे, लगता है कि हालांकि तुम उस समय युवा थे, फिर भी तुमने अंततः साधना का यह मार्ग चुना। वह आवाज, जिसे येबुके ने कौन कहा था, उसके आध्यात्मिक स्थान में विद्यमान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी गहरी नींद से जागा हो। उसमें आलस्य का भाव था, लेकिन उसके स्वर में प्रशंसा स्पष्ट थी। कौन, अभी के लिए शुक्रिया। तुम 10 साल से सो रहे हो, क्या तुम्हें अपने बारे में कुछ याद आया? येबुके ने मुस्कुराते हुए एक प्रश्न पूछा। कौन को उम्मीद नहीं थी कि येबुके ये पूछेगा। वह एक पल के लिए रुका, फिर हंसते हुए बोला, नहीं, मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, लेकिन मेरी बची हुई आत्मिक शक्ति कुछ हद तक वापस आ गई है, इतनी कि मैं जाग सकता हूँ। अगर आपने 10 साल पहले सूर्य और चंद्र तारा सील की सूर्य सील नहीं खोली होती और मुझे अपने आध्यात्मिक स्थान में रहने की अनुमति नहीं दी होती, तो शायद अब तक मैं बिना किसी निशान के गायब हो गया होता। लेते हुए येबुके ने हल्के से मुस्कुराया, फिर अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया, उसके गले लग गया और एक पत्र निकाला। पत्र बहुत साधारण लग रहा था, लिफाफे पर कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन येबुके ने जब पत्र को अपने दाहिने हाथ में पकड़ा तो उसके चेहरे पर उदासी और एकाकीपन साफ दिखाई दे रहा था। अफसोस, ऐसा ही है। क्या यही जुनून है जिसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें 10 साल तक साधना करने के लिए, अपनी अद्वितीय प्रतिभा को त्यागने के लिए, सिर्फ पवित्र युद्ध विधि के मूल को संक्षिप्त करने के लिए तैयार किया है? क्या सिर्फ इस पत्र को खोलने के लिए? मैं तुमसे पूछता हूँ, येबुके, इतने बड़े चुनाव के बाद क्या तुम्हें इसका पछतावा है? येबुके के हाथ में पत्र देखकर कौन को कुछ याद आया और वह पूछने से खुद को रोक नहीं सका। क्या आप जानते हैं कि अगर आपने अपनी प्रतिभा से संत युद्ध विधि के मूल को संक्षिप्त करने का चुनाव नहीं किया होता, तो आपकी साधना अब तक बहुत ऊंची हो चुकी होती। लेकिन इस संत युद्ध विधि के मूल के लिए आप शरीर तड़प के 5वें स्तर पर ही रह गए हैं। क्या ये सब इसके लायक है? एम्प का सवाल येबुके के मन में गूंज उठा। उसके हाथ में चिट्ठी देखकर येबुके मन मुस्कुराया। क्या यह इसके लायक है? बिल्कुल, यह इसके लायक है। जब से मुझे याद है, मैं बटलफू के साथ रही हूँ। जब तक मैं 4 साल की थी, बटलफू मुझे मुरोंग परिवार के पास ले आए, ये पत्र और ब्लड ड्रैगन जेड छोड़ा और फिर चुपचाप चले गए। मुझे 4 साल की उम्र से पहले की अपनी यादें भी याद नहीं आ रही हैं। मुझे बस इतना पता है कि मेरा नाम येबुके है, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मेरे माता पिता कौन हैं? मेरा गृहनगर कहाँ है? इस बिंदु पर येबुके के चेहरे पर बहुत गर्मजोशी और पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, लेकिन वह रुका नहीं। 10 सालों से छिपी ये बातें वह सिर्फ एम्प को ही बता सकता था और बताएगा। 4 साल की उम्र से पहले की कुछ यादों में मुझे धुंधला सा याद है कि हालांकि बटलफू मेरे पिता नहीं थे, फिर भी उन्होंने मेरे साथ अपने बेटे जैसा व्यवहार किया। ऐसा लगता है कि मैं उनके पीछे कई जगहों पर गया और आखिरकार मुरोंग परिवार के पास पहुंचा। मुझे अपना अतीत तो नहीं पता, लेकिन मेरी एक ही उम्मीद है और वह है ये खत और बटलफू द्वारा छोड़ा गया ब्लड ड्रैगन जेड। खाली बटलफू के जाने के बाद मैं बहुत दुखी था। मैं उस जगह पर ठोकर खाकर पहुंचा, गलती से सूर्य, चंद्रमा और तारों की मोहर तोड़ दी और आपसे मिला। आपने मुझे बताया था कि इस पत्र पर संत नियम का प्रतिबंध है और भविष्य में मेरी साधना चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो जाए, मैं संत नियम को समझे बिना इसे कभी नहीं खोल पाऊंगा। ये सुनकर एम्प भी एक क्षण के लिए चुप हो गया। येबुके की बातें उसे कैसे समझ में नहीं आई। इस युवक की नजर में साधना चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, उसकी तुलना परिवार के लिए उसकी लालसा से नहीं की जा सकती थी। वह नहीं जानता था कि वह कौन है, कहां से आया है, या उसके माता पिता का गृहनगर कहां है। बस यही सुराग थे, ये पत्र और ब्लड ड्रैगन जेड। येबुके और वह कितने समान थे। मैं खुद को भूल चुकी हूँ, जबकि उसने खुद को कभी जाना ही नहीं। हम दोनों अपनी जड़ों को ढूंढने की उम्मीद में खोज रहे हैं। एक क्षण के लिए छोटे से कमरे में सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद एम्प ने चुप्पी तोड़ी। हे, क्या तुम जानते हो येबुके, संत युद्ध विधि में तुम्हारे 10 साल की साधना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बन जाएगी। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा चुनाव कितना सही था। देह संयम के क्षेत्र में संत विधि की साधना करना, कितना बड़ा अवसर, कितना बड़ा सौभाग्य। विस्मय और खुशी से भरी आवाज उसके मन में लगातार गूंजती रही। येबुके कुछ स्तब्ध सा हुआ, लेकिन फिर उसे मुरोंगतियान के साथ हुए द्वंद्व युद्ध की याद आ गई और उसका चेहरा कठोर हो गया। बस एक विचार के साथ उसके भीतर सुनहरी लालची और रक्त उमड़ पड़ा और कंपन होने लगा। येबुके के होठों पर धीरे धीरे एक हल्की मुस्कान उभर आई। अब जबकि संत युद्ध विधान पूरा हो गया है, मेरी ची और रक्त डैंचियन से अपनी बेड़ियां तोड़कर मेरे शरीर में वापस आ गए हैं। खाली होने के कारण अब मैं साधना जारी रख सकूंगा, है ना? तुरंत येबुके ने एम्प को मुरोंगतियान के साथ अपने द्वंद्व युद्ध के बारे में बताया। आप 5 वर्ष की आयु में ही शरीर तपन के 5वें स्तर तक पहुंच गए और स्नायु शोधन में मामूली सफलता प्राप्त की। वर्षों से संत युद्ध विधान के आपके निरंतर पोषण और संघनन ने अनजाने में आपके भौतिक शरीर को सुदृढ़ बनाया है और आपने बहुत पहले ही स्नायु शोधन में बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है। अस्थि शोधन और मज्जा शोधन के लिए आपको बस समय चाहिए। संत युद्ध विधान के आशीर्वाद से अब से आपका साधना पथ सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग होगा। यह महान सौभाग्य का मार्ग है। जहां तक आपके ची और रक्त में परिवर्तन का प्रश्न है, तो यह आपके शरीर से संबंधित हो सकता है। ठीक है, अपनी युवान शक्ति का अभ्यास करके देखिए। अपने हाथ में पत्र को फिर से देखते हुए उसकी आंखों में एक चमक सी चमक उठी। येबुके ने ध्यान से पत्र को अपनी बाहों में भर लिया। एम्प के निर्देशों का पालन करते हुए वह बैठ गया, हाउतन शक्ति तकनीक का अभ्यास किया, जो उसे कंठस्थ थी, और उसके भीतर सुनहरी लालची और रक्त कंपन करने लगे। बस संत विधि का उद्गम अचानक स्पंदित हुआ और फिर उसके डेंटियन से एक विशाल अदम्य चूषण शक्ति बाहर की ओर फैल गई। तुरंत उसके शरीर की सारी युवान शक्ति इस चूषण शक्ति द्वारा खींची गई और उसके डेंटियन के भीतर संत विधि के उद्गम में प्रवाहित हो गई। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। येबुके को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि संत कानून के प्रबल स्पंदनशील मूल में कोई अज्ञात परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इस क्षण उसने एम्प पर भरोसा किया। उसने बस अपना मन एकाग्र किया, पूरी तरह से तल्लीन। बूम! 15 मिनट बाद संत विधि का पूरा उद्गम स्थल अचानक चमक उठा और सुनहरी रोशनी का एक चमकदार पिंड चमक उठा, जिसने येबुके को अपनी चपेट में ले लिया। उसी क्षण येबुके के चेहरे के भाव बदल गए। बस परिचित किंतु अपरिचित मन स्वर्णिम युवान शक्ति संत कानून के मूल से प्रस्फुटित हुई तथा तुरंत ही उसके अंगों और 100 हड्डियों में फैल गई, ठीक पहले की तरह। हालांकि येबुके जानता था कि अब उसके भीतर जो प्रवाहित हो रहा था वह पहले वाली युवान शक्ति नहीं थी।
यह विशाल, भव्य, अपार था तथा अत्यंत शक्तिशाली युद्ध भावना से ओतप्रोत था। खाली आखिर क्या हो रहा है? मन स्वर्णिम युवान शक्ति की बढ़ती गति को महसूस करते हुए येबुके अंततः पूछे बिना नहीं रह सका। वास्तव में संत युद्ध कानून की उत्पत्ति को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए पहला लाभ यह है कि अब से आप जो साधना करेंगे वह साधारण युवान शक्ति नहीं होगी, बल्कि संत कानून की उत्पत्ति से प्राप्त संत दाव युद्ध की हुई होगी। इस क्षण एम्प्ट की आवाज भी कुछ उत्तेजित हो गई। येबुके के दोबारा पूछने का इंतजार किए बिना उसने आगे कहा, संत दाव बैटल क्यू एक प्रकार की अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाली स्वर्गीय और पृथ्वी युवान शक्ति है। ये सामान्य युवान शक्ति से 10 गुना अधिक मोटी और 10 गुना अधिक परिष्कृत है। इसकी विनाशकारी शक्ति भी 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि संत दाव बैटल क्यू के साथ अब से आप विभिन्न रैंकों में लड़ने और कमजोर ताकत वाले शक्तिशाली विरोधियों को हराने की क्षमता प्राप्त करेंगे। अलग अलग रैंकों में लड़ें, कमजोर ताकत वाले मजबूत विरोधियों को हराएं। एम्प्ट के समझाने पर येबुके की चमकदार आंखें और भी चमक उठी। अपने भीतर सुनहरी लालची, रक्त और संत दाव बैटलची को महसूस करते हुए उसका हृदय उत्साह से भर गया। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट खेल रही थी और येबुके की शांत आंखों की गहराई में एक अत्यंत प्रभावशाली तीक्ष्णता छिपी हुई थी, अप्रकट। बटलफो, मैं निश्चित रूप से उस रक्त ड्रैगन ज़ेड की रक्षा करूंगा जो आपने मेरे लिए छोड़ी थी। मुरोंगतियान, मैं आपको येबुके को फिर से चमकाने के लिए पहले कदम के रूप में उपयोग करूंगा। ये धीमी सी बुदबुदाहट बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी, फिर भी इसमें असीम आत्मविश्वास भरा हुआ था। डॉट डॉट डॉट, आसमान साफ था और सूरज ऊंचा था। हुश हुश हुश। मुरोंग परिवार के शिष्य प्रांगण के सामने 7 या 8 आकृतियां तेजी से आगे बढ़ रही थीं, जिनमें एक पुरुष और एक महिला आगे चल रहे थे। वह आदमी हट्टा कट्टा था, उसके बाएं गाल पर तलवार का एक भयानक निशान था। वह मुरोंगहाई था। उस औरत ने चटक लाल रंग की सुडौल रेशमी पोशाक पहनी हुई थी जो उसके सुडौल और आकर्षक शरीर को और भी निखार रही थी। हालांकि उसका सुंदर चेहरा गुस्से से भरा था और उसकी खूबसूरत आंखें घृणा और अपमान से चमक रही थीं। वह मुरोंग बिंगलान के अलावा और कौन हो सकता था? मुरोंग परिवार के कई हटे कट्टे युवा सदस्य उन दोनों के पीछे पीछे चल रहे थे। हालांकि वे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी ज्यादातर निगाहें मुरोंग बिंगलान के खूबसूरत शरीर पर टिकी थीं और उनकी प्रशंसा का कोई भेद नहीं था। बिंगलान, तुम बहुत ज्यादा हंगामा मचा रहे हो। उस कूड़े वेस्टबुके को सबक सिखाने के लिए हमें इतने सारे लोगों की जरूरत है। बिल्कुल, मैं उसे एक हाथ से दबा सकता हूँ। वेस्टबुके सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता। उसने वास्तव में मुरोंगतियान को चुनौती देने का साहस किया। वह वस्तुतः मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है। मुरोंग बिंगलान, जो चल रही थी, ने पीछे से आवाजें सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस धीमे से कहा, इस बार की परेशानी के लिए आप सभी का शुक्रिया। बिंगलान बाद में जरूर आपकी भरपाई करेगी। ओह बिंगलान, देखो तुम ऐसे बात कर रहे हो। मुरोंग परिवार में जो कोई भी आपको अपमानित करने का साहस करता है वह हमें अपमानित करता है। इस पर झगड़ा मत करो, मैं येबुके को सबक सिखा दूंगा। मुरोंग भाई ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, बगल में खड़े मुरोंग बिंगलान पर नजर डाली। उसकी आंखों में गहरी गर्मी छिपी थी। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने सहज ही मुरोंग बिंगलान की यात्रा का उद्देश्य और कारण समझ लिया, और यही कारण था कि वह भी उसके साथ आया था। येबुके को सबक सिखाना और मुरोंग बिंगलान के सामने कुछ अनुग्रह प्राप्त करना मुरोंग भाई के लिए बहुत सरल था। स्वूश स्वूश स्वूश। एक मध्यम आकार के लकड़ी के घर के सामने रुककर मुरोंग बिंगलान की नजर उस छोटी सी इमारत की ओर जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। उसके बगल में खड़ी मुरोंग भाई खिलखिलाकर हंसी और आगे बढ़ी। मुरोंग बिंगलान के पीछे खड़े मुरोंग शिष्य ये नजारा देखकर हिचकिचाते हुए रुक गए। कचरा, बाहर आ। मैं मुरोंग भाई बोर हो गया हूं और तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं। इस बार मैं तुम्हें दोनों हाथ दे दूंगा। उसके मुंह से एक बेहद घमंडी आवाज निकली। उसके बाएं गाल पर कृपाण का निशान हल्का सा फड़क रहा था। मुरोंग भाई अपने हाथ पीछे करके खड़ा था, लेकिन मन ही मन थोड़ा सतर्क भी था। हालांकि ये बुके पहले से ही अपंग था, लेकिन जहां तक उसे पता था पिछले 10 सालों में कई मुरोंग शिष्यों ने उसे सार्वजनिक प्रतियोगिताओं के बाहर धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ था। क्रेक, लकड़ी के घर का दरवाजा खुला और एक दुबली पतली आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। ये बुके था। मुरोंग भाई ने उसे गौर से देखा। अचानक उसे लगा कि इस पल ये बुके पहले से कुछ अलग लग रहा था। मैं सोच रहा था कि इतनी सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर कौन सा कुत्ता पागलों की तरह भौंक रहा है। पता चला कि तुम ही हो। हे, चूंकि पागल कुत्ते को दौरा पड़ रहा है, इसलिए मैं न चाहते हुए भी उसे साफ कर दूंगा। इससे पहले कि वह बाहर निकलता, मुरोंग भाई से भी अधिक अहंकारी शब्द तुरंत पूरे क्षेत्र में फैल गए। येबुके को बाहर आते देख मुरोंग बिंगलान की आंखें तीखी सुइयों की तरह सिकुड़ गईं और उसने येबुके को घूरना शुरू कर दिया, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया। येबुके की बातें सुनकर मुरोंग भाई के चेहरे पर गुस्से की एक चमक आ गई, लेकिन उसने जल्दी से उसे दबा दिया और तेज आवाज में कहा, बेकार बुके, मुझे उम्मीद है कि आपकी क्षमताएं आपके शब्दों की आधी भी अच्छी हैं, अन्यथा भले ही मैं आपको दोनों हाथों का उपयोग करने दूं, फिर भी आप सिर्फ कचरा ही रहेंगे। मुरोंग भाई से 10 झांक दूर एक जगह पर धीरे धीरे चलते हुए येबुके की चमकदार आंखें असाधारण रूप से चमक रही थीं। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया, मुट्ठी बांधी और इत्मीनान से मुस्कुराया। हालांकि उसकी हंसी में एक स्पष्ट अकड़ थी। मुरोंग भाई, क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करते हो जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें 3 मुक्कों से उड़ा सकता हूं? मुझे 3 मुक्कों में हरा दोगे? हा, ये बुके, मुझे लगा था कि मुरोंगतियान को चुनौती देकर तुम वाकई बहादुर हो, लेकिन अब तो तुम पागल हो। क्या 10 साल निकम्मे रहने के बाद अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते? हे, निकम्मे तो निकम्मे ही होते हैं। कभी कभार दिवास्वप्न देखना ठीक है, लेकिन अपनी पूंछ दबा कर रखना, वरना किसी दिन अगर मैं दुखी हुआ तो तुम्हें अपनी एक ही उंगली से कुचल दूंगा। हा। उसके बाएं गाल पर निशान जोर से फड़क उठा और मुरोंग भाई आसमान की ओर देखते हुए पागलों की तरह हंस पड़ा। येबुके के शब्द उसे उतने ही बेतुके लगे जैसे कोई चींटी हाथी को निगलने की कोशिश कर रही हो। एक के बाद एक ठहाके गूंजने लगे। मुरोंग बिंगलान के साथ आए 5-6 मुरोंग शिष्य भी ठहाके लगाए बिना नहीं रह सके। उनके हाव भाव एक जैसे थे। उन्होंने खड़े येबुके पर अपनी नजरें घुमाई। उनकी आंखें तिरस्कार और घृणा से भरी थीं। मुरोंग बिंगलान के लाल होंठ भी हल्के से हिले और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक चंचल मुस्कान उभर आई। येबुके के साथ अपनी पिछली सगाई को वह हमेशा से एक अपमान समझती रही थी और सालों से उससे परेशान थी। वह मुरोंग चांगकिंग की बेटी थी, मुरोंग परिवार की राजकुमारी, और उसने मुरोंग चांगकिंग से अनगिनत बार गुप्त रूप से संपर्क किया था और उससे येबुके से अपनी सगाई तोड़ने के लिए कहा था, लेकिन वह कभी सफल नहीं हुई। हर असफल प्रयास के साथ मुरोंग बिंगलान की येबुके के प्रति नापसंदगी बढ़ती गई। वह दृढ़ता से मानती थी कि उसकी असफलता का कारण यह था कि येबुके उसके साथ सगाई तोड़ने के लिए हठपूर्वक तैयार नहीं था और येबुके अभी भी 18 वर्ष का होने पर उससे शादी करने की कल्पना कर रहा था। बाहरी लोग सगाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे और भले ही मुरोंग बिंगलान के मन में येबुके के प्रति बहुत अधिक घृणा और आक्रोश था, फिर भी वह तब तक असहाय थी जब तक मुरोंगतियान प्रकट नहीं हुआ। मुरोंग बिंगलान को अपने चचेरे भाई मुरोंगतियान पर अच्छी छाप थी। उसकी प्रतिभा पूरे मुरोंग परिवार को साफ दिखाई देती थी और वह सुंदर भी था। मुरोंगतियान द्वारा कभी कभार जानबूझकर उसे खुश करने की कोशिशों के साथ मुरोंग बिंगलान का दिल लंबे समय से मुरोंगतियान से बंधा हुआ था और मुरोंगतियान ने स्वाभाविक रूप से कहा कि वह येबुके के साथ उसकी सगाई तोड़ने में उसकी मदद करेगा। प्रशिक्षण मैदान में यही दृश्य देखने को मिला, लेकिन इंसान प्रस्ताव रखता है, भगवान उसे निपटाते हैं। हालांकि सब कुछ मनचाही दिशा में आगे बढ़ रहा था, लेकिन मुरोंग बिंगलान ने येबुके की ओर से अपमान, अनिच्छा और पागलपन के जो भाव अपेक्षित थे वे प्रकट नहीं हुए। इसके बजाय एक सहजता और खुशी का भाव था और उसने मुरोंग चांगकिंग से सगाई वापस लेने का अनुरोध भी किया। सबकी निगाहों के सामने येबुके के शब्दों ने मुरोंग बिंगलान को गुस्से से लगभग बेहोश कर दिया।
येबुके के प्रति उसकी नाराजगी चरम पर पहुंच गई और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 10 साल से निकम्मा रहा ये युवक भाई तियान को चुनौती देने की हिम्मत करेगा। हालांकि सबको लगा कि येबुके का ये सिर्फ जबरदस्ती का व्यर्थ प्रतिरोध था, लेकिन मुरोंग बिंगलान को ऐसा नहीं लगा। उसका मानना था कि सगाई तोड़कर येबुके मुरोंग बिंगलान को घृणा से भर देने का तरीका था। येबुके, तुम जैसे निकम्मे आदमी ने मेरे मुंह पर मुझे बेइज्जत करने और भाई तियान को चुनौती देने की हिम्मत की। आज मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम बिना दफन हुए ही मरो। एक ठंडी निगाह और विचारों के उफान के साथ मुरोंग बिंगलान की चंचल मुस्कान धीरे धीरे व्यंग्य में बदल गई। वह खुद येबुके को मरे हुए कुत्ते की तरह कुचले जाते हुए देखना चाहती थी। बहुत हंस लिया, या तो लड़ो या रास्ते से हट जाओ। सुबह सुबह एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, कितना बदकिस्मत है। सबके हंसने पर येबुके धीरे से बोला। उसकी उठी हुई दाहिनी मुट्ठी धीरे धीरे नीचे झुक गई। अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा होकर वह फिर से शांत और उदासीन हो गया। उसकी पिछली चमक और तीक्ष्णता मानो गायब हो गई थी, लेकिन उसकी चमकदार आंखें अभी भी साफ थीं। एक हल्की हवा बह रही थी जो उसके काले सैन्य वस्त्र को धीरे से हिला रही थी। वह युवक अकेला खड़ा था, उसका व्यवहार असंयमित था। मुरोंग भाई की नजरों में येबुके अब एक रहस्यमय आभा में लिपटा हुआ था। कल प्रशिक्षण मैदान में मुरोंग तियान के खिलाफ चुनौती के दौरान उसके घमंडी और दबंग रूप की तुलना में वर्तमान येबुके उसे अथाह गहराई का एहसास करा रहा था। मानो अपने ही विचारों से चौंककर मुरोंग भाई ने अपनी मुस्कान पर लगाम लगाई, येबुके की तरफ देखा और उसका चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। उसके मजबूत शरीर की मांसपेशियां उभर आई और उसने दोनों मुट्ठियां थोड़ी ऊपर उठा लीं। उसकी आंखों में द्वेष की झलक दिखाई दे रही थी। कल ट्रेनिंग ग्राउंड में मुझे डर था कि अगर मैंने ज्यादा जोर से वार किया तो कहीं मैं गलती से तुम्हें मार न दूं, इसलिए मैंने तुम्हें 3 ही चालों में हरा दिया। चूंकि तुम कहते हो कि तुम मुझे 3 मुक्कों में हरा सकते हो, तो आज मैं पीछे नहीं हटूंगा। बूम, बज, ये लो, पृथ्वी दानव बाघ मुट्ठी, रक्त उमड़ पड़ा और आदिम ऊर्जा कांप उठी। मुरोंग भाई का शरीर अचानक 3 तेज कदम आगे बढ़ा। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली और जोर से चीखने के साथ एक हल्की बाघ की दहाड़ गूंजी। उसके पीछे एक 10 फुट ऊंची भयंकर बाघ की छवि प्रकट हुई। उसकी रक्त क्यों उसकी त्वचा, मांस और स्नायु में समा गई। मुरोंग भाई, जो अस्थि शोधन की महान उपलब्धि, शरीर तड़प के 8वें चरण तक पहुंच चुका था, ने कोई दया नहीं दिखाई। गर्जन, उसके पैरों तले पत्थर की पटियाएं चटक गईं। जैसे कोई बाघ पहाड़ से उतर रहा हो, मुरोंग भाई ने सीधे येबुके पर मुक्का मारा। उसकी ताकतवर मुक्का हवा में चटकने लगा। पृथ्वी राक्षस बाघ मुट्ठी, एक मध्यम श्रेणी की गहन कला। क्या मुरोंग भाई उस निकम्मे येबुके को ज्यादा आंक रहा है? येबुके जैसे कचरे के खिलाफ अर्थफीन टाइगर फिस्ट का उपयोग करना बेकार है, जो केवल बॉडी टेम्परिंग के 5वें चरण में है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन येबुके अपनी तीखी जबान के लिए बदकिस्मती का हकदार है। मुझे यकीन है कि इस घूंसे की वजह से येबुके 3 महीने तक बिस्तर पर रहेगा। मुरोंग के 5 या 6 शिष्य ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि मुरोंग भाई ने तुरंत ही एक मध्यम श्रेणी की गहन कला का प्रयोग किया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह येबुके जैसे निकम्मे व्यक्ति को सबक सिखाने के प्रति इतना गंभीर क्यों था। मुरोंग बिंगलान अपनी बाहें क्रॉस किए लगातार व्यंग कर रही थी। बस उसे थोड़ा सा अंदाजा था कि मुरोंग भाई के मन में येबुके को सबक सिखाने के अलावा और भी कुछ था। नीचे जाना, मुरोंग भाई की जोरदार चीख के साथ ही उसकी आंखों में स्पष्ट द्वेष झलकने लगा। उसकी मुट्ठी येबुके के 10 फीट के दायरे में पहुंच चुकी थी। येबुके चुपचाप खड़ा रहा, उसकी आंखें शांत थीं। जैसे ही मुरोंग भाई ने वार किया, उसका दाहिना हाथ धीरे धीरे मुट्ठी में बंध गया और धीरे धीरे पीछे से उठा। जैसे ही मुरोंग भाई का मुक्का उस पर पड़ने वाला था, येबुके ने लापरवाही से एक मुक्का मारा। मुरोंग बिंगलान की आंखों में संतुष्टि से भरी मुरोंग भाई एक भयंकर बाघ की छवि के साथ और येबुके की मुट्ठियां टकरा गईं। तुरंत ही मुट्ठियों के मिलने की आवाज गूंज उठी। टकराना। हालांकि अगले ही पल मुरोंग बिंगलान के खूबसूरत चेहरे पर अविश्वास की झलक दिखाई दी। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? वही शब्द मुरोंग भाई के दिमाग में गूंज रहे थे, लेकिन उसका चेहरा मुरोंग बिंगलान से भी अधिक बदसूरत था, क्योंकि उसने अपने सामने खड़े युवक के साधारण से लगने वाले घुसे से एक अजीब लेकिन भयानक शक्ति महसूस की थी। सिजल सिजल सिजल, उसके पैर पत्थर की शिलाओं से जोर से रगड़ खा रहे थे। मुरोंग भाई उसी तेजी से पीछे हट रहा था जैसे उसने पहले येबुके पर हमला किया था। उसने अपने शरीर को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस अजीब सी ताकत ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। धप धप धप, 6 कदम पीछे हटने के बाद मुरोंग भाई अंततः रुक गया। संयोगवश वह ठीक वहीं रुका जहां वह शुरू में खड़ा था। मुट्ठियों के आदान प्रदान के बाद मुरोंग भाई 6 कदम पीछे हट गया। दूसरी ओर येबुके ने अपना शरीर भी नहीं हिलाया। हिस, ठंडी हवा के झोंके लगातार सुनाई दे रहे थे। 5-6 मुरोंग शिष्यों के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ये मैंने अभी क्या देखा? उस निकम्मे येबुके ने मुरोंग भाई को एक ही मुक्का मारकर पीछे धकेल दिया। क्या ये कोई भ्रम है? पृथ्वी दानव बाघ मुट्ठी की शक्ति अपनी सारी शक्ति मुट्ठियों में केंद्रित करने में निहित है, जिससे व्यक्ति अपनी दोगुनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। लेकिन वह निकम्मा येबुके तो हिला तक नहीं। ये कैसे संभव है? क्या ये हो सकता है कि मुरोंग भाई ने पीछे हटना शुरू कर दिया? मुरोंग बिंगलान, जो अपनी बाहें पार करके खड़ी थी, उसकी खूबसूरत आंखें अविश्वास से चमक उठी। फिर उसने मुरोंग भाई की ओर देखा, ये जानने के लिए कि वास्तव में क्या हो रहा था। हिलता हुआ मुरोंग बिंगलान ने तुरंत मुरोंग भाई के दाहिने हाथ कांपते हुए देखा। साफ था कि अभी अभी जो मुक्का मारा गया था, वह उसके जानबूझकर किए गए काम या खुद को रोकने की वजह से नहीं था, बल्कि उस निकम्मे नौजवान ने उसे सचमुच एक ही मुक्के से पीछे धकेल दिया था। उसके हाव भाव एकदम बदल गए। मुरोंग भाई की बाघ जैसी आंखें चौड़ी हो गईं और वह सामने खड़े युवक को गौर से देखने लगा। उसके बाएं गाल पर लगे निशान से इस पल खून बहने लगा। अपने दाहिने हाथ में दर्द और सुन्नपन महसूस करते हुए मुरोंग भाई को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। पवित्र दाव युद्ध क्यूई की शक्ति वास्तव में देखने लायक है। ऐसी आवाज में बुदबुदाते हुए जिसे केवल वह सुन सकता था, येबुके ने अपनी दाहिनी मुट्ठी की ओर देखा। उसकी शांत आंखें अचानक उत्तेजित और ब्लेड की तरह तेज हो गईं। येबुके, तुम बॉडी टेम्परिंग के 5वें चरण पर नहीं हो, तुम बॉडी टेम्परिंग के 6ठे चरण पर हो। मुरोंग भाई के मुंह से आश्चर्य और संदेह से भरी आवाज निकली। उसके दिल में जो आघात हुआ, वह शब्दों से परे था। अभी अभी हुए उस आघात से उसे अचानक एहसास हुआ कि येबुके की साधना शरीर तड़प का 5वां चरण, कंडरा शोधन की छोटी उपलब्धि नहीं, बल्कि शरीर तड़प का 6ठा चरण, कंडरा शोधन की महान उपलब्धि थी। लेकिन कल ही येबुके बॉडी टेम्परिंग के 5वें चरण में थे। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों से येबुके हमेशा बॉडी टेम्परिंग के 5वें चरण में था। लेकिन बात अभी भी नहीं बनी थी। बात यह थी कि येबुके ने बॉडी टेम्परिंग के 6ठे चरण में उसे पीछे धकेल दिया था, जबकि वह पहले ही बॉडी टेम्परिंग के 8वें चरण यानी अस्थि शोधन की महान उपलब्धि तक पहुंच चुका था। यही वह बात थी जो मुरोंग भाई को अविश्वसनीय लगी। 2 क्षेत्रों में चुनौती, ये कैसे संभव हुआ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो तो बस एक इत्तेफाक था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं, मुरोंग भाई, एक निकम्मे इंसान के हाथों कैसे पीछे हट सकता हूँ? धरती का शैतान टाइगर फिस्ट, टाइगर दुनिया को चकनाचूर कर देता है। गर्जन, मुरोंग भाई के पीछे से एक खूंखार बाघ की जोरदार दहाड़ गूंजी। उसकी आंखें लाल हो गईं। मुरोंग भाई ने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और उसका पूरा शरीर आसमान में उछल गया। उसके पीछे उस खूंखार बाघ की छवि ने अपना मुंह चौड़ा करके उसे निगल लिया। मुरोंग भाई से एक दुखद आभा निकली। येबुके ने उसे एक ही मुक्का मारकर पीछे धकेल दिया और मुरोंग भाई ने आखिरकार खुद को रोक लिया, अपनी सारी साधना का प्रदर्शन किया और अर्थफाइन टाइगर फिस्ट का घातक प्रहार किया। गर्जन, एक तेज हवा के झोंके की तरह मुरोंग भाई एक खूंखार धारीदार बाघ में बदल गया।
उसकी मुट्ठियां बाघ के पंजों जैसी थीं, जो आसमान से उतरकर येबुके की ओर टूट पड़ी। उनके शरीर संयम 8वें चरण की साधना के उतार चढ़ाव के कारण मुरोंग बिंगलन और वहां उपस्थित 5 या 6 मुरोंग शिष्यों के भाव बदल गए, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि मुरोंग भाई की शक्ति अभी भी अत्यंत दुर्जेय थी। पृथ्वी राक्षस बाघ का मुक्का, क्या संयोग है, मुझे भी पता है, ये दूसरा मुक्का है। बाघ ने दुनिया को चकनाचूर कर दिया। एक तेज गर्जना, मानो दबी हुई गड़गड़ाहट भड़क उठी। जैसे ही मुरोंग भाई ने कदम बढ़ाया, येबुके, जो स्थिर खड़ा था, उसकी आंखें अथाह हो गईं और उसका भाव कठोर हो गया। पवित्र दाव युद्ध क्यू उसके भीतर उमड़ पड़ा, उसके डैंटियन में पवित्र विधि उद्गम स्पंदित हुआ और सुनहरी लाल रक्त क्यू अनंत रूप से उमड़ पड़ा। एक रहस्यमय शक्ति फूट पड़ी, मानो स्वर्ग की गड़गड़ाहट ने पृथ्वी की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया हो, जिससे पृथ्वी को हिला देने वाले परिवर्तन हो गए हों। भनभनाहट, गड़गड़ाहट, उसके पैर थोड़े मुड़े और उसने अपने पूरे शरीर में युद्ध ची को छोड़ दिया। सुनहरे लाल रक्त ची उमड़ पड़ा। येबुके ने भी जमीन पर पैर पटके और उसके पीछे एक भयंकर बाघ की छवि प्रकट हुई और उसे निगल गई। मुरोंग भाई जिस धारीदार बाघ में बदल गया था, उसके विपरीत येबुके एक सुनहरे बाघ में बदल गया। सुनहरे बाघ के सिर ने दहाड़ लगाई। येबुके ने आकाश से अपनी ओर उतरते धारीदार बाघ को देखा। उसके 4 पंजे मानो शून्य पर पैर रखते हुए आकाश में ऊपर उठ रहे थे। 2 बाघों की दहाड़ें लगातार गूंजी और आदिम ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई। देखते ही देखते दोनों खूंखार बाघ आपस में टकरा गए। टकराना, गर्जना, गड़गड़ाहट, पूरा 5 झांक दायरा एक हल्की सुनहरी आदिम ऊर्जा से भरा हुआ था, जिससे दूसरों के लिए उसे देखना असंभव था। केवल 2 लगातार बाघों की दहाड़ें सुनाई दे रही थी, मानो युद्ध में उलझे हों और उनकी गति भयावह थी। गर्जन, अचानक, दर्द और अनिच्छा से भरी एक बाघ की दहाड़ आसमान की ओर गूंजी। तभी मुरोंग बिंगलान की आंखों के सामने एक विशाल बाघ की छवि पीछे की ओर उछली। जमीन पर उतरने से पहले ही एक दरार की आवाज सुनाई दी। बाघ की छवि चकनाचूर हो गई और उसके भीतर की एक आकृति बेहद अस्त-व्यस्त अवस्था में जमीन पर गिर पड़ी। उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और उसके गुलाबी होंठ दांतों से सफेद हो गए। उसकी नजर में जो बेहद अस्त-व्यस्त आकृति आई, वह कोई और नहीं बल्कि मुरोंग भाई थी। टकराना, उसके पैर जमीन पर पड़े और उसके शरीर के भीतर खालीपन और दर्द के एहसास ने मुरोंग भाई के लिए सीधा खड़ा होना लगभग नामुमकिन कर दिया। इस पल उसने अपने बाएं हाथ से अपनी छाती पकड़ ली। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसका निशान लगातार हिल रहा था। उसने आसमान में उस आकृति की ओर देखा और उसकी आंखों में चमक अब रक्त लाल और अनिच्छुक नहीं थी, बल्कि एक गहरी आशंका और डर का आभास था। बस उसकी मुट्ठी की ऊर्जा ने आदिम ऊर्जा को चीर दिया और येबुके की आकृति फिर से प्रकट हुई। उसकी नजर बिजली की तरह मुरोंग भाई की ओर घूम रही थी। वह भी नीचे उतर रहा था। उसका चेहरा सुंदर, उसकी मुद्रा दृढ़ और उसकी आभा इंद्रधनुष जैसी। इस समय येबुके युद्ध के देवता जैसा था। मुरोंग भाई, अभी तीसरा मुक्का बाकी है, देखते हैं मैं तुम्हें हरा पाता हूं या नहीं। बस जैसे ही येबुके का दाहिना पैर जमीन पर पड़ा, उसने जोर लगाकर आगे कदम बढ़ाया, अपनी दाहिनी मुट्ठी फिर से ऊपर उठाई। वह हवा और बिजली की तरह तेजी से मुरोंग भाई पर टूट पड़ा। उसकी शक्तिशाली मुट्ठी से हवा में कड़कड़ाहट होने लगी। इस घूंसे की जबरदस्त और तेज ताकत को महसूस करते हुए मुरोंग भाई की आंखों में आशंका और भी बढ़ गई और उसके दिल में भाग जाने का ख्याल भी आया। लेकिन उसने मुरोंग बिंगलान की तरफ देखा तो पाया कि उसके चेहरे पर गहरा सदमा था। उसका नाजुक शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसकी खूबसूरत आंखें येबुके पर ऐसे टिकी थी मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। येबुके, ये 3 शब्द उसके मुंह से फूट पड़े। मुरोंग भाई की आंखों में निर्दयता की झलक दिखाई दी। उसने भागने की इच्छा को दबा दिया, अपने शरीर में सारी आदिम ऊर्जा प्रवाहित कर दी। उसकी रक्त की उमड़ पड़ी और उसने अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में भींच लिया और उस दिशा में मुक्का मारा जिस दिशा से येबुके हमला कर रहा था। टकराना, 2 मुट्ठियों के टकराने की एक और आवाज। येबुके की आंखें अविश्वसनीय रूप से तेज थीं। मुरोंग भाई पहले तो कांप उठा, फिर उसका चेहरा लाल हो गया। फफ, ताजा खून की एक बूंद बह निकली और मुरोंग भाई का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। इस बार वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सका और सीधा पत्थर की जमीन पर गिर पड़ा। बल्कि जबरदस्त जड़ता के कारण उसका शरीर पीछे की ओर लुढ़कता रहा, मुरोंग बिंगलान के सामने तक। फफ, खुद को रोक न पाने के कारण ताजा खून का एक और घूंट निकला, लेकिन ये खून मुरोंग बिंगलान की लाल पोशाक पर गिरा। इस समय मुरोंग भाई मुरोंग बिंगलान के सामने एक मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा था। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था, फिर भी उसमें उठने की भी ताकत नहीं थी। मुरोंग बिंगलान का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में खूनी इरादे कब के गायब हो चुके थे। उसकी जगह विश्वास और डर की झलक आ गई थी। उसने येबुके की तरफ देखा, जो अपनी शांत और उदासीन मुद्रा में लौट आया था और उसका दिल उमड़ती लहरों की तरह था, जो शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। मुरोंग बिंगलान के पीछे खड़े 5 या 6 मुरोंग शिष्यों के पैर लगभग जेली में बदल गए थे। उनके गले सूख गए थे, वे एक भी शब्द बोलने में असमर्थ थे। उनके चेहरे पर भय व्याप्त था। येबुके शांति से खड़े थे, उनकी चमकदार आंखें पानी की तरह स्थिर थीं। उन्होंने मुरोंग भाई को देखा, जो उठने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और धीरे से कहा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें 3 मुक्कों में हरा दूंगा और मैंने ऐसा किया। फिर वह एक कदम बढ़ा और सीधे मुरोंग बिंगलान की दिशा में चल पड़ा। येबुके, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, खिलवाड़ मत करो। येबुके को अपनी ओर आते देख मुरोंग बिंगलान के ठंडे और पीले चेहरे पर घबराहट की एक झलक उभर आई। मुरोंग भाई, जो बॉडी टेम्परिंग अस्थि शोधन की महान उपलब्धि के 8वें चरण में थी, येबुके के 3 मुक्कों का भी सामना नहीं कर सकी। बॉडी टेम्परिंग के 7वें चरण में उसके लिए येबुके की प्रतिद्वंद्वी बनना और भी असंभव था। वह घबराहट से येबुके को कदम दर कदम भावशून्य पास आते हुए देख रही थी। मुरोंग बिंगलान ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मरे हुए कुत्ते की तरह छटपटाते मुरोंग भाई पर एक नजर पड़ते ही उसके दिल में अनायास ही एक सिहरन दौड़ गई। हालांकि येबुके मुरोंग बिंगलान के पास से बस चला गया। उसने मुरोंग परिवार की गौरवशाली बेटी की ओर शुरू से अंत तक एक नजर भी नहीं डाली। अवहेलना करना, मुरोंग बिंगलान की नजरों में येबुके की हरकतों से उसके दिल में अपमान और आक्रोश फिर से उमड़ पड़ा और अधिक तीव्र होता गया। उसकी भावनाएं चरम पर पहुंच गई थीं, जिससे उसके दिल का डर दब गया। मुरोंग बिंगलान अचानक पलटी और येबुके की पीठ पर जोर से चिल्लाई, येबुके, तू निकम्मा है, बस रुक रुक, जब तक भाई त्यान तुझे 1 महीने बाद पैरों तले रौंद न दे। मुरोंग बिंगलान के शब्द स्वाभाविक रूप से येबुके के कानों तक पहुंच गए, लेकिन वह रुका नहीं। उसकी आंखों में बस एक तीखापन झलक रहा था। मुरोंग त्यान, हे, मैं सचमुच थोड़ा अधीर हूं। फुश। युआन शक्ति के कंपन के साथ येबुके ने मुरोंग परिवार के शिष्य प्रांगण को छोड़ दिया। उसकी आकृति अलौकिक हो गई क्योंकि वह एक दिशा को इंगित करता हुआ उस ओर तेजी से बढ़ रहा था। हे, लगता है मुरोंग बिंगलान को आपसे काफी नाराजगी है। एम्प्टर की हल्की सी चिढ़ाने वाली आवाज येबुके के दिमाग में गूंज उठी। एम्प्टर ने हाल ही में जो कुछ देखा था, वह स्वाभाविक रूप से देखा था और उसे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि येबुके ने मुरोंग भाई को 3 मुक्कों से हरा दिया था। क्योंकि अभी बीती हुई रात में सुनहरी लाल प्राण ऊर्जा उसके शरीर में वापस आ गई थी और संत नियम का मूल संघनित हो गया था। येबुके की साधना 10 साल की स्थिरता के बाद अंततः फिर से आगे बढ़ गई थी। फोर्जिंग बॉडी की छठी परत का शिखर, मांसपेशी शोधन परिपूर्ण। ये येबुके का वर्तमान क्षेत्र था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। हाल ही में हुए युद्ध में संत युद्ध क्यूई की शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन हुआ। 2 लोगों को पार करके मुरोंग भाई से लड़ना और उसे हराना इसका सबसे अच्छा प्रमाण था। तो अगर उसे आत्मविश्वास नहीं होता, तो येबुके कल ट्रेनिंग ग्राउंड में मुरोंग त्यान को कैसे चुनौती दे सकता था? 1 महीने में वह खुद ही अपना हक वापस ले लेगा। बेशक 1 महीना बहुत कम था। मुरोंग त्यान अब नश्वर शुद्धि और आत्मा निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और उसका आत्मचिंतन संघनित हो गया था। उसकी साधना मुरोंग भाई की तुलना में कहीं अधिक थी और उसे हराना आसान नहीं था।
लेकिन ये बुके तो यही चाहता था। बिना अत्यधिक दबाव के असीम प्रेरणा कैसे हो सकती है? 10 वर्षों की निष्क्रियता के बाद वह समय के द्वारा सावधानीपूर्वक गढ़ी गई एक सुंदर जेड की तरह था, जो अब एक बार फिर शानदार प्रकाश बिखेर रहा था। ये तो बस बचपन का मजाक था। कल आखिरकार सगाई टूट गई तो अब मुझे थोड़ी शांति मिल सकती है। आखिरकार वो अंकल चांग किंग की बेटी है तो स्वाभाविक है कि मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। ये बुके अभी भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने एम्प्टर के शब्दों का उत्तर दिया, फिर तुरंत मामले को अपने पीछे रख दिया। उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं, क्योंकि उसकी निगाह के अंत में एक विशाल और प्राचीन आदिम जंगल था। ये बुके ने 10 साल पहले एक बार इस जगह का दौरा किया था। खाली 10 साल बीत गए। मुझे आश्चर्य है कि क्या सूर्य, चंद्रमा और सितारों की मोहर किसी और ने खोजी है? दूर स्थित प्राचीन जंगल की ओर देखते हुए ये बुके ने धीमे स्वर में कहा। उसके स्वर में कुछ स्पष्ट बात का संकेत था। एम्प्टर का जवाब बिल्कुल पक्का था। वह पहाड़ी गुफा जहां सूर्य, चंद्रमा और तारों की मोहर है, बेहद छिपी हुई है। आम लोग उसे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। अगर आप उस समय गलती से वहां नहीं गिरे होते तो आपको भी उसकी खोज नहीं होती। छोड़ो, ज्यादा सोचना बेकार है। जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बची हुई चंद्रमोहर और तारामोहर में सचमुच कुछ ऐसा होगा जो मेरी साधना को बढ़ा सके। सूर्य, चंद्रमा और सितारे मोहर। 10 साल पहले ये बुके की मुलाकात सूर्य सील में एम्प्टर से हुई थी और शेष चंद्र सील और स्टार सील के भीतर शायद समान रूप से मूल्यवान खजाने सील किए गए थे। ये बुके का इस यात्रा का लक्ष्य भी यही था। आखिरकार उसके पास सिर्फ 1 महीना था। किसी भाग्यशाली मुलाकात के बिना सिर्फ अपनी मेहनती साधना पर निर्भर रहते हुए, चाहे उसकी प्रतिभा कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उसके लिए उस क्षेत्र तक पहुंचना नामुमकिन था जहां वह मुरोंग तियान से मुकाबला कर सके। उसे हराना तो दूर की बात थी। फुश, ये बुके की गति 3 अंक और बढ़ गई। उसके आसपास की उबड़-खाबड़ अजीब चट्टानें लगातार पीछे छूटती जा रही थीं। इस गति से उसे उस पहाड़ी गुफा तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी जहां सूर्य, चंद्रमा और सितारों की मोहर लगी थी। अचानक ये बुके रुक गया। उसे एक जाना पहचाना उतार चढ़ाव महसूस हुआ और फिर उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। उसी समय एक स्पष्ट और मधुर आवाज धीरे से गूंजी, भाई ये बुके की नजरों के सामने एक विशाल अजीब चट्टान के पास बेदाग सफेद फॉर्म फिटिंग ड्रेस पहने एक नाजुक सी आकृति शान से खड़ी थी। उसके काले बाल कंधों पर झरने की तरह झर रहे थे। उसकी त्वचा जैद जैसी चिकनी गुलाबी चमक लिए हुए गोरी थी और उसके चेहरे के भाव निर्मल और परिष्कृत थे। उसकी नम आंखें खुशी से चमक रही थीं। इस लड़की का अचानक प्रकट होना मानो स्वर्ग से उतरी कोई नन्ही परी हो। लगभग 14-15 साल की, वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। उसके गुलाबी होंठ मुस्कुराहट में मुड़े हुए थे। ये बुके को देखते हुए उसकी आंखें अर्धचंद्राकार सी मुड़ी हुई थीं, बेहद मनमोहक। स्विश, हल्के कदमों से लड़की हवा में उछली। उसकी सफेद पोशाक लहरा रही थी, उसके लंबे बाल लहरा रहे थे। पल भर में वह लगभग 3 झांक की दूरी पार कर ये बुके के सामने शान से खड़ी हो गई। लड़की को आते देख ये बुके की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया, अपना दाहिना हाथ उठाया और लड़की के मुलायम काले बालों को हल्के से सहलाते हुए हंसते हुए कहा, जियान, तुम फिर से भाग रही हो। यह आदिम जंगल सुरक्षित जगह नहीं है। सावधान रहना, कोई बड़ा बाघ तुम्हें खा जाएगा। जियान, जिसके बाल ये बुके ने बिगाड़ दिए थे, जरा भी नाराज नहीं हुई। ये बुके के दाहिने हाथ की गर्माहट महसूस करते हुए लड़की की चमकीली आंखें मुस्कुराहट से भर गईं। भाई आप जियान र को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जियान र ने भाई को बहुत समय से नहीं देखा है। शियानेर की आवाज स्पष्ट थी, जैसे झरने की कलकल जो किसी के दिल की थकान को धो देने में सक्षम थी, जिससे लोग इस अलौकिक लड़की की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाते थे। दोनों मुस्कुराए और एक दूसरे के प्रति गहरी गर्मजोशी का भाव प्रकट हुआ। ये बुके की नजर में ये थोड़ी रहस्यमयी लड़की उसकी छोटी बहन जैसी थी, प्यारी और दयालु। जियान मुरोंग जुड़वा सुंदरियों में से एक। उसे रहस्यमयी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये बुके की तरह उसका पालन पोषण मुरोंग परिवार में हुआ था, लेकिन किसी को भी उसकी पृष्ठभूमि या मूल के बारे में पता नहीं था। मुरोंग परिवार में उसका दर्जा बेहद खास था, यहाँ तक कि मुरोंग चांगकिंग भी जियान से बहुत प्यार करता था। हालांकि ये बुके ने देखा कि हालांकि मुरोंग चांगकिंग जियान के साथ अच्छा व्यवहार करता था, फिर भी उसके व्यवहार में सम्मान की एक हल्की सी झलक थी। इस भावना ने ये बुके को बहुत हैरान किया, लेकिन इसने जियान के साथ उसकी नजदीकी में कोई बाधा नहीं डाली। पूरा मुरोंग परिवार जानता था कि ये बुके बेकार की एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो जियान के साथ बातचीत और आत्मीयता से बातचीत कर सकता था। इस बात ने स्वाभाविक रूप से कई मुरोंग शिष्यों को ईर्ष्या से भर दिया, क्योंकि उनकी नजर में जियान दुनियादारी से अछूती लगती थी। वह अंततः किसी परी की तरह उड़ जाएगी। वह एक रहस्यमयी लड़की थी जो यहाँ की नहीं थी। भाई जियान अब वापस जा रही है। जियान को ढूंढने आना याद रखना, ठीक है? ऐसा प्रतीत होता है कि उसे कुछ आभास हो गया था। जियान ने मधुर मुस्कान दी। एक हल्की सुंदर सुगंध फैलती हुई वह शालीनता से चली गई और ये बुके को एक सुंदर और उत्तम पीठ के साथ छोड़ गई। जियान के अचानक प्रकट होने और चले जाने पर ये बुके के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये छोटी लड़की बहुत होशियार है। वह कैसे नहीं समझ सकता था? जियान को जरूर उसकी साधना की प्रगति का पता चल गया होगा और वह खास तौर पर आदिम वन की ओर जा रहा था, जरूर किसी उद्देश्य से, इसीलिए वह चली गई ताकि उसका समय बर्बाद न हो। ये छोटी बच्ची सीधी सादी नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है कि मुरोंग परिवार में पहले तुम थे और फिर वह एम्प्टर, जो नहीं जानता था कि वह कितने समय तक जीवित रहा, तीखे स्वर में बोला। फुश, अब और देर न करते हुए ये बुके ने अपने शरीर के भीतर संत युद्ध क्यू को उभारा और घुमावदार और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ गया। 1/4 घंटे बाद हुश हुश हुश, अपने कानों में प्रचंड गर्जना को महसूस करते हुए ऊंचे स्थान पर खड़े ये बुके ने नीचे देखा। उसकी आंखों में भावनाओं की झलक थी। पानी की गर्जना की जबरदस्त आवाज, मानो कोई सफेद तेज तलवार सीधे नीचे गिर रही हो। ये बुके जिस जगह खड़ा था वह ठीक एक विशाल झरने के ऊपर की ओर थी। 10 झांग ऊंचे झरने के चारों ओर धुंध छाई हुई थी। इसका बहता पानी निरंतर बढ़ता जा रहा था, जो नीचे नदी में मिल रहा था, जो राजसी और विस्मयकारी था। यह आदिम वन के भीतर छिपा एक झरना था और यहीं पर 10 साल पहले ये बुके ने सूर्य, चंद्रमा और तारों की मोहर वाली पहाड़ी गुफा की खोज की थी। अब 1 दशक बाद वह इसी जगह पर वापस आया था। इस पल एम्प्टर भी चुप रहा। यही वह जगह भी थी जहां कभी उसका अस्तित्व था। ये बुके चुपचाप खड़ा रहा, मानो विचारों में खोया हुआ हो। 10 सांसों के बाद उसकी आंखें अचानक हिल गईं। उसने पानी पर कदम रखा, अचानक जोर लगाया और उसका पूरा शरीर झरने की तलहटी में उछल पड़ा। स्विश, धमाका, फुसफुस फुसफुस फुसफुस। उसका शरीर तेजी से गिरते पानी से टकराया और उस जबरदस्त झटके से दर्द की लहरें उठी, लेकिन ये बुके ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी सुनहरी लाल प्राणशक्ति लगातार उमड़ रही थी और अपनी आंखों के सामने हाथ जोड़े वह झरने के पीछे की दिशा पहचान सकता था। ताली, अपनी छलांग के बल और पानी के प्रभाव का उपयोग करते हुए ये बुके ने अपने पैरों को जोर से मारा और उसका पूरा शरीर तुरंत झरने के पर्दे को तोड़कर उसके भीतर गायब हो गया। एक लंबी सांस छोड़ते हुए ये बुके ने खुद को संभाला। अब वह एक विशाल और ऊंची पहाड़ी गुफा में था, जहां झरना गुफा में एक प्राकृतिक छिपे हुए प्रवेश द्वार की तरह काम कर रहा था। वह पहाड़ी गुफा जहां सूर्य, चंद्रमा और सितारों की मोहर स्थित थी, इस झरने के भीतर छिपी हुई थी। गुफा के अंदर की रोशनी अभी भी साफ थी। ये बुके धीरे-धीरे उस एकमात्र रास्ते पर चल रहा था। 10 साल पहले की यादें धीरे-धीरे उभर रही थीं। वह अपनी यादों से दिशा पकड़ते हुए रास्ते के अंत तक पहुंचा, जहां उसके सामने एक मोड़ दिखाई दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा और उसमें प्रवेश कर गया। स्विश, ये बुके की आंखों में अचानक 3 चमकदार रोशनियां दिखाई दी और इस समय उसका मूड कुछ उत्तेजित हो गया।
क्योंकि उसके सामने 5 झांग एक अद्भुत दृश्य चमक रहा था। वहां एक धूसर हरा, प्राचीन और धब्बेदार पत्थर का चबूतरा पड़ा था, जो मानो अनादिकाल से अस्तित्व में है। उसके ठीक बीच में 3 विशाल प्रकाशपुंज तैरते और डूबते थे, मानो सांस ले रहे हों। उनसे प्रकाश की 3 किरणें निकल रही थीं, हर एक का रंग अलग था, जो शानदार और मनमोहक रूप से सुंदर थी। बाईं ओर का नीला प्रकाश समूह गहरे नीले तारे के समान था, जो सूक्ष्म रूप से स्पंदित हो रहा था और एक गहन आभा बिखेर रहा था। दाईं ओर का प्रकाश समूह चांदी सफेद अर्धचंद्र के समान था, जो एक हल्की चांदी की चमक उत्सर्जित कर रहा था, जो स्वयं को प्रकाशित कर रही थी, मानो उसमें प्राचीन वर्षों का संचय हो गया हो। और तारे और चंद्रमा के ठीक ऊपर एक मंद सुनहरा प्रकाश समूह था, लेकिन इसकी अवशिष्ट आभा अभी भी भव्य और प्रभावशाली थी, जो एक धधकते सूरज की तरह आकाश और पृथ्वी पर फैल रही थी। उसकी नजर मन पड़े संसील प्रकाश समूह पर पड़ी। येबुके की आंखों में भावना की एक झलक और एम्प्टर की एक आह उसके दिमाग में गूंज उठी। सूर्य, चंद्रमा और तारे सील। 10 साल बीत गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस जगह पर वापस आएंगे। एम्प्टर के अकेलेपन और अकथनीय भावनाओं को भांपते हुए येबुके बोला, उस समय मैं सिर्फ 5 साल का था। अंकल फू के अचानक चले जाने से मैं बहुत दुखी था और मैं उनसे मिलने के लिए बेताब था। मैं आदिम वन में ठोकर खाकर गिर गया और गलती से झरने में गिरकर यहाँ पहुंच गया। अनजाने में मैंने सूर्य मोहर खोल दी, आपसे मिला जो विलुप्त होने वाले थे, और यहाँ तक कि मुझे संत युद्ध विधान का मूल भी प्राप्त हो गया। अब पीछे मुड़कर देखने पर यह सब एक नियति सी प्रतीत होती है। येबुके भावुक हो गए। 10 साल की निष्क्रियता ने उनकी इच्छाशक्ति को अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट और दृढ़ बना दिया था, और इसने उन्हें धीरे-धीरे एक बच्चे से युवा बनने का अवसर भी दिया था। हालांकि इसमें आने वाली कठिनाइयां और परेशानियां दूसरों की कल्पना से परे थीं। एम्प्टर की आवाज धीमी सी गूंजी, लेकिन येबुके ने उसमें गहरे, व्याकुल दुख की झलक साफ देखी। सबसे मजबूत सूर्य मोहर में मैं और पवित्र युद्ध विधान का मूल था, इसलिए बची हुई चंद्र मोहर और तारा मोहर में भी बेशकीमती खजाने जरूर होंगे। सूर्य, चंद्रमा और सितारों की मोहर मेरे लिए सौभाग्य की बात थी, लेकिन एम्प्टर के लिए यह एक पिंजरा था। आखिर किसने एम्प्टर को सूर्य, चंद्रमा और सितारों की मोहर के भीतर बंद कर दिया? उसके मन में विचार कौंध गए, और येबुके ने धीरे से कहा, खाली पिछले 10 सालों से हम एक ही जिंदगी में 2 जिंदगियां रहे हैं। शायद भविष्य में भी हम एक ही जिंदगी में 2 जिंदगियां रहेंगे। इसलिए तुम्हारे मामले हमेशा मेरे मामले रहे हैं। एक दिन मैं हमारे अतीत का सच उजागर करूंगा। यह मेरा, येबुके का वादा है। युवक की आवाज धीमी थी, फिर भी उसमें निहित दृढ़ता और दृढ़ संकल्प दिल को छू लेने वाला था। एम्प्टर, जाहिर है उसे येबुके से ऐसे शब्द सुनने की उम्मीद नहीं थी। पहले तो चौंका, फिर हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक गर्मजोशी थी। येबुके और एम्प्टर, एक को पता ही नहीं था कि वो कौन है, दूसरा भूल गया था कि वो कौन है। जिंदगी तो किस्मत की तरह है, इसे कौन सही मायने में समझा सकता है? मुझे नहीं पता कि 10 साल पहले आप सूर्य मोहर को खोलने में सक्षम क्यों थे, लेकिन अब जब आपके पास संत युद्ध कानून की उत्पत्ति है, तो चंद्र मोहर और स्टार सील को खोलना खाने और पीने जितना आसान होगा। बज, बूम, वूश, वूश, वूश। सुनहरी लाल प्राण ऊर्जा उमड़ पड़ी और संत युद्ध ची का प्रवाह स्थिर रहा। संत युद्ध विधि के उद्गम की शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए येबुके के होंठ थोड़े मुड़े। उसने एक बड़ा कदम उठाया, अपनी मुट्ठियों को संत युद्ध ची से ढांक लिया और उन्हें सीधे चंद्र मुद्रा और तारा मुद्रा प्रकाश समूहों की ओर पटक दिया। बूम, बूम, लगभग एक साथ विस्फोट हुए और पूरी गुफा एक धुंधली सुनहरी युवान शक्ति से ढक गई। पॉप पॉप, तुरंत ही 2 सूक्ष्म टूटने की आवाजें सुनाई दी। येबुके की उत्कट निगाहों में चंद्र मुद्रा और तारा मुद्रा एक के बाद एक टूटती गईं। उसी समय चंद्र मुद्रा और तारा मुद्रा के पूर्व स्थानों पर 2 वस्तुएं प्रकट हुईं। वे एक काले आयताकार बॉक्स और एक ज्वलंत लाल प्रकाश समूह थे, जो एक स्पष्ट सुगंध उत्सर्जित कर रहे थे। अपने सामने चंद्र सील और तारा सील को खुलते हुए 2 अलग-अलग वस्तुओं को प्रकट होते हुए देखकर येबुके की आंखें चमक उठीं। उसे पहले से ही अंदाजा था कि वह सुगंधित लाल रंग का प्रकाश समूह क्या है, इसलिए वह सबसे पहले उस काले आयताकार डिब्बे की ओर बढ़ा। इस वस्तु ने येबुके की जिज्ञासा जगा दी थी। स्पर्श करने पर ठंडा। येबुके ने धीरे से अपना दाहिना हाथ ब्लैक बॉक्स की सतह पर रखा और उसे सबसे पहले उसका तापमान महसूस हुआ। जैसे ही उसके दाहिने हाथ ने उसे धीरे से सहलाया, उसे ब्लैक बॉक्स की बनावट का एहसास हुआ। छूने पर यह ठंडा लगता है, सतह अविश्वसनीय रूप से चिकनी लगती है, फिर भी मुझे खुरदुरे पैटर्न साफ महसूस हो रहे हैं। ये बक्सा किस सामग्री से बना है? यह इतना विरोधाभासी एहसास क्यों देता है? उसकी नजरें झपक गईं और उसने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया। दोनों हाथों के हल्के से प्रयास से येबुके ने उस गहरे काले बक्से को आसानी से उठा लिया, जो चुपचाप तैर रहा था। करीब 4 फुट लंबी, 1 फुट चौड़ी, गहरे काले रंग की, आयताकार और लगभग भारहीन। ये चीज आखिर क्या है? उसने अपने हाथ में पकड़े गहरे काले लंबे बक्से को ध्यान से देखा। हालांकि उसे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस चीज ने येबुके को एक अजीब सा एहसास दिलाया, मानो उसके हाथ में पकड़ा गहरा काला लंबा बक्सा 1000 पाउंड जितना भारी रहा होगा। लगता है पीछे कुछ आकृतियां बनी हुई हैं। बॉक्स को पलटते ही येबुके को अचानक बॉक्स के दूसरी ओर कुछ पैटर्न दिखाई दिए। कान, क्या ये पैटर्न आकाश में तारों जैसे नहीं दिखते? ये तो आपस में जुड़े हुए भी लगते हैं। येबुके की थोड़ी संदिग्ध आवाज गूंजी। गहरे काले लंबे डिब्बे के दूसरी तरफ 7 धुंधले पैटर्न उकेरे हुए थे। ऊपर से नीचे तक देखने पर वे एक डिपर जैसे लग रहे थे। ये है बिग डिपर। कौन, जो काफी देर से चुप था, धीरे-धीरे बोला। कौन की बातें सुनकर येबुके की आंखें नम हो गईं और उसने गौर से देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि ये 7 सितारों के आकार के पैटर्न इतने जाने पहचाने लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस बक्से के निर्माता ने इसे बनाते समय इस पर बिग डिपर को उकेरा होगा, लेकिन वे बहुत धुंधले हैं, शायद सिर्फ पैटर्न हैं। बिग डिपर को देखते हुए, जो एक डिपर जैसा दिखता था, येबुके ने अवचेतन रूप से बिग डिपर के बीच पहले तारे अलकाई की स्थिति को धीरे से छुआ। जिस क्षण येबुके ने उस पर अपना हाथ रखा, उसकी दृष्टि अचानक उज्जवल हो गई और फिर उसे लगा जैसे वह एक चमकदार तारों वाले आकाश में था। उसके चारों ओर चकाचौंध करने वाली तारों की रोशनी थी, अनगिनत तारे उग रहे थे और गिर रहे थे, और प्राचीन आभा, मानो समय और अनंत काल से संघनित होकर निरंतर व्याप्त थी। हालांकि चमकते तारों से भरे इस आकाश में 7 असाधारण रूप से चमकीले बड़े तारे जुड़े हुए थे। उनकी चमक सीधे येबुके की आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी। ये बिग डिपर था। बिग डिपर गॉड सीलिंग, 7 स्टार्स रिफाइनिंग दाओ। उसी समय एक अत्यंत प्राचीन आवाज गूंजी, जो तेज होती गई और इस चमकदार तारों वाले आकाश में दूर तक फैलती गई और अंततः पूरे ब्रह्मांड को अपने में समाहित कर लिया। बस, उसकी नजर फिर धुंधली हो गई, मानो किसी सपने से जाग रहा हो। जब येबुके ने फिर आंखें खोली, तो उसने खुद को अभी भी गुफा में पाया। गहरी सांस छोड़ते हुए येबुके सदमे से भर गया। उसने जो दृश्य अभी अभी देखे थे, वे अविश्वसनीय रूप से वास्तविक लग रहे थे। अपने हाथ में पकड़े काले लंबे डिब्बे को फिर से देखते हुए उसकी आंखों में एक चमक सी चमक उठी। 7 सितारे रिफाइनिंग दाओ बॉक्स। क्या 7 सितारे रिफाइनिंग दाओ बॉक्स है? तुम्हारा आत्मिक स्थान अचानक लगातार कांपने लगा, फिर एक अजीब सी स्थिति में पहुंच गया, मानो किसी भ्रम में हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे हाथ में जो बक्सा है, वह कोई साधारण वस्तु नहीं है। कौन के कुछ अजीब से शब्द गूंजे। येबुके के मन की आत्मा में बसे होने के कारण उसने अभी येबुके की हालत पर ध्यान कैसे नहीं दिया। तुरंत ही येबुके ने कौन को वह दृश्य सुनाया जो उसने अभी अभी देखा था। बिग डिपर गॉड सीलिंग, 7 स्टार्स रिफाइनिंग दाओ। बिग डिपर, एक प्राचीन आवाज। ये ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश का एक रहस्य प्रतीत होता है। 7 स्टार्स रिफाइनिंग दाओ बॉक्स और मैं सूर्य, चंद्रमा और सितारों की सील में एक साथ सीलबंद थे। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पिछले स्व का इस 7 स्टार्स रिफाइनिंग दाओ बॉक्स के मालिक के साथ कोई संबंध था? या यूं कहें कि क्या मेरा पिछला स्व 7 स्टार्स रिफाइनिंग दाओ बॉक्स का मालिक था? फिर मैं कहां से आया?
कोन की अटकलें येबुके को भी सही लगी। इस मामले पर उसके विचार कोन के विचारों से पूरी तरह मेल खाते थे, लेकिन यह इतना अविश्वसनीय था कि उस समय उन दोनों के लिए इसकी जांच करना संभव नहीं था। उस घटना के बाद 7 सितारे रिफाइनिंग दाउ बॉक्स को येबुके की आंखों में एक रहस्यमय प्रतीक के रूप में चिन्हित किया गया था। ये पूरी तरह से बिना जोड़ वाला था। इसमें बाईं और दाईं ओर 2 छोटे गोल बकल के अलावा कोई अंतराल नहीं था, मानो ये प्राकृतिक रूप से बना हो। सप्तारा शोधन दाउ बॉक्स में निश्चित रूप से रहस्य छिपे हैं, लेकिन अभी उनका अन्वेषण नहीं किया जा सकता। हालांकि एक दिन जब मेरी साधना पर्याप्त गहन हो जाएगी, तो शायद मैं इसके रहस्यों को उजागर कर सकूंगा। येबुके के मुंह से एक मौन वाक्य निकला और कान ने भी सहमति में धीरे से गुनगुनाया। जाहिर है, इस मामले पर अभी और सोचना कोई समझदारी नहीं थी। चंद्र सील में 7 सितारों का शोधन करने वाला दाउ बॉक्स था। अब मुझे देखना है कि स्टार सील में क्या है। क्या ये वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था? 7 सितारा शोधन दाउ बॉक्स को जमीन पर सीधा रखते हुए येबुके की निगाहें दूसरी ओर स्थित ज्वलंत लाल प्रकाश समूह की ओर गईं। उनकी उत्कट निगाहें स्पष्ट थीं और वह धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे। लाल रंग के ज्वलंत प्रकाश समूह से निकलती स्पष्ट सुगंध ने येबुके के पूरे शरीर को झकझोर दिया। फिर मानो उसका पूरा अस्तित्व उसमें खींच गया हो और उसके भीतर संत दाउ बैटल क्यू का संचार इस क्षण थोड़ा तेजी से हुआ, जिससे उसे पूरी तरह से सुकून मिला। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसे लाल रंग के ज्वलंत प्रकाश समूह में डाल दिया। येबुके की दृष्टि में उसे एक गोल, गर्म और विकिरण ताप वाली वस्तु का एहसास हुआ। उसे मजबूती से पकड़ने के बाद उसने अपना दाहिना हाथ वापस खींच लिया और अपनी हथेली खोल दी। येबुके के चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। जैसा कि उम्मीद थी, यह एक औषधीय गोली है। उसकी हथेली में एक गोली थी जो लोंगन के आकार की थी, पूरी तरह से लाल नारंगी, जिसके भीतर कभी-कभी एक स्पंदित लाल चमक टिमटिमाती थी। ये वास्तव में एक औषधीय गोली थी। तस्क औषधीय गोलियों को ग्रेड के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है और प्रत्येक ग्रेड को उच्च, मध्यम और निम्न स्तरों में विभाजित किया जाता है। पूरे मुरोंग परिवार में मुरोंग शिष्यों को साधना के लिए आमतौर पर दी जाने वाली गोलियां केवल प्रथम श्रेणी की निम्न स्तरीय आत्मा गलनांक गोलियां और क्यूई एवं रक्त गोलियां होती हैं। पूर्व आंतरिक तात्विक शक्ति को परिष्कृत करती है, जबकि बाद वाली आंतरिक क्यूई और रक्त को नियंत्रित करती है। सभी मुरोंग शिष्यों द्वारा सेवन की जाने वाली केवल 2 प्रकार की गोलियों को खरीदने के लिए मुरोंग परिवार को हर महीने भारी संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। जहां तक प्रथम श्रेणी की मध्यम स्तरीय गोलियों की बात है, मुरोंग शिष्यों को उन्हें अपनी क्षमताओं के माध्यम से प्राप्त करना होगा। मुरोंग परिवार की मासिक भव्य प्रतियोगिता का उद्देश्य भी यही है। एक तो युद्ध शक्ति का परीक्षण करना है और दूसरा बेहतर गोलियां प्राप्त करना है। इसलिए बेहतर योग्यता और अधिक शक्ति वाले मुरोंग शिष्य अक्सर अपने विरोधियों को हराने और बेहतर गोलियां प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हालांकि कुछ प्रतिभाशाली लोग जो असाधारण प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं, उन्हें बड़ी प्रतियोगिता के माध्यम से गोलियां प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। उनकी गोलियां और साधना पद्धतियां सर्वोत्तम हैं। उन्हें बस आगे बढ़ना है और फिर से आगे बढ़ना है। मुरोंग परिवार में मुरोंग त्यान इसका एक उदाहरण है। उच्च गुणवत्ता वाली गोलियों और शक्तिशाली साधना विधियों की निरंतर आपूर्ति के बिना 18 वर्ष की आयु में मुरोंग त्यान अन्य मुरोंग शिष्यों से इतना आगे कैसे निकल पाया, अपने आत्मचंद्र को संघनित करके और नश्वर शुद्धिकरण वीर आत्मा क्षेत्र में कैसे पहुंच पाया? ये सब मुरोंग त्यान की असाधारण प्रतिभा के अलावा पूरी तरह से गोलियों और साधना विधियों पर निर्भर था। अपने हाथ में लाल गोली की गर्माहट महसूस करते हुए येबुके के मन में विचारों की बाढ़ आ गई। 10 साल पहले उसका इलाज मुरोंग त्यान से भी ज्यादा बेहतर था, लेकिन जब से उसने निर्वाण चुना है, वह सब गायब हो गया। अगर मुरोंग चांग किंग न होता, तो येबुके को इन 10 सालों में आत्मा को पिघलाने वाली गोलियां, क्यूई और रक्त की गोलियां पाने का मौका भी न मिलता। किसी को भी बर्बादी पर कभी दया नहीं आती। ऐसी गुणवत्ता के साथ इस गोली का स्तर कम से कम द्वितीय श्रेणी का उच्च स्तर का है, और यह बहुत संभव है कि यह तृतीय श्रेणी की निम्न स्तर की गोली हो। अपने हाथ में गोली को देखते हुए येबुके ने ध्यान से उसे पहचाना। वह कोई कीमियागर नहीं था, इसलिए गोलियों के प्रकारों के बारे में उसकी समझ बहुत बुनियादी थी, गहरी नहीं। हालांकि इसने उसे एक मोटा-मोटा फर्क करने से नहीं रोका। अगर यह गोली सचमुच तात्विक शक्ति बढ़ाने वाली तीसरी श्रेणी की गोली थी, तो यह इस यात्रा से उसका सबसे बड़ा फायदा होगा। क्योंकि मुरोंग परिवार में भी मुरोंग त्यान द्वारा ली जाने वाली सर्वोत्तम गोलियां केवल प्रथम श्रेणी की उच्च स्तरीय और द्वितीय श्रेणी की निम्न स्तरीय थी। यह एक तृतीय श्रेणी की निम्न स्तरीय गोली है, मानव श्रेणी की विस्फोटक स्पिरिट गोली। कोन का स्वर बहुत निश्चित था क्योंकि उसकी आवाज येबुके के दिमाग में गूंज रही थी। ओह कान, क्या तुम्हें गोलियों की भी कुछ समझ है? मेरी यादों में गोलियों से जुड़े कुछ टुकड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं कीमिया के सूत्र भूल गया हूं, फिर भी गोलियों में फर्क करने की क्षमता मुझ में है। कोन की क्षमता देखकर आश्चर्यचकित येबुके को थोड़ी खुशी हुई। भविष्य में अगर उसे किसी भी तरह की गोली की जरूरत होगी, तो वह कोन से पूछ सकेगा। ये गोलियों का एक जीवंत विश्वकोश होने जैसा था। इससे येबुके को और भी अधिक जिज्ञासा हुई कि कान का अस्तित्व किस प्रकार का था। मानव स्तर की विस्फोटक आत्मा गोली, इसका क्या प्रभाव है? क्या ये शरीर के भीतर तात्विक शक्ति को बढ़ा सकती है? येबुके ने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। येबुके की पूछताछ सुनकर कोंग एक क्षण के लिए रुका और फिर धीरे से बोला, मानव श्रेणी की विस्फोटक आत्मा की गोली, तीसरी श्रेणी की निम्न स्तरीय का केवल एक ही प्रभाव है, उपयोगकर्ता के शरीर के भीतर तात्विक शक्ति को 3 स्तरों तक बढ़ाना, जो शरीर निर्माण क्षेत्र के साधकों तक सीमित है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, येबुके का दिल तुरंत कांप उठा। आपका मतलब है कि अगर मैं ये गोली ले लूं, तो मेरी सेंट दाउ बैटल क्यूई तुरंत 3 स्तरों तक बढ़ सकती है? सैद्धांतिक रूप से इसका यही अर्थ है। आपका क्या मतलब है? कोंग का उत्तर अपेक्षा के अनुरूप सीधा नहीं था, जिससे येबुके थोड़ा उलझन में पड़ गए। इस दुनिया में कोई भी शक्ति हवा से नहीं आती, ठीक वैसे ही जैसे आपने बैटल सेंट लॉ की उत्पत्ति को संघनित करने के लिए 10 साल के निर्माण की कीमत चुकाई थी। हालांकि यह मानव श्रेणी की विस्फोटक आत्मा की गोली उपयोगकर्ता की तात्विक शक्ति को बढ़ा सकती है, लेकिन इसके लिए एक पूर्वापेक्षा है। क्या शर्त है? कोंग के शब्दों से येबुके को जरा भी संकोच नहीं हुआ। येबुके के प्रश्न का सीधे उत्तर देने के बजाय कोंग ने इत्मीनान से कहा, शरीर निर्माण क्षेत्र में साधना को आगे बढ़ाने के लिए एक साधक को अपनी त्वचा, मांस, स्नायुबंधन, हड्डियों और मज्जा को पूरी तरह से परिष्कृत करना होगा। अंततः शरीर निर्माण की महान पूर्णता प्राप्त करनी होगी, जहां तात्विक शक्ति और क्यूई और रक्त एक में विलीन हो जाते हैं। केवल तभी नश्वर शुद्धिकरण क्षेत्र में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त होती है। हालांकि साधना का मार्ग क्रमिक प्रगति पर जोर देता है, जिसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर कोई शॉर्टकट है भी, तो वह अनिवार्य रूप से भारी कीमत और बड़े जोखिमों के साथ आता है। इस मानव स्तरीय विस्फोटक आत्मा गोली का अस्तित्व शरीर निर्माण क्षेत्र में एक शॉर्टकट है। भौतिक शरीर, क्यूई और रक्त को नियंत्रित किए बिना एक छोटी सी गोली सीधे 3 स्तरों को बढ़ा सकती है। लेकिन अगर यह सचमुच इतना आसान होता, तो ये कहावत न होती कि स्वर परिश्रम का फल देता है। त्वचा, मांस, कंडरा, अस्थि, मज्जा, शरीर निर्माण के ये 5 प्रमुख चरण, 5 बाधाएं हैं जिन्हें साधकों को पार करना ही होगा। प्रत्येक सफलता तीव्र पीड़ा के साथ आती है। इसे सहन करो और तुम आगे बढ़ने में सफल हो जाओगे। सहन न कर सको और सर्वोत्तम स्थिति में तुम्हारी शिरोबिंदु क्षतिग्रस्त हो जाएंगी और सबसे बुरी स्थिति में तुम अपंग हो जाओगे। अतः साधना एक चरण दर चरण प्रक्रिया है, लेकिन मानव स्तरीय विस्फोटक आत्मा गोली तुरंत 3 स्तरों को बढ़ा देती है। दूसरे शब्दों में, यदि आप वर्तमान में शरीर निर्माण के 6ठे स्वर्ग, कंडरा शोधन महापूर्णता पर हैं, तो इस गोली का सेवन आपको शरीर निर्माण के 9वें स्वर्ग, मज्जा शोधन लघु पूर्णता तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। लेकिन अस्थि शोधन लघु पूर्णता से मज्जा शोधन महापूर्णता तक लगातार 3 स्तरों को पार करने में कितना दर्द और जोखिम होगा। येबुके चुपचाप कोंग की बातें सुन रहा था। जैसे जैसे कोंग बोल रहा था, उसके चेहरे पर गंभीरता बढ़ती जा रही थी।
फिर भी कोन की नजर में येबुके के चेहरे पर डर का जरा भी निशान नहीं था। मानव स्तर की विस्फोटक स्पिरिट गोली लेने से सफलता मिलने की 50% संभावना होती है और विस्फोट होने और मरने की भी 50% संभावना होती है। यह आपके जीवन के साथ एक जुआ है। आखिरी वाक्य बोलकर कांग चुप हो गया। उसने फैसला येबुके पर छोड़ दिया। दरार। येबुके अपने पैर मोड़कर जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपने दाहिने हाथ में तीसरी श्रेणी की निम्न स्तरीय मानव श्रेणी की विस्फोटक आत्मा की गोली धीरे से पकड़ी। उसका चेहरा शांत था। उसे इस गोली का कोई डर नहीं था जो उसे विस्फोट करके मार सकती थी। इसके बजाय वह अचानक मुस्कुराया और बोला, कौन, क्या तुम जानते हो? निर्वाण के इन 10 वर्षों के दौरान दृढ़ता और अटूट विश्वास के अलावा मैंने जो सबसे गहरा सत्य सीखा है वह यह है कि एक बार निर्णय लेने के बाद व्यक्ति को दृढ़ता से उस पर चलना चाहिए, भले ही वह एक मृतंत हो। मैं जीवित रहने का रास्ता बना लूंगा। पालथी मारकर बैठे उस युवक का चेहरा सुंदर था और उसकी चमकदार आंखें दृढ़ संकल्प और दृढ़ता से भरी थीं। जिन लोगों ने बहुत कुछ अनुभव किया है उन्हें उसकी बातें शायद भूली लगें, लेकिन कोई नहीं जानता था कि निर्वाण के 10 वर्षों ने इस युवक की आत्मा को कितना मजबूत किया था। यहाँ तक कि कौन को भी यह नहीं पता था। 10 साल पहले जिस क्षण मैंने निर्वाण को चुना, मुझे समझ में आया कि अंकल फू को पाने और अपनी उत्पत्ति को समझने के लिए मेरे पास शक्तिशाली शक्ति होनी चाहिए। इसलिए मैं जो भी कीमत चुका सकता हूँ बिना किसी हिचकिचाहट के चुकाऊंगा। मुरोंग तियान ब्लड ड्रैगन जेड को छीनना चाहता है, मैं उसे कैसे अपनी मनमानी करने दूंगा? अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा हूँ। हाँ, तो मैं दांव लगाऊंगा। मैं निश्चित रूप से नहीं मरूंगा, मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा। गुफा में जुनून से भरे शब्द गूंज रहे थे। कांग चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा कि कैसे वह युवक उस गोली को निगल रहा है जिसमें मौत और उम्मीद की दोहरी ताकतें थीं। येबुके उसे देख नहीं पाया, लेकिन उसके मन की गहराई में एक सुनहरी बिजली चमक रही थी और वह चमक दमक रही थी। और उस बिजली के भीतर एक धुंधला सा दिखने वाला युवक पालथी मारकर बैठा था। बस एक आवाज सुनाई दी, वोके, तुम्हें बचना ही होगा। जैसे ही गोली उसके मुंह में गई, वह एक सुगंधित गर्म धारा में परिवर्तित हो गई जो उसके गले से होते हुए येबुके के शरीर में पहुंची और तुरंत ही एक अविश्वसनीय रूप से हिंसक बल के साथ साथ आश्चर्यजनक गर्मी उत्पन्न हुई। उस क्षण उसके सुनहरे लाल रक्त और संत दाव बैटल क्यू ने इस प्रचंड विशाल बाहरी शक्ति को महसूस किया और येबुके के मानसिक आदेश के तहत वे मानव ग्रेड विस्फोटक आत्मा गोली द्वारा छोड़े गए औषधीय ऊर्जा के प्रवाह की ओर एक साथ बढ़ गए। फुसफुस, भनभनाहट। अपने शरीर में अचानक उबाल महसूस करते हुए येबुके भावशून्य रहा, एकाग्रचित रहा। अपनी सारी मानसिक ऊर्जा अपने सुनहरे लाल रक्त और संत दाव बैटल क्यू को निर्देशित करने में लगा दी। वह अपने रक्त और प्राण ऊर्जा का उपयोग करके मानव श्रेणी की विस्फोटक आत्मा गोली की औषधीय शक्ति को धीरे धीरे घोलकर अवशोषित करना चाहता था। यह प्रक्रिया बेहद खतरनाक हो सकती है और जैसा कि कांग ने कहा था, यह सचमुच एक जुआ हो सकता है। लेकिन येबुके ने अपने दिल में इस डर को बहुत पहले ही दबा लिया था। इस समय बस इतना ही बाकी था कि वह अपनी पूरी ताकत लगा दे, अपनी जान से जुआ खेलने के लिए। टकराना। जैसे ही येबुके पूरे दिल से अपने शरीर के भीतर सुनहरे लाल रक्त और सेंट दाव बैटल क्यू को नियंत्रित कर रहा था, मानव ग्रेड विस्फोटक आत्मा गोली की औषधीय शक्ति प्रभावी होने लगी। धप धप धप। मेरा शरीर, मेरी त्वचा, मांस और नसें सभी एक साथ कंपन कर रहे हैं। यद्यपि उसकी आंखें कसकर बंद थीं, फिर भी येबुके ने उसके शरीर में होने वाले हर परिवर्तन को स्पष्ट रूप से महसूस किया। उसकी त्वचा का हर इंच हल्का सा कांपने लगा, उसका भौतिक शरीर हिंसक रूप से हिलने लगा और आंतरिक रूप से हर एक नस जो पहले से ही पूरी तरह से परिष्कृत थी, एक साथ ऐंठने लगी। बूम। येबुके को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मानव श्रेणी की विस्फोटक आत्मा की गोली की औषधीय शक्ति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा प्रबल थी और उसका फैलाव अविश्वसनीय रूप से तेज था। कुछ ही सांसों में उसने येबुके के मांस, रक्त और शिराओं के लगभग हर इंच को भर दिया और उसके सुनहरे लाल रक्त और संत दाव बैटल क्यू के साथ मिलकर उसे नष्ट कर दिया। एक दबी हुई कराह के साथ उसके शरीर के भीतर से अचानक तीव्र चीरने वाला दर्द फूट पड़ा, जिसने येबुके के मन को तुरंत अपनी गिरफ्त में ले लिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई दैत्य उसके भीतर उत्पात मचा रहा हो और विनाश कर रहा हो। जहां भी वह गुजरता, मेरिडियन गांठ बन जाते और मांस रक्त उबलने लगता। मानव श्रेणी की विस्फोटक आत्मा की गोली निगलने के सिर्फ 10 सांस बाद येबुके को जो दर्द सहना पड़ा, वह शुरू हो चुका था और अपने चरम पर पहुंच चुका था। और ये तो केवल शुरुआत थी। मानव स्तर की विस्फोटक आत्मा की गोली, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, इस गोली में अविश्वसनीय रूप से हिंसक शक्ति थी। मानव शरीर की आंतरिक संरचना स्वाभाविक रूप से नाजुक होती है। मामूली कंपन या चोट भी गंभीर चोट या यहां तक कि मौत का कारण बन सकती थी। एक तृतीय श्रेणी की निम्न स्तरीय गोली होने के नाते मानव श्रेणी की विस्फोटक आत्मा गोली शरीर तपन क्षेत्र के साधक की प्राणशक्ति को 3 स्तरों तक बढ़ा सकती थी, लेकिन साधक को इसके जोखिम भी उठाने पड़ते थे। एक तो त्वचा, मांस, नसें, हड्डियां और मज्जा का एक साथ कंपन। दूसरा था अस्थि शोधन और मज्जा शोधन क्षेत्रों, अस्थि और मज्जा तपन चरणों पर प्रभाव डालने के लिए प्रचंड औषधीय शक्ति का उपयोग करते हुए सफलता के दर्द को 3 गुना बढ़ाना। या तो सफलता या मृत्यु। इसे सहन करें और साधना में अत्यधिक वृद्धि होगी, प्राण ऊर्जा 3 स्तरों तक बढ़ जाएगी। असफल होने पर शिरोबिंदु टूट जाएंगे, जिससे शरीर में विस्फोट होगा और मृत्यु हो जाएगी। संभावनाएं 50-50 थीं। अपने जीवन के साथ जुआ खेलने का यही अर्थ था। येबुके अब कुछ सोच नहीं पा रहा था। उसका मन असीम पीड़ा में डूबा हुआ था। उसका बैठा हुआ शरीर फी के सुनहरे संत दाव बैटल क्यू से ढका हुआ था और उसके भीतर से प्रचंड शक्ति का प्रवाह निकल रहा था। उसकी त्वचा, मांस, नसें, हड्डियां और मज्जा मानो आग पर तेल डालकर पूरी तरह से प्रज्वलित हो रही थी। मानव श्रेणी की विस्फोटक आत्मा गोली द्वारा लाई गई औषधीय शक्ति उसके सुनहरे लाल रक्त और संत दाव बैटल क्यू के साथ मिलकर एक उभरती हुई शक्ति का निर्माण करती है जो येबुके के शरीर से होकर गुजरती है। उसकी हड्डियों की झिल्लियां कंपन कर रही थी, हर हड्डी बेतहाशा सिकुड़ रही थी और इसी के साथ हड्डियों के बार-बार टूटने का दर्द भी हो रहा था। येबुके को लगा कि उसकी हड्डियां लगातार कुचली जा रही थीं और फिर से जुड़ रही थीं, आगे पीछे, और उसे मौत के कगार पर पहुंचा रही थीं। और शरीर तड़प क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण मज्जा तड़प चरण इस क्रूर और दबंग तरीके से शुरू हुआ। पहले से 10 गुना ज्यादा तेज दर्द की अनुभूति उसके मन पर छा गई। अगर उसने संत विधि मूल को संघनित करने का दर्द न सहा होता तो येबुके अब तक बेहोश हो चुका होता। अपने आध्यात्मिक मंच पर स्पष्टता के अंतिम टुकड़े को कसकर पकड़े हुए येबुके ने सहन करने के लिए संघर्ष किया, अनजाने में अपने अंतिम विचारों के साथ अपने सुनहरे लाल रक्त, संत दाव बैटल क्यू और मानव ग्रेड विस्फोटक आत्मा गोली की संयुक्त शक्ति को निर्देशित किया। उसके भौतिक शरीर और उसकी नाड़ियों की सहन शक्ति पूरी तरह से संतृप्त हो चुकी थी। अब से जरा सी भी चूक उसके शरीर में विस्फोट का कारण बन सकती थी। हालांकि तीव्र पीड़ा के बीच मानव प्रेरणा के किसी झटके से येबुके धीरे धीरे एक अद्भुत अवस्था में पहुंच गया, विचारों या इच्छाओं से रहित, मानो किसी स्वप्न में सो रहा हो। हालांकि दर्द अभी भी तेज था, लेकिन ये हाल ही में हुए अस्थि मज्जा टेम्परिंग के असहनीय एहसास से बेहतर था। ठीक इसी क्षण एकत्रित हुई प्रचंड शक्ति येबुके के दानेटियन तक पहुंची, फिर अविश्वसनीय वेग से उसकी ओर बढ़ी। ये शक्ति तुरंत बैटल सेंट लॉ ओरिजिन प्रकाश समूह के संपर्क में आ गई। बूम। रहस्यमय स्पंदित संत लॉ ओरिजिन, जिसने पहले येबुके के भीतर व्याप्त शक्ति को नजरअंदाज कर दिया था, जिससे उसके मांस, शिराओं और मज्जा के हर इंच को बदलने की अनुमति मिल गई थी, अब उसने देखा कि यह हिंसक शक्ति उसकी त्वचा, मांस, नसों, हड्डियों और मज्जा को परिष्कृत करना समाप्त कर रही है और इसके बजाय उसके डेंटियन में प्रवेश कर रही है। ये कृत्य संत विधि उद्गम की गरिमा का हनन करता प्रतीत हुआ। जैसे ही हिंसक शक्ति ने डेंटियन में प्रवेश किया, संत विधि उद्गम के प्रकाश पुंज से एक राजसी, भव्य और सर्वोच्च युद्ध आभा तुरंत फूट पड़ी और उसे प्रचंड बल के साथ संत विधि उद्गम में बहा ले गई। उसे पूरी तरह निगल गई जैसे कोई बेलगाय को निगल जाती है और फिर उसे संत विधि उद्गम से पुनः मुक्त कर दिया। हालांकि यह नई उभरी हुई शक्ति अब हिंसक रूप से उत्पात नहीं मचा रही थी।
हालांकि अभी भी विशाल थी, फिर भी वह कोमल और कोमल हो गई थी। डेंटियन से निकलकर येबुके के शरीर में वापस आ रही थी। उसकी त्वचा, मांस, स्नायु, हड्डियों और मज्जा को एक शांत, कोमल वर्षा की तरह सूक्ष्म रूप से पोषित और परिष्कृत कर रही थी। संत कानून उत्पत्ति के चमत्कारी प्रभाव के तहत येबुके ने अंततः मानव ग्रेड विस्फोटक आत्मा गोली की हिंसक शक्ति को सहन किया। येबुके को इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। उसका पूरा मन उस अद्भुत अवस्था में डूबा हुआ था, बिना किसी विचार या इच्छा के। स्वाभाविक रूप से उसने ये भी नहीं देखा कि उसका आभामंडल धीरे-धीरे मजबूत हो रहा था। संत दाओ बैटल क्यू और सुनहरा लाल रक्त उसके शरीर में वापस लौट आया और उस कोमल और नाजुक शक्ति के साथ येबुके के भौतिक शरीर के हर हिस्से को चुपचाप रूपांतरित कर दिया। अपने जीवन के साथ 50-50 जुआ में येबुके संत कानून मूल के कारण जीत गया। भनभनाहट, फुसफुसाहट। गुफा में बैठे येबुके के चारों ओर एक दीप्तिमान आभा थी। उनका आत्मिक स्थान भी अविश्वसनीय रूप से शांत था और कोंग ने मानो अपनी सारी आभा खो दी थी। संत दाओ युद्ध क्यूई की मन सुनहरी रोशनी ने उन्हें घेर लिया था, मानो एक विशाल स्वर्ण कोकून बना रही हो। येबुके को यह नहीं पता था कि जिस दिन वह सफलतापूर्वक अपने कोकून से बाहर निकलेगा, एक बड़ा आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा होगा। समय धीरे-धीरे बीतता गया। साधना में वर्षों का कोई पता नहीं चला और गुफा में सन्नाटा छा गया। केवल एक आकृति धुंधली सुनहरी रोशनी के बीच बैठी रह गई। पानी की आश्चर्यजनक धारा नीचे की ओर बह रही थी। झरने का प्रवाह कभी नहीं रुक रहा था। हालांकि झरने के किनारे नीचे की ओर दो युवा आकृतियां एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। एक की मुट्ठियां आग जैसी लाल थीं, 17-18 साल की लग रही थी। दूसरा शांत खड़ा था, उसकी पीठ पर एक लंबी तलवार बंधी थी, जो पहले वाले से कुछ साल छोटा था। आग उगलती मुट्ठियों वाले उस युवक के पीछे उसकी ही ऊंचाई का एक हल्का चांदी का अर्धचंद्राकार चांद फड़फड़ा रहा था। ये व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से नश्वर शुद्धि वीर आत्मा क्षेत्र का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था, जिसने एक आत्मा चंद्रमा को संघनित कर लिया था। फैंग कैचेन, सब कहते हैं कि तुम कास्ट स्वॉर्ड मेन सिटी के एक विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, तलवार के रास्ते में अद्भुत प्रतिभा रखते हो, यहाँ तक कि अपने राज्य से ऊपर भी लड़ने में सक्षम हो। क्या तुम मुझे आज ये सब देखने दोगे? उग्र मुट्ठियों और सघन आत्मा चंद्रमा वाला युवक अचानक बोला। उसकी आवाज ठंडी थी, ईर्ष्या और घृणा की झलक के साथ मिश्रित थी, फिर भी इस आक्रोश के नीचे संतुष्टि की भावना व्याप्त थी। जिस फैंग कैचेन की उन्होंने बात की थी, वह तलवारधारी युवक था, जिसकी अभिव्यक्ति कठोर थी। वह अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था तथा एक असाधारण व्यवहार प्रदर्शित कर रहा था, मानो उसमें छिपी हुई अप्रकट तीक्ष्णता हो। फैंग कैचेन की आंखें चमक उठी जब उन्होंने आग उगलती मुट्ठियों से युवक की ओर देखा, फिर शांति से बोले। उनकी आवाज स्पष्ट और उज्ज्वल थी, तुम योग्य नहीं हो। इन 3 शब्दों ने आत्मा चंद संघनित युवक पर बिजली की गड़गड़ाहट की तरह प्रहार किया। मैं योग्य नहीं हूँ, हा, मैं यू चिंगफेंग हूँ, पर्पल फायर मेन सिटी की एक प्रतिभाशाली। 18 साल की उम्र में मैंने अपने सोल मून को संघनित किया और नश्वर शुद्धिकरण वीर आत्मा क्षेत्र में प्रवेश किया। फैंग कैचेन, तुम ये कहने की हिम्मत कैसे करोगे कि मैं योग्य नहीं हूँ? मुझे लगता है कि तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। यू चिंगफेंग अचानक किसी चौंकी हुई जंगली बिल्ली की तरह चीख पड़ा और गुस्से से हंसने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे फैंग कैचेन के 3 शब्दों ने उसके दिल में कोई वर्जित राग छेड़ दिया हो, जिससे वह गुस्से से भर गया। फैंग कैचेन, असल में मैं आज सिर्फ तुम्हारे साथ खेलना चाहता था और 100 शहरों की लड़ाई में तुम्हारे साथ ठीक से पेश आना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे उकसाने की हिम्मत करोगे। खैर, ये ड्रैगन लाइट मेन सिटी का इलाका है, इसलिए अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। मर जाओ। बैंगनी आग स्वर्ग मुट्ठी को जला रही है। आग पश्चिमी आकाश को जला रही है। बूम! यू चिंगफेंग के भीतर से लाल लाल प्राण ऊर्जा का ज्वार उमड़ पड़ा। उसके पीछे का आत्मिक चंद्रमा अचानक चमक उठा। उसके चारों ओर आग का एक सागर जल उठा और उसकी मुट्ठियां, जो एक प्रचंड ज्वाला लिए हुए थीं, 2 अग्नि चक्रों में तब्दील होकर फैंग कैचेन की ओर टूट पड़ी। बस ऐसा लग रहा था मानो जंग भर के भीतर ही आसपास का वातावरण प्रज्वलित हो रहा हो। यू चिंगफेंग की आंखों में संतुष्टि की एक झलक दिखाई दी। मैं देखना चाहता हूं कि बॉडी टेम्परिंग ग्रेड परफेक्शन में तुम मुझसे, एक वीर आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ से, जिसने एक आत्मा चंद्रमा को संघनित किया है, कैसे लड़ते हो? अपने क्षेत्र से ऊपर लड़ रहे हो? बकवास है। यू चिंगफेंग की जलती हुई मुट्ठियों के नीचे आसपास का जल वाष्प सिसक रहा था। बैंगनी आग से जलती हुई स्वर्गीय मुट्ठी फैंग कैचेन से बस एक झांक की दूरी पर थी। मरना! यू चिंगफेंग दहाड़ उठा। चिरप! जैसे ही यू चिंगफेंग ने आत्मविश्वास से वार किया, उसके कानों में अचानक एक हल्की सी भनभनाहट गूंजी। अगले ही पल उसने एक बेहद तेज रोशनी देखी। इतनी जल्दी, ये कैसे संभव है? यह असंभव है। यू चिंगफेंग का चेहरा बेहद डर से भर गया। उसने अपने सामने तलवार चलाने वाले युवक की शांत लेकिन तीखी आंखों को देखा। तुरंत बाद उसे अपने सीने में ठंडक महसूस हुई, लेकिन आखिरकार वह एक नश्वर शुद्धिकरण क्षेत्र का विशेषज्ञ था, जिसके पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधना और उफनती प्राणशक्ति थी, इसलिए वह जल्दी से पीछे हट गया। फुश! पानी का प्रवाह एक सटीक और तेज बल से प्रेरित लग रहा था। यू चिंगफेंग ने खुद को संभाला, उसका चेहरा पीला पड़ गया, जो फिर तीव्र अपमान में बदल गया। वह एक स्वयंभू असाधारण व्यक्ति वास्तव में एक ऐसे साधक द्वारा भयभीत होकर पीछे हट गया था, जो केवल शरीर स्वयं की परम सिद्धि पर था। ये यू चिंगफेंग को अस्वीकार्य था। बस जबरदस्त ऊर्जा उमड़ पड़ी। जैसे ही यू चिंगफेंग क्रोधित और जानलेवा फिर से हमला करने के लिए तैयार हुई, फैंग कैचेन बोल पड़ा। तुम मेरी तलवार के एक वार को भी नहीं रोक सकते। तुम में मुझसे लड़ने की भी योग्यता नहीं है। उसकी छाती पर बंधा सैन्य वस्त्र फट गया था और यू चिंगफेंग की छाती लाल रंग से रंगी हुई थी तथा उसकी उरोस्थी पर 2 इंच लंबा घाव दिखाई दे रहा था। जाहिर है, ये फैंग कैचेन के कारण हुआ था और अगर वह पीछे नहीं हटता तो तलवार के इस वार से सिर्फ मांस ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ घायल हो जाता। धमाका! धमाका! यू चिंगफेंग जैसे ही अविश्वास में डूबी, पास ही स्थित झरने से अचानक एक जोरदार आवाज आई। पानी की भाप फैल गई और अचानक एक शक्तिशाली कंपन प्रकट हुआ। उसी समय हल्की सुनहरी प्राण ऊर्जा से लिपटी एक आकृति झरने के भीतर से उछलकर नीचे की ओर बहते पानी में उतरी। एक पल के लिए नीचे की ओर आने वाले इस विशाल बल ने पानी को छलकने पर मजबूर कर दिया। मन सुनहरी प्राण ऊर्जा धीरे धीरे लुप्त हो गई और उस व्यक्ति का रूप प्रकट हुआ। काले बाल लहराते हुए, आंखें चमकीली, सुंदर चेहरा और पीठ पर एक विशाल काला लंबा बक्सा। यह कोई और नहीं बल्कि येबुके ही था, जिसने मानव श्रेणी की विस्फोटक आत्मा की गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था और प्रकट हुआ था। उसने साफ तौर पर उम्मीद नहीं की थी कि 2 लोग उसके सामने आएंगे, लेकिन येबुके के दिल में जरा भी डर नहीं था। स्थिर खड़े होकर उसने चारों ओर नजर घुमाई, उदास चेहरे वाली और घायल यू चिंगफेंग को देखा और उससे भी ज्यादा उसके पीछे तैरता हुआ मन चमकता हुआ चांदी जैसा आत्मा चंद्र। उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। एक आत्मा चंद्रमा, क्या ये व्यक्ति नश्वर शुद्धिकरण वीर आत्मा क्षेत्र का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ है? हालांकि इस समय येबुके के दिल में कोई डर नहीं था, बल्कि उसकी जगह युद्ध की उत्सुकता ने ले ली थी। अपने हृदय की लालसा को दबाते हुए उसकी दृष्टि दूसरे तलवारधारी युवक पर गई और उसने पाया कि तलवारधारी युवक भी उसकी ओर देख रहा था। उनकी निगाहें मिली और फैंग कैचेन की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी, मानो उसने कुछ दिलचस्प खोज लिया हो। ये तलवार चलाने वाला आदमी सरल नहीं है। येबुके ने भी फैंग कैचेन की शक्ति को महसूस किया। अपने भीतर उमड़ती हुई युद्ध क्यूई को महसूस करते हुए इन दोनों को देखकर उसकी हालिया सफलता की खुशी धीरे धीरे कम हो गई। यू चिंगफेंग ने अपना दाहिना हाथ सीने पर रख लिया। येबुके की तरफ देखे बिना उसकी नजरें फैंग कैचेन पर टिकी थी। क्या तलवारबाज है? अपने दायरे से ऊपर लड़ रहा है। अपने दायरे से ऊपर लड़ रहा है। मैंने आज अपना सबक सीख लिया है फैंग कैचेन, लेकिन ज्यादा घमंडी मत बनो। 100 शहरों की लड़ाई शुरू होने वाली है और फिर मैं तुमसे आज का हिसाब चुकता करूंगा।
फुश, मानो कुछ याद आ गया हो, यू चेंगफेंग ने अपनी प्राणशक्ति प्रवाहित की और जाने की तैयारी करने लगा। संयोगवश जिस दिशा में वह जा रहा था ठीक उसी दिशा में ये बुके खड़ा था। ये कूड़ा कहाँ से आया? तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। फैंग कैचेन की तलवार से घायल यू चेंगफेंग का गुस्सा अभी भी भड़क रहा था। अचानक प्रकट हुए ये बुके को अपना रास्ता रोकते देख उसकी आंखें तुरंत जानलेवा इरादे से भर गईं और उसका गुस्सा भड़क उठा। उसकी दाहिनी मुट्ठी जो लाल रंग की ज्वलंत ऊर्जा से घिरी हुई थी एक ज्वलन चक्र में बदल गई। वह अपना गुस्सा ये बुके पर निकालना चाहता था। बूम! ध्यान से, यू चेंगफेंग को अचानक हमला करते देख फैंग कैचेन ने तुरंत चेतावनी दी। अच्छा समय, मुझे देखने दो कि वीर आत्मा क्षेत्र वास्तव में कितना शक्तिशाली है। बूम! संत दाव बैटल क्यूई बढ़ गया। ये बुके की आंखें स्वर्गीय ब्लेड की तरह थी। उनकी बाईं मुट्ठी धुंधली सुनहरी युद्ध क्यूई से घिरी हुई थी जो सूक्ष्म रूप से एक बाघ के सिर की छवि बना रही थी और यह सीधे यू चेंगफेंग की आने वाली मुट्ठी से टकरा गई। यू चेंगफेंग की नजर में अचानक प्रकट हुआ ये बुके सिर्फ एक बॉडी टेम्परिंग लोक का साधक था। उसे पलटवार करने की हिम्मत करते देख वह उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन अगले ही पल यू चेंगफेंग की व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति अचानक जम गई और वह तुरंत ही गहरी दहशत में बदल गई। पानी की बौछारें पड़ी। यू चेंगफेंग ने अपने प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी से एक अविश्वसनीय रूप से जबरदस्त बल निकलता महसूस किया। ये बल भयानक रूप से शक्तिशाली था जिसने उसके रक्त और क्यूई को झकझोर दिया और उसे तुरंत घायल कर दिया। फफ! खुद को रोक न पाने के कारण मुंह से ताजा खून की एक बूंद फूट पड़ी। यू चेंगफेंग का चेहरा भयंकर भय से भर गया। उसका शरीर हवा में बेढंगे ढंग से मुड़ रहा था, दिशा बदल रहा था और तेजी से दूसरी दिशा में भाग रहा था। उसका दिल भय और कड़वाहट से भर गया था। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? उसने मुझे एक ही मुक्के से घायल कर दिया। ये तो बस एक बॉडी टेम्परिंग रियल साधक है। धिक्कार है, धिक्कार है। बिना कुछ सोचे समझे यू चेंगफेंग डर से भर गया और वह अनाड़ीपन से विशाल पहाड़ी जंगल में गायब हो गया। वह किसी पर अपना गुस्सा निकालना चाहता था लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। उसके मुक्के की ताकत महसूस करते हुए ये बुके का दिल उत्साह से भर गया। अच्छा, मानव स्तर की विस्फोटक आत्मा की गोली ने मुझे सचमुच निराश नहीं किया। इस दृश्य को शुरू से अंत तक देखने के बाद ये बुके के प्रति फैंग कैचेन की निगाहें अब पहले वाली उदासीनता नहीं रही बल्कि अविश्वसनीय रूप से तेज हो गईं, मानो वह इस क्षण सचमुच जीवित हो उठे हों। तुम बहुत शक्तिशाली हो। मेरा नाम फैंग कैचेन है। मैं 100 शहरों की लड़ाई में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये बुके के लिए एक हैरान करने वाली टिप्पणी छोड़कर तलवार चलाने वाला युवक भी चला गया। फैंग कैचेन, 100 शहरों की लड़ाई, दिलचस्प। मुझे आश्चर्य है कि मानव श्रेणी की विस्फोटक आत्मा की गोली को परिष्कृत करने में कितना समय लगा होगा। लगता है मुझे जल्दी लौटना होगा। यद्यपि फैंग कैचेन के शब्दों और इस अनुभव ने ये बुके को कुछ हद तक आश्चर्यचकित और हैरान कर दिया, फिर भी वह इस फसल से बहुत संतुष्ट था। बस अपने सैन्य वस्त्र से जल वाष्प सुखाने के लिए अपनी संत दाव युद्ध क्यूई घुमाते हुए ये बुके ऊंचे और स्वतंत्र खड़े थे। उनकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। वे मुरोंग परिवार की ओर देख रहे थे और मन ही मन बुदबुदा रहे थे। ब्लड ड्रैगन जेड, ये बटलफ ने मेरे लिए छोड़ा था। इसे कोई मेरे हाथों से नहीं छीन सकता। मुरोंग तियान, मैं ये बुके आ रहा हूँ। मैं ये बुके आ रहा हूँ। मुरोंग परिवार के प्रशिक्षण स्थल पर पूरा मुरोंग कबीला एकत्रित हुआ जिसमें कुलपिता मुरोंग चांगकिंग और बुजुर्गों से लेकर प्रत्येक युवा मुरोंग शिष्य शामिल थे। युवा मुरोंग शिष्यों के चेहरों पर आश्चर्य झलक रहा था और वे 2-2, 3-3 की संख्या में बातें कर रहे थे, मानो कुछ रोमांचक हुआ हो। बातें करते हुए उनकी निगाहें कभी-कभी प्रशिक्षण मंच पर अकेले बैठे ईर्ष्या और उत्साह से भरे एक व्यक्ति की ओर उठ जाती। मुरोंग बिंगलान जो तारों के बीच चांद की तरह घिरी हुई थी, उसने भी अपनी खूबसूरत आंखें उस आकृति पर टिका दी और अपने लाल होठों को कसकर काट लिया। ये बुके, मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम निकम्मे, जरा ठहरो। आज वो दिन है जब भाई तियान तुम्हें पैरों तले रौंद देगा। वह आकृति अकेली बैठी थी। उसके पीछे एक हल्का चांदनी चमक रही थी। एक शक्तिशाली आभा लगातार उमड़ रही थी। उसके सुंदर चेहरे पर उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं, लेकिन उसके होठों पर एक हल्का सा घुमाव था। यह मुरोंग तियान था। इस समय मुरोंग तियान का दिल भी उत्साह और लालसा से भर गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने सचमुच कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक और साल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन लगभग 100 सालों से चली आ रही त्रिवार्षिक 100 नगर युद्ध वास्तव में समय से पहले ही आ गई है। मैं ड्रैगनलाइट मुख्य शहर में मुरोंग परिवार का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं और मेरा नाम मुरोंग तियान निश्चित रूप से इस 100 नगर युद्ध में ड्रैगनलाइट का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागियों में शामिल होगा। जहां तक मुझे पता है 100 मुख्य नगरों में से जो भी 100 नगर युद्ध के लिए अर्हता प्राप्त करेगा उसे अपने अपने नगर स्वामी से पूर्ण साधना प्राप्त होगी जिससे वे युद्ध से पहले अपनी शक्ति को और बढ़ा सकेंगे। और अगर वे 100 नगर युद्ध में एक निश्चित स्तर की सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें अप्रत्याशित पुरस्कार प्राप्त होंगे। ये सोचकर चालाक मुरोंग तियान भी थोड़ा कांप उठा। उसकी कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं, सुखद आश्चर्य से भर गईं। हालांकि मानो कुछ याद आ गया हो, मुरोंग तियान की नजरें बदल गईं और भयावह और जहरीली हो गईं। उस निकम्मे ये बुके को मुझे चुनौती दिए 1 महीना हो गया है। चाहे वह आए या ना आए, मुझे ब्लड ड्रैगन जेड जरूर मिलेगा। एक बार जब मुझे ब्लड ड्रैगन जेड में भाग्य मिल जाएगा और ड्रैगनलाइट सिटी लॉर्ड द्वारा साधना की जाएगी तो मेरा राज्य और युद्ध शक्ति निश्चित रूप से फिर से आसमान छू लेगी। छोटा मुरोंग परिवार क्या है? ये 100 शहरों की लड़ाई मेरे लिए मुरोंग तियान पूरे पूर्वी देशों में अपना नाम बनाने का क्षण है। उत्तेजित मुरोंग तियान के विपरीत मुरोंग चांगकिंग और अन्य बुजुर्ग जो प्रशिक्षण मंच के पीछे बैठे थे सीधे बैठे थे, लेकिन उनके हाव भाव अलग अलग थे। मुरोंग बैशी का बुरा चेहरा मुरझाया हुआ था और उसकी उदास आंखें प्रशिक्षण मैदान में अपने पोते मुरोंग तियान के चारों ओर घूम रही थी, जिससे ये पता नहीं चल रहा था कि वह क्या सोच रहा था। जहां तक मुरोंग परिवार के मुखिया मुरोंग चांगकिंग का सवाल है, हालांकि वह भावशून्य दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनका दिल भी शांत नहीं था। पूर्वी भूमि का सबसे भव्य आयोजन त्रिवार्षिक 100 नगर युद्ध, यह इतनी जल्दी क्यों आयोजित किया गया? 3 दिन पहले मुझे ड्रैगनलाइट नगर के स्वामी का संदेश मिला था जिसमें लिखा था कि वह 3 दिन बाद मेरे मुरोंग परिवार से मिलने आएंगे। ऐसा लगता है कि इस साल की सूची में मुरोंग तियान का नाम जरूर शामिल होगा। मुरोंग परिवार के मुखिया होने के नाते मुरोंग चांगकिंग स्वाभाविक रूप से इस बात से प्रसन्न थे कि उनके कुल का एक सदस्य 100 नगरों की लड़ाई के लिए योग्य हो गया। हालांकि जब उन्होंने किसी और बात के बारे में सोचा तो उनकी खुशी काफी कम हो गई। 1 महीने पहले ये बुके ने ब्लड ड्रैगन जेड को दांव पर लगाकर मुरोंग तियान को चुनौती दी थी और आज चुनौती का दिन था। बुके, तुम क्या सोच रहे हो? अपने दिल में एक आह भरते हुए मुरोंग चांगकिंग, हालांकि बचपन से ही मुरोंग परिवार द्वारा गोद लिए गए बच्चे ये बुके से बहुत प्यार करता था, मुरोंग परिवार के मुखिया के रूप में कई आंखों से उसे देखते हुए वह अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर कुछ मामलों पर फैसला नहीं कर सकता था। मुरोंग चांगकिंग को यह भी याद आया कि उस व्यक्ति ने 10 साल पहले जाने से पहले उनसे और मुरोंग परिवार के बुजुर्गों से क्या कहा था। इस जेड को ब्लड ड्रैगन जेड कहा जाता है। यह उस साधक को अप्रत्याशित धन प्रदान करेगा जिसने अभी नश्वर शुद्धि क्षेत्र को तोड़ा है। मैं इसे बुके के लिए छोड़ रहा हूँ। हे मुरोंग परिवार के मुखिया, कृपया इसे उसे तब दे दीजिए जब वह 18 वर्ष का हो जाए या नश्वर शुद्धि क्षेत्र को तोड़ दे। ये कहकर वह व्यक्ति शालीनतापूर्वक चला गया। काश तुमने इसे मुझे अकेले में दिया होता, सबके सामने क्यों? काश शायद तुम्हारी नजरों में उस तेजस्वी युवक को यह जेड स्वाभाविक रूप से मिल जाता। लेकिन अक्सर चीजें योजना के अनुसार नहीं होती। किसने सोचा था कि वह बच्चा बुके? कुछ आहों ने मुरोंग चांगकिंग के दिल को ये बुके के लिए और भी अधिक दया से भर दिया, लेकिन वह ये बुके के लिए रख ड्रैगन जेड नहीं रख सका। स्पष्टतः मुरोंग चांगकिंग को भी मुरोंग तियान के विरुद्ध ये बुके की चुनौती से कोई खास उम्मीद नहीं थी।
डॉट 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 डॉट। मुरोंग परिवार से कई मील पूर्व में दो आकृतियां आकाश में उड़ रही थीं। एक गरिमा में मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो अधिकार जता रहा था। अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे उसकी निगाहें शांत थीं और तात्विक ऊर्जा का एक धुंधला घेरा उसे 3 झांक के दायरे में घेरे हुए था। इस प्रकाश वृत्त की सीमा के भीतर एक ठंडे स्वभाव वाली अत्यंत सुंदर युवती उसके पीछे पीछे चल रही थी। उनका गंतव्य मुरोंग परिवार की दिशा थी। डॉट 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 डॉट। और जहां वे दोनों उड़ रहे थे वहां से 100 मील दूर एक विशालकाय पक्षी जानवर अपने पंख फैलाए उड़ रहा था। उसकी पीठ पर 2 युवा आकृतियां बैठी थीं। सामने वाला लगभग 15-16 साल का एक लड़का था जिसने हरे रंग का एक शानदार वस्त्र पहना हुआ था जिसके किनारों पर शुभ हरे बादल खड़े हुए थे। उसकी आंखें हल्की सी बंद थीं और वह घनी हरी तात्विक ऊर्जा से घिरा हुआ था। जैसे जैसे वह स्वर्ग और पृथ्वी की तात्विक ऊर्जा को लगातार आत्मसात कर रहा था, एक विशाल आभा आकाश की ओर उठ रही थी। बस हल्के से कांपते हुए हरे वस्त्र पहने वह लड़का अचानक पक्षी जानवर की पीठ से उठ खड़ा हुआ। घूमती हुई हरी तात्विक ऊर्जा धीरे धीरे लुप्त हो गई और उसका चेहरा अत्यंत अहंकारी दिखाई देने लगा। उसकी आंखें असंख्य तारों की तरह चमक से जगमगा रही थीं और उसका दुबला पतला शरीर लंबा और मजबूत था। इसी समय दूसरी महिला जो हरे वस्त्र पहने लड़के के पीछे बैठी थी ने अपनी आंखें खोली। यह एक अनोखी महिला थी, दिखने में भी 15-16 साल की, लेकिन मानो स्वर्ग से आए हो एक अलौकिक गुण बिखेर रही थी। उसकी निगाहें बिल्कुल उदासीन थीं, बस जब वह हरे वस्त्र पहने लड़के पर पड़ती तो हल्की सी चमक दिखाई देती। बस उस अलौकिक स्त्री की निगाहों के नीचे हरे वस्त्रधारी बालक का आभामंडल अचानक चरम पर पहुंच गया। फिर उसके शरीर में कंपन हुआ और उसके पीछे एक सुनहरा अर्धचंद्र प्रकट हुआ। जैसे ही हरे वस्त्र पहने लड़के के पीछे सुनहरा अर्धचंद्र दिखाई दिया, अचानक पक्षी जानवर की पूंछ से एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ जहां कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। उस बूढ़े व्यक्ति ने हल्के पीले रंग का सैन्य वस्त्र पहना हुआ था, साधारण कदकाठी और रूप रंग का, लेकिन उसकी शांत आंखों में टिमटिमाती हुई भूतिया रोशनी थी। बूढ़े आदमी की नजर हरे वस्त्र पहने लड़के पर पड़ी। वह खुले दिल से प्रशंसा और आश्चर्य से भर गया। मर्त्य शुद्धि के 7 क्षेत्र। युवा मास्टर लाई इस वर्ष केवल 15 वर्ष के हैं, फिर भी वे मर्त्य शुद्धि के 7वें क्षेत्र स्काइरिश क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तसक तसक जैसी कि इस पीढ़ी में दिव्य महल के सबसे शक्तिशाली शिष्यों में से एक से अपेक्षा की जाती है। यदि यह यात्रा सुचारू रूप से चलती है तो भविष्य में जब युवा मास्टर लाई उस क्षेत्र में पहुंचेंगे तो उनके लिए संभावनाएं और भी बढ़ जाएंगी। बस पक्षी जानवर अपने पंख फड़फड़ा रहा था, अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आगे बढ़ रहा था। हरे वस्त्र पहने लड़का अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा था, उसकी निगाहें नीचे फैली विशाल धरती पर टिकी थी। फिर उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और एक ऐसी आभा धीरे धीरे बाहर निकली जो उसके पीछे खड़ी अलौकिक स्त्री को अपरिचित लग रही थी। 10 साल बीत गए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से पूर्वी देशों में आऊंगा। उस समय की वह लड़ाई मेरी यादों में बसी है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपंग हो जाओगे। यह मुझे सचमुच निराश करता है। डॉट 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 डॉट। समय बीतता गया, लेकिन मुरोंग परिवार में हर किसी ने कोई अधीरता नहीं दिखाई, अभी भी चुपचाप इंतजार कर रहा था। तभी मुरोंग चांगकिंग के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने क्षितिज की ओर देखा, फिर खड़ा हो गया। उसके बगल में बैठे बुजुर्गों ने भी लगभग उसी समय ये बात समझ ली और खड़े हो गए। एक सौम्य मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की हंसी अचानक उपस्थित हर मुरोंग शिष्य के कानों में गूंज उठी। मुरोंग परिवार के मुखिया, बहुत समय हो गया, इस नगर स्वामी ने आने की आजादी ली है और मैं आपसे अनुग्रह चाहता हूं। हा हा हा। जैसे ही आवाज धीमी हुई, एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति प्रशिक्षण मैदान में अचानक प्रकट हुआ और मुरोंग चांगकिंग की ओर से हिलाया। हा हा हा। नगर स्वामी क्यों, आपके शब्द सचमुच मेरे मुरोंग परिवार को विनम्र बनाते हैं। नगर स्वामी क्यों, आपकी यात्रा सचमुच हमारे विनम्र निवास को गौरवान्वित करती है। मुरोंग चांगकिंग ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके सामने खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी कोई और नहीं बल्कि ड्रैगनलाइट मेन सिटी का नगर स्वामी क्यू शिलोंग था। जबकि क्यू शिलोंग और मुरोंग चांगकिंग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, मुरोंग परिवार की पूरी युवा पीढ़ी की निगाहें उस ठंडे स्वभाव वाली बेहद खूबसूरत युवती पर टिकी थी जो क्यू शिलोंग के साथ आई थी। हे भगवान, ये औरत कौन है? ये तो अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। अरे ना समझ, तुम उसे जानते भी नहीं। ये लिन यंगलुओ है, लिन परिवार की सबसे बड़ी बेटी, जो हमारे ड्रैगनलाइट मेन सिटी के 3 महान परिवारों में से एक है। लिन यंगलुओ, क्या ये वही लिन यंगलुओ है जिसने शरीर निर्माण की महान सिद्धि में एक ही श्रेणी के 3 विरोधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अंततः जीत हासिल की थी? उसकी ताकत जबरदस्त है और उसकी सुंदरता मिस बिंगलान से कम नहीं है। वह सचमुच एक देवी है। डॉट 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 डॉट। मुरोंग बिंगलान, जो तारों के बीच चांद की तरह मुरोंग के कई शिष्यों से घिरी हुई थी, ने ये चर्चाएं सुनी और फिर ठंडे स्वभाव वाली लिन यंगलुओ की ओर देखा। उसने थोड़ी ईर्ष्या से अपने लाल होंठ फुला लिए। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? लिन यंगलुओ ने मुरोंग शिष्यों के बीच हो रही चर्चाओं को नजरअंदाज कर दिया। उसकी ठंडी निगाहें मुरोंग तियान पर टिक गईं, जो अभी मार्शल आर्ट के क्षेत्र से उठे थे। लिन यंगलू की निगाहों को देखकर मुरोंग तियान का उत्साह बढ़ गया और उसने एक शानदार मुस्कान बिखेरी। जब उसने लिन यंगलू की ओर देखा तो उसके पीछे उसका पीला चांदी जैसा आत्मा चंद्रमा झिलमिला रहा था। लिन यंगलू ने भावशून्य होकर केवल मुरोंग तियान की ओर देखा और फिर अपनी नजरें फेर लीं, जिससे मुरोंग तियान को थोड़ा असहज महसूस हुआ। कुछ देर की बातचीत के बाद क्यू शिलोंग सीधे मुद्दे पर आ गया। कुलपति मुरोंग, इस वर्ष पूर्वी भूमि का सबसे भव्य आयोजन 100 नगरों का युद्ध जल्दी शुरू हो गया है। नगर स्वामी के रूप में मुझे प्रथम मुख्य नगर से आदेश प्राप्त हुए हैं। इस बार हमारे ड्रैगनलाइट नगर में 3 स्थान होंगे। मेरे कोई संतान नहीं है और मैं अकेला हूं, और संयोग से हमारे ड्रैगनलाइट नगर में 3 महान परिवार हैं। ये 3 स्थान स्वाभाविक रूप से आपके 3 महान परिवारों में से चुने जाएंगे। फिर क्यू शिलोंग ने लिन यंगलुओ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लिन परिवार की यह छोटी लड़की एक है। आपके मुरोंग परिवार का मुरोंग तियान कहाँ है? क्यू शिलोंग का प्रश्न सुनकर मुरोंग चांगकिंग मुस्कुराया। तियानर कुछ समय से सिटी लॉर्ड के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। क्यू शिलोंग के मुंह से अपना नाम सुनकर मुरोंग तियान ने तुरंत अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, झुककर गहरी आवाज में कहा, नगरपालक को उत्तर देते हुए, मुरोंग तियान यहाँ है। ओह, आप मुरोंग तियान हैं। हम इतनी कम उम्र में ही आपने एक आत्मा चंद्रमा को संघनित कर लिया है और 7 नश्वर लोगों वीर आत्मा लोक के पहले चरण में प्रवेश कर लिया है। आपकी प्रतिभा वाकई अद्भुत है। क्यू शिलोंग ने मुरोंग तियान की प्रशंसा की। नगरपाल की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मुरोंग तियान 100 नगरों की लड़ाई में भाग लेने के इस अवसर के लिए बहुत आभारी है जो नगरपाल ने मुझे दिया है। मुरोंग चांगकिंग के पीछे खड़ा मुरोंग वैशी अब इतनी जोर से मुस्कुरा रहा था कि उसका पूरा चेहरा किसी खिले हुए गुलदाउदी जैसा लग रहा था। ड्रैगनलाइट सिटी लॉर्ड से साधना प्राप्त करने के लिए मुरोंग तियान की शक्ति और भी बढ़ जाएगी और शायद एक और सफलता असंभव नहीं थी। ये जानना जरूरी है कि पूर्वी देशों के 100 प्रमुख शहरों के सभी नगर स्वामियों में भी ड्रैगनलाइट नगर स्वामी क्यू शिलोंग की साधना शीर्ष 10 में स्थान पाती थी। ऐसा कहा जाता था कि क्यू शिलोंग पहले ही 7 नश्वर क्षेत्रों को पार कर एक नए स्तर पर पहुंच चुका था। इस बीच ड्रैगनलाइट मुख्य शहर के 3 महान परिवारों के कुलपति अभी भी 7 नश्वर क्षेत्रों के 7वें चरण स्वर्गीय प्रभार क्षेत्र में थे। हम लिन परिवार की छोटी लड़की और तुम सिमा परिवार का सिर्फ वह लड़का ही बचा है। मुरोंग तियान, तुम और लिन परिवार की छोटी लड़की मेरे साथ सिमा परिवार में आओगे। जब तुम तीनों इकट्ठा हो जाओगे तो मैं 1 महीने तक तुम्हारा पूरा अभ्यास करूंगा। 1 महीने बाद वह दिन होगा जब 100 नगरों का युद्ध शुरू होगा। ये शब्द मुरोंग तियान के कानों तक पहुंचते ही उसे आनंद से भर गए। हालांकि मुरोंग तियान ने अपने दिल की खुशी को दबाते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, सब कुछ नगर स्वामी की आज्ञा के अनुसार होगा, लेकिन मुरोंग तियान की एक और प्रार्थना है।
मुरोंग तियान की बातों ने पूरे मुरोंग परिवार को थोड़ा उलझन में डाल दिया। ऐसे नाजुक पल में मुरोंग तियान और क्या मान सकता था। मुरोंग तियान की बातें सुनकर मुरोंग वैशी की आंखों में चालाकी की चमक चमक उठी, जबकि मुरोंग चांगकिंग को बेचैनी का हल्का सा एहसास हुआ। ओह, तुम तीनों हमारे ड्रैगन लाइट सिटी के लिए लड़ोगे और हमें सम्मान दिलाओगे। मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारी मांगें पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। बात क्या है, बताओ। क्यूई शिलोंग ने मुरोंग तियान के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया बल्कि मुस्कुराकर सहमति दे दी। क्यूई शिलोंग की प्रतिक्रिया ने मुरोंग तियान के दिल का आखिरी पत्थर भी गिरा दिया। उसके मन में जो शब्द तैयार थे वे अब पूरी तरह से व्यक्त हो गए थे। नगरपाल को उत्तर देते हुए मुरोंग तियान ने नगरपाल से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि वह मेरे कुलपिता से बात करें और मेरी कोई चीज वापस दिलाएं। ये वस्तु हमारे मुरोंग परिवार के लिए अद्वितीय है और जब इसे हमारे परिवार की विरासत में मिली हाउतन कला के साथ मिला दिया जाए तो ये बहुत कम समय में मेरी युद्ध शक्ति को बहुत बढ़ा सकती है। हालांकि ये वस्तु 10 साल पहले किसी और व्यक्ति को देने का वादा किया गया था क्योंकि कुलपिता पर किसी का एहसान था और उनके पास इसे देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बिंदु पर मुरोंग तियान ने मन ही मन उपहास किया, ये बुके तुम्हारा ब्लड ड्रैगन ज़ैड। अब से ब्लड ड्रैगन ज़ैड मेरा है, मुरोंग तियान। मुरोंग तियान की बातें सुनकर मुरोंग चांगकिंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि मुरोंग तियान इस वक्त यह बात उठाएगा। इसके अलावा ब्लड ड्रैगन ज़ैड को मुरोंग परिवार की वस्तु कहना पूरी तरह से सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। जैसे ही मुरोंग चांगकिंग इनकार करने ही वाला था, मुरोंग वैशी पहले ही बोल पड़ा, नगरपाल क्यूई तियान ए ने जो भी कहा वह सच है। ये बुरा जानता है कि कुलपिता दयालु है, क्योंकि उस पर वर्षों पहले किसी का एहसान था और वह अपनी इज्जत नहीं बचा सका, इसलिए उसने यह वस्तु एक ऐसे लड़के को देने का वादा किया था जो लंबे समय से अपंग था। लेकिन अब जबकि 100 शहरों की लड़ाई शुरू होने वाली है, तियान ए जितना मजबूत होगा, 100 शहरों की लड़ाई में उसका प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा। मैं नगरपाल क्यूई से विनती करता हूं कि वह बोलें और तियान ए के लिए यह वस्तु वापस ले लें। चांगकिंग, तुम मुरोंग परिवार के कुलपिता हो। मुरोंग तियान मुस्कुराया, जीत के प्रति आश्वस्त, जैसे ही मुरोंग वैशी के शब्द क्यू शिलोंग के कानों तक पहुंचे। मुरोंग वैशी के शब्दों ने मुरोंग चांगकिंग के दिल में गुस्से की लहर पैदा कर दी, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि दादा और पोते के कुछ शब्दों ने पूरे मामले को पूरी तरह से मोड़ दिया था और उसे मुरोंग तियान की इच्छा के अनुसार मोड़ दिया था। इसके अलावा मुरोंग परिवार के मुखिया के रूप में मुरोंग वैशी का अंतिम वाक्य स्पष्ट रूप से उन पर निर्देशित था, जिससे मुरोंग चांगकिंग क्षण भर के लिए चुप हो गए। क्या उसे एक निकम्मे व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए या मुरोंग परिवार की आशा पूरी करनी चाहिए? दो आदमियों की बातें सुनने के बाद क्यूई शिलोंग स्वाभाविक रूप से अंतर्निहित कारणों को नहीं जानता था, लेकिन एक शहर के स्वामी के रूप में क्यूई शिलोंग एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुरोंग चांगकिंग से कहा, कुलपति मुरोंग, यह मूलतः आपके मुरोंग परिवार का पारिवारिक मामला है और नगर प्रभु होने के नाते मुझे इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हालांकि चूंकि अब ये 100 नगरों की लड़ाई से जुड़ा है, इसलिए मुझे बोलना ही होगा। कुलपिता मुरोंग, मेरे आपसे केवल 2 प्रश्न हैं। सबसे पहले, ये वस्तु किसके हाथों में ज्यादा अहमियत रखेगी? दूसरा, जिस व्यक्ति को आपने यह वस्तु देने का वादा किया था, क्या वह अब इसका इस्तेमाल कर पाएगा? इन 2 प्रश्नों के साथ क्यू शिलोंग चुपचाप उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहा था। इस समय पूरा मुरोंग परिवार खामोश हो गया, मानो मुरोंग चांगकिंग के जवाब का इंतजार कर रहा हो। अपने मन के गुस्से को दबाते हुए मुरोंग चांगकिंग ने आह भरते हुए फैसला किया, जैसा कि नगरपाल ने कहा था, इसमें कुछ पुरानी कहानियां शामिल हैं। सचमुच इसे अभी तियान ए को दे देना ही बेहतर होगा। हालांकि ये वस्तु। इससे पहले कि मुरोंग चांगकिंग अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक दूर से एक स्पष्ट लंबी चीख सुनाई दी। चाचा चांगकिंग, वो के अपना हक वापस लेगा। मुरोंग तियान, 1 महीने का समझौता आज है, मैं ये आया हूँ। अगर अब भी थोड़ी भी शर्म है तो आकर लड़ो। अपने चारों ओर फीकी सुनहरी तात्विक ऊर्जा के साथ ये बुके आखिरकार उस क्षण पहुंच गया। पीठ पर एक गहरे काले रंग का लंबा बक्सा लिए वह युवक नंगी तलवार की तरह विशाल और चमकदार आभा बिखेर रहा था। अपन बुके, यह अपन बुके है। वह सचमुच आ गया। हाँ, मुझे लगा था कि वह आने की हिम्मत नहीं करेगा। उसकी पीठ पर वो चीज क्या है? किसको परवाह है कि बात क्या है? अगर वो आ गया तो क्या होगा? वो तो बस मुसीबत मोल ले रहा है। ये बुके को अचानक आते देख मुरोंग तियान का चेहरा उतर गया और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। ये बुके, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे निकम्मे इंसान यहाँ आने की हिम्मत करोगे। मैं तो बिना किसी मेहनत के ब्लड ड्रैगन ज़ैड पाना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम मौत चाहते हो तो मुझे दोष मत दो। नगरपाल, यह आदमी निकम्मा है जिसने मेरा असली माल चुराया है। चूंकि आज ये सामने आया है, इसलिए मैं इसके साथ निष्पक्ष लड़ाई लड़ूंगा। जीतने वाले को ब्लड ड्रैगन ज़ैड मिलेगा। मैं नगरपाल से अनुरोध करता हूं कि वह गवाह बने। बस पीला चांदी का आत्मा चंद्रमा स्पंदित हुआ और मुरोंग तियान ने अपनी पूरी साधना शुरू कर दी। नश्वर शोधन वीर आत्मा क्षेत्र के शक्तिशाली उतार चढ़ाव पूरे क्षेत्र में फैल गए। थर्ड, ये बुके जो हमला कर रहा था ने अपना पैर पटका, ऊंची छलांग लगाई और मार्शल आर्ट के मैदान में उतरा। 10 फीट दूर मुरोंग तियान के सामने खड़ा था। ये दृश्य अत्यंत तेजी से सामने आया, जिससे सभी आश्चर्यचकित हो गए। मुरोंग वैशी का बुरा चेहरा उतर गया और मुरोंग चांगकिंग ने मन ही मन आह भरी, ठीक है, ये बुके की अपनी पसंद है, उसे जाने दो। अगर वह हार गया तो मैं जीवन भर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। क्यूई शिलोंग को इस पल थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अचानक प्रकट हुए युवक को देखा और उसका दिल दहल गया। ये बुके क्या ही वो लड़का है जिसने 10 साल पहले इतना हंगामा मचाया था। सब कहते हैं कि वो अपंग है, लेकिन अब लगता है कि ये पूरी तरह सच नहीं है, जो अफवाहों के विपरीत है। ये बुके रक्त ड्रैगन ज़ैड अब से मेरा होगा, मुरोंग तियान, और तुम अपने निकम्मे स्वभाव में बने रहना। मुरोंग तियान के मुंह से द्वेषपूर्ण और उदासीन शब्द निकले। उसके पूरे शरीर में श्वेत तात्विक ऊर्जा भर गई और ये बुके को उसकी नजर ऐसे लग रही थी जैसे किसी चींटी को देख रही हो। मार्शल आर्ट के मैदान के नीचे इस समय मुरोंग बिंगलान के पतले हाथ भी मुट्ठी में बंधे हुए थे। उसके कसकर काटे हुए लाल होंठ पीले पड़ रहे थे और एक हल्की जानलेवा आभा उसके खूबसूरत चेहरे पर चमक रही थी, क्योंकि वह ये बुके को गौर से देख रही थी। भाई तियान, उसे कठोर सबक सिखाओ। आंखों में कुछ भी नहीं और दिल में एक ज्वलंत जुनून के साथ ये बुके की अभिव्यक्ति गंभीर थी। सुनहरी लाल प्राण ऊर्जा निरंतर प्रवाहित हो रही थी और पवित्र दाव युद्ध की हुई अनंत रूप से उमड़ रही थी। मुरोंग तियान, मैं ये बुके आ गया हूँ। रक्त ड्रैगन ज़ैड जो मेरा है, मैं उसे वापस ले लूंगा। बस। मुरोंग तियान के शरीर से युवान बल का एक शक्तिशाली उछाल फूट पड़ा, जिससे तुरंत एक आश्चर्यजनक आभा पैदा हो गई। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक चमक उठी और मुरोंग तियान ने पहले ही तय कर लिया था कि वह इस बर्बादी को कम से कम समय में और सबसे निर्दयी तरीके से कुचल देगा। इसलिए उनका पहला कदम पूरी तरह निर्दयी था। पृथ्वी राक्षस टाइगर मोहरा मुट्ठी। गर्जन, एक गगनभेदी बाघ की दहाड़ फूट पड़ी और मुरोंग तियान का चेहरा गंभीर हो गया। इस दहाड़ के साथ उसके चारों ओर एक भयंकर आभा फैल गई और उसके पीछे एक भयंकर बाघ की छवि ने उसे पूरी तरह निगल लिया, मानो पहाड़ों की गहराई में छिपा कोई धारीदार बाघ अचानक बाहर निकल आया हो, लोगों को निगलने के लिए तैयार। बस शक्तिशाली युवान बल के उतार चढ़ाव ने पूरे मार्शल आर्ट क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। मुरोंग तियान के पहले ही कदम ने उसकी जबरदस्त ताकत का तुरंत खुलासा कर दिया। कचरा, मेरे लिए लेट जाओ। मुरोंग तियान जिस धारीदार बाघ में तब्दील हो गया था, उसकी छवि एक भयानक शक्ति लेकर जो सब कुछ चीर फाड़ सकती थी, ये बुके की ओर बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अगले ही पल ये बुके इस शक्ति से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बहुत शक्तिशाली, यह मुरोंग तियान अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। क्या ये वह शक्ति है जो आत्मा चंद्रमा को संघनित करने और नश्वर सफाई वीर आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद प्राप्त होती है?
केवल इस पहले कदम के साथ अपन येबुके अपने शरीर को शांत करने वाले पांचवें स्वर्ग टैंडन शोधन मामूली उपलब्धि के साथ संभवतः इसे कैसे रोक सकते हैं। मुरोंग शिष्यों के बीच आश्चर्य की लहर दौड़ गई। वे सभी मुरोंग तियान की शक्ति से स्तब्ध थे। मुरोंग चांगकिंग का चेहरा भावहीन था, लेकिन उसका दिल चुपके से कस गया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि मुरोंग तियान कितना शक्तिशाली है और उसकी पहली चाल ही उसकी आंखों को लुभाने वाली थी। उसकी समझ में येबुके इस चाल में जरूर हारेगा। मुरोंग चांगकिंग के भावशून्य चेहरे के विपरीत मुरोंग वैशी ने इस समय मन ही मन उपहास किया। येबुके जैसे निकम्मे से निपटना अपने प्यारे पोते के लिए चींटी को कुचलने जितना आसान था। गर्जन मुरोंग तियान में परिवर्तित हो चुके धारीदार बाघ की छवि को महसूस करते हुए येबुके लंबे और स्वतंत्र रूप से खड़े रहे। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उनकी आंखें आश्चर्यजनक चमक के साथ चमक रही थीं। वास्तव में मुरोंग तियान उस नश्वर सफाई वीर आत्मा क्षेत्र साधक से अधिक शक्तिशाली है जिसे मैंने आदि वन में एक ही मुक्का मारकर पीछे धकेल दिया था। लेकिन तो क्या हुआ मुरोंग तियान, आज मैं तुम्हें अपनी नंगी मुट्ठियों से हरा दूंगा। भनभनाहट, खड़खड़ाहट, खंजर जैसी आंखों वाले येबुके के काले बाल लहरा उठे जब उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। पीली सुनहरी युवान शक्ति तुरंत उसके चारों ओर घूम गई। संत दाव बैटल की उमड़ पड़ा और सुनहरी लाल प्राण ऊर्जा निरंतर स्पंदित होती रही, जिससे उसे शक्तिशाली युद्ध शक्ति का एक सतत प्रवाह प्राप्त हुआ। मुरोंग तियान द्वारा किए गए प्रहार का सामना करते हुए येबुके ने बलपूर्वक उसका सामना करने का निर्णय लिया। न टालमटोल, न पीछे हटना। वह देखना चाहता था कि अभी वह मुरोंग तियान के सामने कैसा प्रदर्शन करता है, या यूं कहें कि वह ये देखना चाहता था कि मानव श्रेणी की आत्मा विस्फोटक गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के बाद वह कितना शक्तिशाली हो गया है। पृथ्वी राक्षस टाइगर मोहरा मुट्ठी, गर्जन, पूरे मार्शल आर्ट अखाड़े में एक और गगनभेदी बाघ की दहाड़ गूंज उठी। भीड़ के देखते देखते येबुके ने भी पृथ्वी दानव बाघ मोहरा मुट्ठी का इस्तेमाल किया, जो उसके पीछे खड़े भयंकर बाघ की छवि में विलीन हो गया और एक सुनहरे भयंकर बाघ में बदल गया। पल भर में वह उस आक्रामक धारीदार भयंकर बाघ से टकरा गया। गर्जन, धमाका, झंझनाहट, दो शक्तिशाली युवान सेनाएं, एक सफेद और एक सुनहरा, आपस में भिड़ गईं और आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव के साथ विस्फोट हुआ, जिसने तुरंत पूरे मार्शल आर्ट क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि उसी क्षण मुरोंग चांगकिंग और मुरोंग वैशी दोनों के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। क्यू शिलोंग, जो चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों में एक मनोरंजक रुचि की झलक दिखाई दी। लिन यंगलुओ, क्यू शिलोंग के पीछे खड़ी थी, उसकी ठंडी आंखें भी हिल गईं। जिस क्षेत्र में मुरोंग शिष्य थे, मुरोंग हाई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी निगाहें मार्शल आर्ट के मैदान पर टिकी थी, उसका हृदय एक विशाल लहर की तरह धड़क रहा था, उसकी आंखें रक्तिम थीं। मुरोंग बिंगलान के नाजुक चेहरे पर संतुष्टि की एक झलक उभरी और उसके दिल में बस एक भयंकर आवाज रह गई, येबुके, अब समय आ गया है कि तुम इस कचरे को इसकी कीमत चुकानी पड़े। जैसे ही सबकी निगाहें मार्शल आर्ट के मैदान पर टिकी थी, युवान बल की दो धाराएं, एक सफेद और एक सुनहरी, अंततः विलीन हो गईं। शक्तिशाली उतार चढ़ाव धीरे धीरे थम गए और दो आकृतियां अचानक पीछे हट गईं। धप धप धप, उनमें से एक व्यक्ति 4 कदम पीछे हटकर रुक गया, उसकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से भरी हुई थीं। वह मुरोंग तियान था। दूसरी आकृति भी उसी तरह पीछे हटी, 4 कदम फिर स्थिर हुई। वह येबुके था। हैरान मुरोंग तियान के विपरीत येबुके का दिल इस समय उत्साह से जल रहा था, उसकी चमकदार आंखें चरम सीमा तक चमक रही थीं। उस प्रहार के बाद उसे एहसास हुआ कि वह और मुरोंग तियान बराबरी के थे। हिस, सांसों की गति तीव्र गति से बढ़ती और घटती रही। क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूं? अपाहिज येबुके ने वास्तव में मुरोंग तियान के मुक्के को रोक दिया था और वह घायल नहीं लग रहा है। असंभव, मुरोंग तियान नश्वर शुद्धिकरण क्षेत्र में एक साधक है। अल्पविराम, मुरोंग के शिष्य तुरंत शोर मचाने लगे, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। उसकी बाहों में सुन्नापन ने मुरोंग तियान को याद दिला दिया कि जो कुछ भी हुआ था, वह सब सच था। मुरोंग परिवार में 10 सालों से अपाहिज बना हुआ वह निकम्मा मुरोंग तियान असल में उसे एक झटका खा चुका था। ये नामुमकिन है, अभी अभी मेरा मुक्का बॉडी टेम्परिंग के महामुकाबले के पूरे जोर के वार जैसा था। ये कबाड़ इसे कैसे झेल सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। येबुके को अपने सामने बिल्कुल सुरक्षित खड़ा देखकर मुरोंग तियान का गुस्सा उसके सदमे से ज्यादा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि येबुके उसका घूंसा झेल पाएगा। इस पल उसका खूबसूरत चेहरा थोड़ा विकृत हो गया था और शक्तिशाली शुद्ध सफेद युवान बल बाहर निकल रहा था। टकराना, उसका चेहरा धुंधला गया और मुरोंग तियान ने फिर हमला किया। जो कुछ हुआ था उसे वह स्वीकार नहीं कर पा रहा था, इसलिए इस बार वह येबुके को पूरी तरह कुचलने वाला था। अच्छा, चलो मुरोंग तियान। येबुके, जिसने मुरोंग तियान का मुक्का झेला था, उत्साह से भर गया था। वह जानता था कि मानव श्रेणी की आत्मा विस्फोटक गोली को परिष्कृत करने के बाद वह बहुत शक्तिशाली हो गया है, लेकिन उसने इस स्तर तक पहुंचने की उम्मीद नहीं की थी। शरीर को तरोताजा करने का शानदार काम, अस्थि मज्जा शोधन की महान उपलब्धि। ये वह क्षेत्र था जिसमें येबुके वर्तमान में था। 1 महीने में टैंडन शोधन से लेकर बॉडी टेम्परिंग में मामूली उपलब्धि, 5वें स्वर्ग से लेकर मज्जा शोधन तक बॉडी टेम्परिंग में महान उपलब्धि, भव्य समापन। अनजाने में ही येबुके और भी मजबूत होने लगा था। 10 साल की खामोशी के बाद एक शक्तिशाली व्यक्ति बनने का उसका रास्ता आखिरकार खुल गया था। इस बार उसे कोई नहीं रोक सकेगा। धमाका, गड़गड़ाहट। मार्शल आर्ट क्षेत्र में दो आकृतियां आपस में गुंथी हुई थीं। शक्तिशाली क्यूई बाहर की ओर बढ़ रही थी और बॉडी टेम्परिंग ग्रैंड कंप्लीशन के उतार चढ़ाव ने लगभग सभी अन्य मुरोंग शिष्यों को पीछे छोड़ दिया। इसलिए इस समय लगभग सभी मुरोंग शिष्यों ने अपनी सांस रोक ली और मार्शल आर्ट क्षेत्र में दो आकृतियों पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि येबुके पर उनकी निगाहें अब तिरस्कार या घृणा से भरी नहीं थी, इसके बजाय वे सदमे, ईर्ष्या और भय से भरी थीं। मुरोंग हाई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके बाएं गाल पर निशान जोर से फड़कने लगा, उसकी आंखें अनिच्छा और भय से चमक उठी और अंततः उसकी मुट्ठियां शक्तिहीन होकर ढीली पड़ गईं, उसकी निगाहें अविश्वसनीय रूप से धुंधली हो गईं। वह जानता था कि अब से उसके पास मार्शल आर्ट के अखाड़े में इन दोनों के सामने खड़े होने की योग्यता नहीं रही, क्योंकि उनमें से किसी का भी एक हल्का सा मुक्का उसे अपन बना सकता था। हु, उसकी भरी हुई छाती जोर से धड़क उठी। मुरोंग बिंगलान की खूबसूरत आंखें दहशत से भर गईं और उसके दिल में सदमा बस यूं ही बना रहा, मानो कम ही न हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि येबुके जैसा निकम्मा इंसान उसके भाई तियान से इस हद तक कैसे लड़ सकता है। अच्छा, ये बदमाश बुके कितना छुपा रहा था, मुझे भी पता नहीं था। बॉडी टेम्परिंग का महामुकाबला, 15 साल का बॉडी टेम्परिंग का महामुकाबला, ये बदमाश, हा। जैसे ही उसने मुरोंग तियान पर येबुके का पहला प्रहार देखा, मुरोंग चांगकिंग को तुरंत येबुके के वर्तमान साधना स्तर का अंदाजा हो गया, जिससे वह बहुत हैरान हुआ। उसने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि येबुके अपनी असली ताकत छुपा रहा था और हालांकि उसे इसका कारण नहीं पता था, अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुरोंग चांगकिंग ने बहुत सांत्वना महसूस करते हुए येबुके की ओर बढ़ती कोमलता से देखा। मुरोंग वैशी का बुरा चेहरा विकृत था, उसकी उदास निगाहें येबुके पर टिकी थी, एक ठंडक सी झलक रही थी। एक ऐसी लड़ाई जो शुरू में जीत की पक्की लग रही थी, अचानक एक नया मोड़ ले चुकी थी। 10 साल से अपन पड़ा एक बच्चा अचानक उभर आया। 15 साल पुराना बॉडी टेम्परिंग ग्रैंड कंप्लीशन, 15 साल पुराना बॉडी टेम्परिंग ग्रैंड कंप्लीशन। मुरोंग वैशी ने मन ही मन बुदबुदाया। इस पल उसके दिल में एक खून की नियत कौंध गई। क्यूई शिलोंग अपने हाथ पीछे करके खड़ा था, एक असाधारण भावभंगिमा प्रदर्शित कर रहा था। उसकी निगाहें दिलचस्पी से भरी हुई मार्शल आर्ट के अखाड़े में दो भयंकर युद्धक आकृतियों पर घूम रही थी, लेकिन उसका ज्यादा ध्यान येबुके पर केंद्रित था।
कितना दिलचस्प युवक है। लिन यंगलू की ठंडी नजरें पूरी तरह से येबुके पर टिकी थीं। ड्रैगन लाइट मेन सिटी में लिन परिवार के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते लिन यंगलू की समझ और ज्ञान स्वाभाविक रूप से असाधारण थे। इस समय येबुके नाम के एक युवक ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा था। लिन यंगलुओ को 15 साल के बॉडी टेम्परिंग ग्रैंड कंप्लीशन की कोई खास चिंता नहीं थी, उसे तो बस येबुके की युद्ध शक्ति की चिंता थी। हालांकि मुरोंगतियान भी बॉडी टेम्परिंग महासमापन के साथ लड़ रहा था, वह पहले से ही नश्वर शुद्धिकरण क्षेत्र का एक साधक था। फिर भी येबुके बिना पीछे छूटे उससे लड़ने में सक्षम था, जो येबुके की ताकत साबित करने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा लिन यंगलुओ को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि यह युवक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी कुछ छिपा रहा है। टकराना, मुठ्ठियां आपस में टकराईं, जोरदार धमाका हुआ। दोनों आकृतियां अलग हुईं और तेजी से एक दूसरे के पास आ गईं। युवान बल की दो धाराएं अंतहीन रूप से उमड़ रही थीं। मुरोंगतियान ने निर्दयता से हमला किया, उसके कोण मुश्किल थे और उसने कभी-कभी अपने प्रतिद्वंद्वी को दबाने के लिए अपने नश्वर सफाई क्षेत्र की नींव का भी इस्तेमाल किया। एक बार लाभ प्राप्त करने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। येबुके ने व्यापक गति से युद्ध किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें अद्भुत युद्ध अंतर्ज्ञान था। वह न तो हड़बड़ाए, न ही घबराए, बल्कि शांति से जवाब दिया। आक्रमण और बचाव में समान रूप से कुशल। परेशानी, जितना ज्यादा वह लड़ता गया, मुरोंगतियान का दिल उतना ही घबराता गया और ये दो शब्द उसके जहन में उभर आए। इन लड़ाइयों के दौरान अपनी अनिच्छा के बावजूद उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि जिस युवक को वह बेकार कहता था, उसकी युवान सेना में इतनी जबरदस्त विनाशकारी शक्ति और इतनी गहरी युद्ध चेतना थी कि मुरोंगतियान के भीतर एक सिहरन सी दौड़ गई। मुरोंगतियान को पता चला कि वह अपनी शारीरिक संयम साधना से येबुके का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके विपरीत अगर वे इसी तरह लड़ते रहे तो वह उसे हार भी सकता था। इस विचार ने उसे चौंका दिया, लेकिन उसे मानना पड़ा कि यह सच था। उसकी नजर क्यूई शिलोंग पर पड़ी, जो अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा था। आगे किसी भी उलझन से बचने के लिए मुरोंगतियान की नजरें तेज हो गईं और उसने पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया। गड़गड़ाहट, येबुके ने अचानक मुरोंगतियान के शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली कंपन महसूस किया। श्वेत युवान बल ऊपर की ओर बढ़ा और मुरोंगतियान का पूरा आभामंडल बदल गया। यदि पहले मुरोंगतियान ने केवल येबुके को शक्तिशाली महसूस कराया था, तो इस समय मुरोंगतियान ने एक अथाह गहराई प्रदर्शित की। बस उसका शरीर कांप उठा, मुरोंगतियान की आंखें हिल गईं और उसके पीछे अचानक एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। एक हल्की चांदी की चमक उठ रही थी। आत्मा चंद्रमा, नश्वर शुद्धिकरण क्षेत्र के साधक का यह अनोखा प्रतीक मुरोंगतियान के पीछे प्रकट हुआ। पीला चांदी सा आत्मा चंद्रमा तैरता और डूबता था, मायावी, एक व्यक्ति जितना लंबा, फिर भी यह एक रहस्यमय आभा उत्सर्जित करता था जिसे येबुके ने अथा पाया। अपने पीछे अर्धचंद्र के साथ मुरोंगतियान की आभा में भी इस क्षण गुणात्मक परिवर्तन आया। उसके शरीर के भीतर युवान बल घट बढ़ रहा था और उसका पूरा शरीर एक चमकदार सफेद रोशनी से चमक रहा था। इस समय मुरोंगतियान की निगाहें भी उदासीन हो गईं जब उसने येबुके को देखा। क्या वह अंततः पूरी ताकत लगा रहा है? येबुके के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसने सहज ही मुरोंगतियान की वर्तमान स्थिति को पहचान लिया। आत्मा चंद्र को देखते हुए येबुके को नश्वर शुद्धिकरण क्षेत्र की शक्ति का एहसास हुआ, लेकिन उसका हृदय निडर और निडर बना रहा। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। येबुके ने खुद से कहा, तो मैं भी पूरी ताकत लगा दूंगा। कोई नहीं जानता था कि इस 15 वर्षीय लड़के ने पिछली लड़ाई में अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी। येबुके, मुझे मानना पड़ेगा, तुमने खुद को बहुत गहराई से छुपाया है। अपनी शक्तिशाली साधना के बावजूद तुमने 10 साल तक खुद को स्वेच्छा से व्यर्थ कहलाने दिया। लेकिन मैं तुम्हें नश्वर शुद्धि क्षेत्र और देहतपन क्षेत्र के बीच की खाई से अवगत कराऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि निराशा वास्तव में क्या है। ब्लड ड्रैगन ज़ेड अभी भी केवल मेरा ही होगा। मुरोंगतियान। पूरे मार्शल आर्ट अखाड़े में उदासीन शब्द गूंज उठे। मुरोंगतियान ने अपने हाथ थोड़े से फैलाए और उसके पीछे पीला चांदी का आत्मा चंद्र कांप उठा, एक ऐसा उतार चढ़ाव जो पहले से कई गुना ज्यादा तेज था। उसी समय मुरोंगतियान के हाथों के चारों ओर उतार चढ़ाव फैल गया और एक धुंधला प्रेत धीरे धीरे प्रकट हुआ। सभी मुरोंग शिष्यों की नजर में वह धुंधला सा प्रेत एक बाढ़ के अजगर जैसा लग रहा था। उच्च कोटि की अद्वितीय कला, स्वर्गीय गिरोह घूमता ड्रैगन हाथ, आओ। मुरोंगतियान के चारों ओर बाघ की दहाड़ से भी अधिक तीव्र ध्वनि गूंज रही थी। येबुके की आंखें सिकुड़ गईं। उसने साफ पहचान लिया कि यह बाढ़ के ड्रैगन की दहाड़ थी। स्वर्गीय गिरोह रोमिंग ड्रैगन हाथ, यह एक उच्च स्तरीय निरपेक्ष कला थी जो मुरोंग परिवार की कुलत्रन निरपेक्ष कला थी। मध्यम स्तरीय निरपेक्ष कला, विशाल स्वर्ग शक्ति के साथ मिलकर इसे केवल परिवार का मुखिया और सर्वोच्च प्रतिभावान ही सीख सकता था। स्पष्टतः मुरोंगतियान को यह परम कला सिखाई गई थी। ओम, जहां तक येबुके की नजर जा सकती थी, दो धुंधली 1 फुट लंबी बाढ़ ड्रैगन छायाएं धीरे धीरे मुरोंगतियान के हाथों के चारों ओर घूम रही थीं। मुरोंगतियान के हाव भाव गंभीर थे, ये दर्शाते हुए कि उसके लिए भी, जो वाश्लोक आत्मा तप अवस्था के एक साधक थे, यह उच्च स्तरीय परम कला ऐसी चीज नहीं थी जिसका वह यूं ही उपयोग कर सके। जैसे ही श्वेत युवान की शक्ति बढ़ी, एक दबंग और तीक्ष्ण ऊर्जा हवा में व्याप्त हो गई। गर्जन, संत मार्ग युद्ध क्यों उमड़ पड़ा, सुनहरा लाल रक्त प्रवाह स्पंदित हुआ और येबुके के पीछे धीरे धीरे एक सुनहरी भयंकर बाघ की छवि बनने लगी। येबुके समझ गया कि मुरोंगतियान अब पूरी ताकत लगा रहा है, कुछ भी नहीं रोक रहा। येबुके ने स्वर्गीय गिरोह के घूमते ड्रैगन हाथ के बारे में सुना था। मुरोंग परिवार के कुलत्रन की परम कला होने के नाते इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से अपार थी। उच्च श्रेणी की निरपेक्ष कला मध्य श्रेणी की निरपेक्ष कला से एक स्तर अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से अतुलनीय थी। ऐसा कहा जाता है कि जब मुरोंग चांगकिंग अभी भी एक युवा थे, उस समय मुरोंग परिवार के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उन्होंने एक बार अपनी यात्रा के दौरान इस स्वर्गीय गिरोह घूमने वाले ड्रैगन हाथ का इस्तेमाल एक ही साधना स्तर के 2 दुश्मनों को चीरने के लिए किया था, जिनके पास केवल मध्य श्रेणी की पूर्ण कलाएं थीं। पिछले 10 वर्षों से येबुके ने युद्ध संत विधि के मूल को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया था, इसलिए उसने युद्ध की संपूर्ण कलाओं में केवल पृथ्वी दानव बाघ मुट्ठी ही सीखी थी। अब मुरोंगतियान अपने वाश्लोक टेम्परिंग सोल चरण साधना के साथ स्वर्गीय गिरोह भ्रमणशील ड्रैगन हैंड का उपयोग कर रहा था, जिसे येबुके को गंभीरता से लेना था। गर्जन, सुनहरे रंग की भयंकर बाघ की छवि लगातार दहाड़ रही थी। येबुके ने अपने शरीर में मौजूद सभी संत मार्ग युद्ध क्यू को प्रवाहित किया और पूरी तरह से पृथ्वी दानव बाघ मुट्ठी की मारक चाल पर ध्यान केंद्रित किया। बाघ दुनिया को चकनाचूर कर देता है। बाढ़ के तेज होते ड्रैगन की दहाड़ पूरे प्रशिक्षण मैदान में गूंज उठी। मुरोंगतियान की निर्दयी और उदासीन आंखें अचानक चमक उठी और फिर उसके खुले हाथों से एक हरे रंग की रोशनी चमकी और गायब हो गई। आओ, बाढ़ ड्रैगन की दहाड़ के बाद मुरोंगतियान के हाथ हरे रंग की ऊर्जा से घिरे हुए थे, जो 2 ड्रैगन पंजे में बदल गए। येबुके, इस बार देखते हैं तुम इसे कैसे रोकते हो। टकराना, जमीन से धक्का देते हुए मुरोंगतियान ने हवा का एक झोंका उठाया। उसके पंजों की तेज तान से एक तेज आभा तुरंत चारों ओर गूंज उठी और हरे ड्रैगन के पंजे सीधे येबुके पर झपटे। उसकी ओर बढ़ती हुई तेज आभा ने येबुके की त्वचा को खरोंच दिया, जिससे उसे चुभने वाला दर्द हुआ। अपने हृदय की गंभीरता के बावजूद येबुके ने अपनी मुट्ठियां थोड़ी ऊपर उठाईं और पृथ्वी दानव बाघ मुट्ठी, जो पूरी शक्ति से अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, को पूरी ताकत से खोल दिया। धमाका धमाका, पीली सुनहरी मुट्ठियां और हरे ड्रैगन के पंजे जोरदार टक्कर में भिड़ गए। मुरोंगतियान पूरी ताकत से पहले से कम कई गुना ज्यादा ताकतवर था। स्वर्गीय गिरोह के घूमते ड्रैगन हाथ से बने हरे ड्रैगन के पंजे येबुके को लगातार घातक तीखेपन से चीर रहे थे। स्वर्गीय गिरोह में घूमता ड्रैगन हाथ सचमुच एक उच्च स्तरीय कला के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। मुरोंगतियान की पूरी शक्ति के साथ ये वाकई दुर्जय है।
उसके पीछे खड़ी सुनहरी भयंकर बाघ की मूर्ति लगातार कांप रही थी। येबुके ने जैसे ही मूर्ति में संत मार्ग युद्ध ची डाली, उसके शरीर में निरंतर ऊर्जा उमड़ रही थी। उसकी पीली सुनहरी मुठ्ठियां हरे अजगर के पंजों के हमले को रोकने के लिए संघर्ष कर रही थीं। हार मान लो येबुके, मेरे हाथों में मुरोंगत्यान, तुम्हारा कोई मौका नहीं है। अपनी शक्ति और येबुके की निरंतर पीछे हटने और अस्तव्यस्त स्थिति को महसूस करते हुए मुरोंगत्यान ने लाभ उठाते हुए मन ही मन उपहास किया। मैं अभी तुम्हारे साथ खेल रहा था, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? हाँ, ब्रेक। आओ, धमाका। हरे ड्रैगन के पंजे अचानक दो प्रतिबिंबों में बदल गए, येबुके की मुट्ठियों को तोड़ते हुए सीधे उसकी छाती को जकड़ लिया। मुरोंगत्यान की अचानक हरकत देखकर येबुके के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने बचने के लिए अपना शरीर घुमाया, लेकिन उस समय मुरोंगत्यान की गति इतनी तेज थी कि वह बमुश्किल सीधा वार से बच पाया। हरे ड्रैगन के पंजे ने येबुके के कंधे को जोर से पकड़ लिया। टकराना, एक हरे रंग की रोशनी चमकी और गायब हो गई। इस पंजे ने येबुके को तुरंत 3 कदम पीछे धकेल दिया और उसके दाहिने कंधे पर एक खूनी घाव बन गया। येबुके को अपने अचूक पंजे से बचते देख मुरोंगत्यान के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने एक ठंडी सिसकारी भरी। असल में येबुके को खत्म करने के लिए यही पंजा काफी होना चाहिए था। मैंने तुमसे कहा था, जब तक मुरोंगत्यान अपनी असली शक्ति दिखाता है, येबुके उसका मुकाबला कैसे कर सकता है? बहुत शक्तिशाली, सचमुच बहुत शक्तिशाली। स्वर्गीय गिरोह घूमता ड्रैगन हाथ। क्या यही हमारे मुरोंग परिवार की सबसे मजबूत युद्ध कला है? मुझे इसे सीखना ही होगा। सपने देखो, लेकिन येबुके निश्चित रूप से हारने वाला है। अल्पविराम। युद्ध पर करीबी नजर रख रहे मुरोंग शिष्यों ने स्वाभाविक रूप से देखा कि येबुके पहले से ही नुकसान में था और यह केवल समय की बात थी कि मुरोंगत्यान उसे खत्म कर देगा। हाय बुके, बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो। मुरोंग चांगकिंग ने मन ही मन आह भरी। येबुके की अचानक शक्ति के विस्फोट ने मुरोंग चांगकिंग को बहुत खुश कर दिया था, लेकिन वाश क्षेत्र आत्मा संयम चरण के साधक मुरोंगत्यान को इसे हराना अभी भी बहुत मुश्किल था। भाई त्यान, बस ऐसे ही, इस कूड़े को हराओ, इसे हराओ। येबुके को मुरोंगत्यान द्वारा पीछे धकेले जाते देख मुरोंग बिंगलान बेहद उत्साहित हो गई। उसे लग रहा था कि मुरोंगत्यान के पैरों तले येबुके को रौंद दिया जाएगा। लिन यंगलू की आंखें झिझक से चमक उठी, उन्हें संदेह होने लगा कि क्या येबुके के बारे में उनका पूर्व निर्णय सही था। क्यूई शिलोंग अभी भी शांत और संयमित व्यवहार बनाए हुए था, उसके विचार अज्ञात थे। उसके कंधे से उठती दर्द की लहरों ने येबुके की नसों को उत्तेजित कर दिया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, उसकी निगाहें अभी भी उल्लेखनीय रूप से चमकदार थीं। ऐसा लगता है कि मैं प्राचीन वन में उस वाशलोक टेम्परिंग सोल अवस्था के साधक को एक ही मुक्का मारकर पीछे धकेल पाया, क्योंकि उस तलवारधारी युवक ने उसे पहले ही घायल कर दिया था। और हालांकि उस साधक ने मुझ पर हमला किया, उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुरोंगत्यान उस साधक से भी ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वाशलोक टेम्परिंग सोल अवस्था में ताकत में जरूर अंतर होगा। टेम्परिंग मून के आशीर्वाद, वाश दायरे, टेम्परिंग सोल स्टेज की पूर्ण सक्रिय युद्ध शक्ति और उच्च स्तरीय निरपेक्ष कला स्वर्गीय गैंग रोमिंग ड्रैगन हैंड के साथ मुरोंगत्यान पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। अब तक मैंने जो युद्ध शक्ति प्रदर्शित की है, उसके साथ मैं वास्तव में उसका मुकाबला नहीं कर सकता। येबुके ने शांति से अपने सामने मौजूद स्थिति का विश्लेषण किया। हालांकि हार के संकेत उभर रहे थे, फिर भी उसके चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं दिखी। ऐसी स्थिति में अब समय आ गया है कि मैं अपना तुरुप का पत्ता दिखा दूं। उसकी आंखों में एक चमकदार रोशनी चमक उठी। येबुके ने मन ही मन सोचा। ओम। संत मार्ग युद्ध क्यूई हताश रूप से बढ़ गया और शक्तिशाली उतार चढ़ाव की लहरें बह गईं। कोंग ने एक बार कहा था कि संत विधि के मूल का निर्माण करने के बाद मैं जिस युवान शक्ति की साधना करता हूं, वह अब साधारण युवान शक्ति नहीं, बल्कि संत मार्ग युद्ध क्यूई है। इसकी संहारक शक्ति साधारण युवान शक्ति से 10 गुना है और इसका शोधन भी साधारण युवान शक्ति से 10 गुना है। हालांकि साधना की सीमाओं के कारण इसे पूरी तरह से उन्मुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन मानव श्रेणी विस्फोटक आत्मा गोली लेने के बाद मेरी साधना में तेजी आई और मानव श्रेणी विस्फोटक आत्मा गोली के शोधन के 1 महीने के दौरान मैंने शुरू में युद्ध संत विधि के मूल का उपयोग करना सीख लिया। यह इसे परखने का एक अवसर है। स्वर्ण लाल रक्तसार और संत मार्ग युद्ध क्यूई का सहज सम्मिश्रण हो गया। इस क्षण येबुके ने अब और पीछे नहीं हटते हुए अपने शरीर में साधना का पूर्ण संचार किया। ओम बूम। पीली सुनहरी संत मार्ग युद्ध क्यू उसके चारों ओर कुंडलित हो गई, लगभग पूरी तरह से येबुके को डुबो दिया। अपने सामने का दृश्य देखकर मुरोंगत्यान थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने तुरंत व्यंग्य किया, चालें चल रहे हो, तुमने बहुत समय बर्बाद कर दिया है, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। आओ। हरे ऊर्जा ड्रैगन पंजे, बार ड्रैगन की दहाड़ के साथ मुरोंगत्यान ने फिर से हमला किया। स्वर्गीय गिरोह घूमता ड्रैगन हाथ, हरा ड्रैगन पंजा। उसकी पूरी साधना के साथ 2 हरे ड्रैगन पंजे आसपास के वातावरण को चीरते हुए तेजी से येबुके पर गिरे, जो पीले सुनहरी युवान शक्ति में डूबा हुआ था। सब खत्म हो गया येबुके। ब्लड ड्रैगन जेड आखिरकार मेरी हो गई, है ना? गर्जन। जैसे ही मुरोंगत्यान को जीत का पूरा भरोसा हुआ, उसने अचानक महसूस किया कि उसके हाथों से बने हरे ड्रैगन के पंजे एक शक्तिशाली बल द्वारा अवरुद्ध हो गए थे। और अगले ही पल उसे चरम युद्ध की एक राजसी विशाल आभा महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो उसने एक शानदार युद्ध देवता को समय और स्थान की लंबी नदी के ऊपर तारों भरे आकाश के नीचे शान से खड़ा देखा हो। ये दुनिया में क्या हो रहा है? एक पल के लिए उसकी नजर धुंधली हो गई, फिर मुरोंगत्यान जल्दी से संभल गया, उसकी आंखें तेज हो गईं। उसने अपने हरे ड्रैगन पंजों को पूरी ताकत से हिलाया। तोड़ना, टकराना, टक्कर के बाद मुरोंगत्यान थोड़ा आश्चर्य से पीछे हट गया। तभी उसने येबुके को देखा, जो पीली सुनहरी युवान शक्ति के खत्म हो जाने के बाद दिखाई दिया। ओम। काले बाल लहराते हुए, लंबे और मजबूत दृढ़ शरीर और चाकू जैसी आंखों के साथ येबुके, जो अब एक हल्के सुनहरे चमक में लिपटा हुआ था, ने मुरोंगत्यान को एक बेहद अपरिचित एहसास दिया। आभा। येबुके से मुरोंगत्यान को वही आभा महसूस हुई जिसने अभी अभी उसके मन को डगमगा दिया था। बैटल सेंट लॉ की उत्पत्ति। इसने मुझे सचमुच निराश नहीं किया। उसके शरीर के भीतर से उठती शक्तिशाली अनुभूति ने येबुके को अपार आनंद से भर दिया। वह अपनी वर्तमान शक्ति को महसूस कर सकता था। सभी क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण। कोंग ने कहा कि येबुके के पास विभिन्न क्षेत्रों में चुनौती देने की योग्यता है, क्योंकि युद्ध संत कानून की उत्पत्ति वहां मौजूद थी। अब येबुके ने अंततः पहली बार बैटल सेंट लॉ का उपयोग किया था। संत मार्ग युद्ध क्यूई को चरम सीमा तक प्रवाहित करके फिर उसे तेजी से डैंटियन में डालने से यह अस्थायी रूप से युद्ध संत विधि के मूल को जागृत कर देगा और संत विधि के मूल से प्रतिक्रिया प्राप्त करेगा। फिर संत मार्ग युद्ध क्यूई डैंटियन से बाहर निकलकर भौतिक शरीर में वापस आ जाएगी, जिससे मुझे पहले की तुलना में कई गुना अधिक शक्ति प्राप्त हो जाएगी। मूलतः मानव स्तरीय विस्फोटक आत्मा गोली का परिशोधन करके मेरी साधना केवल 3 स्तरों तक बढ़नी चाहिए थी और शरीर निर्माण के 9वें स्वर्ग में मज्जा शोधन की छोटी उपलब्धि तक पहुंचनी चाहिए थी। लेकिन अब मैंने अचानक छलांग लगाई है और सीधे शरीर निर्माण की महान पूर्णता की ओर बढ़ रहा हूं। ऐसा लगता है कि युद्ध संत विधि की उत्पत्ति ने भी इसमें भूमिका निभाई है। युद्ध संत विधि की यह उत्पत्ति वास्तव में एक रहस्यमय और अथाह चीज है। उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन ये बस एक क्षण के लिए था। यह ऐसी बातों पर विचार करने का समय नहीं था। येबुके ने अपने विचारों को दबा दिया और मुरोंगत्यान की ओर देखा। बॉडी फोर्जिंग की महान उपलब्धि के साथ उसने अपनी शक्ति कई गुना बढ़ा ली थी। हालांकि उसने अभी तक अपने टेम्परिंग मून को संघनित नहीं किया था और वाश दायरे में कदम नहीं रखा था, फिर भी अब उसके पास वाश दायरे टेम्परिंग सोल चरण के बराबर शक्ति थी। इस बार येबुके को मुरोंगत्यान को हराने का पूरा भरोसा था।
गर्जन, पृथ्वी दानव बाघ मुट्ठी एक बार फिर येबुके द्वारा उन्मुक्त कर दी गई। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरे भयंकर बाघ की छवि घूम रही थी। पृथ्वी राक्षस टाइगर मुट्ठी पहले की तुलना में बहुत मजबूत लग रही है। येबुके को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि पृथ्वी दानव टाइगर फिस्ट में किसी प्रकार का उत्परिवर्तन हुआ है और इसकी शक्ति और भी अधिक बढ़ गई है। धिक्कार है, स्वर्गीय गिरोह घूमता ड्रैगन हाथ, हरा ड्रैगन जांच पंजा। किसी कारण से येबुके को सक्रिय रूप से हमला करते देख मुरोंगतियान को उससे खतरे का आभास हुआ, जिससे मुरोंगतियान कुछ क्रोधित और शर्मिंदा हो गया। गर्जन, आओ, धमाका धमाका, पीली सुनहरी बाघिन की मुट्ठी और हरे ड्रैगन के पंजों की जोरदार टक्कर ने एक अद्भुत हलचल मचा दी। प्रशिक्षण मंच पर हो रही हर चीज ने सभी की घबराहट को फिर से बढ़ा दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि येबुके, जिसने पहले हार के संकेत दिखाए थे, अचानक फिर से इतना जीवंत क्यों हो गया था और अभी भी पूरी ताकत से मुरोंगतियान से लड़ रहा था। धप, असंभव, ये कैसे संभव है? वह तो अभी केवल बॉडी फोर्जिंग ग्रैंड कंप्लीशन चरण में है, वह मेरे हमलों का सामना कैसे कर सकता है? मैं एक वाशवियल साधक हूँ। हरे ड्रैगन के पंजे हल्के सुनहरे बाघ की मुट्ठी पर तो लगे, लेकिन उनका पहले जैसा ठोस प्रभाव नहीं रहा। एक राजसी विशाल आभामंडल येबुके को घेरे हुए था। अब वह जो साधना और शक्ति प्रकट कर रहा था, वह मुरोंगतियान से किसी भी तरह कमतर नहीं थी, बल्कि उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थी। बाघ ने दुनिया को चकनाचूर कर दिया। खोलो, एक जोरदार चीख के साथ येबुके के काले बाल बेतहाशा नाचने लगे। उसके पूरे शरीर की संत मार्ग युद्ध की हुई एक शक्तिशाली आभा के साथ फूट पड़ी और उसका सुनहरा लाल रक्तसार एक शक्तिशाली नदी की तरह उमड़ पड़ा। 3 कदम एक हो गए। पीली सुनहरी बाघ की मुट्ठी ने आसपास का माहौल हिला दिया और मुरोंगतियान की भयभीत आंखों में वह मुरोंगतियान के कंधे पर भी जा लगी। धप धप धप, यह मुक्का अविश्वसनीय रूप से भयंकर था। मुरोंगतियान ने तुरंत अपने कंधे से एक भयानक बल को अपने शरीर में महसूस किया, जिससे उसका रक्त और क्यूई हिल गया और वह क्षण भर के लिए बेहोश हो गया। तुमने मुझे घायल करने की हिम्मत की, येबुके, तुम मौत की तलाश में हो। हरा ड्रैगन आसमान फाड़ रहा है। आओ, उसके पीछे तपता चांद कांप उठा। मुरोंगतियान ने अपनी पूरी साधना की और हरे ड्रैगन के पंजों से एक हल्की हरी रोशनी निकली, जो तुरंत 3 फुट तक फैल गई और येबुके पर टूट पड़ी। सही समय पर चमकती आंखों से येबुके ने एक और मुक्का मारा। मुरोंगतियान, स्वर्गीय गिरोह के घूमते ड्रैगन हैंड, जो एक छोटे से पहाड़ को चकनाचूर करने लायक शक्तिशाली था, के इस हमले का सामना करते हुए येबुके ने जोर से अपनी मुट्ठी उठाई और अपना सबसे जोरदार हमला भी कर दिया। धमाका, ओम, 2 शक्तिशाली शक्तियां फूट पड़ी। अगर प्रशिक्षण मंच के आसपास के क्षेत्र की देखभाल करने वाले कई बुजुर्ग न होते, तो वह पहले ही खंडहर हो चुका होता और युद्ध के लिए अनुपयोगी हो चुका होता। मुरोंगतियान, इस बार देखते हैं कौन किसे हरा पाता है। येबुके बढ़ती हुई क्रूरता के साथ लड़ रहा था। उसकी गति इंद्रधनुष जैसी थी। संत मार्ग युद्ध की द्वारा उत्पन्न विशाल युद्ध भावना ने उसे उसकी चरम अवस्था तक पहुंचा दिया। येबुके, बहक मत, अंततः जीत मेरी ही होगी। मुरोंगतियान, आओ। इस क्षण येबुके का सामना करते हुए मुरोंगतियान ने आखिरकार अपना सारा तिरस्कार त्याग दिया। उसके शरीर की सारी शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो गई और स्वर्गीय गिरोह का घूमता ड्रैगन हाथ अपने चरम पर पहुंच गया। मुरोंगतियान के पीछे, जहां पीला चांदी का टेम्परिंग चंद्रमा स्थित था, एक 30 फुट लंबा हरा बार ड्रैगन उभरा, जो अविश्वसनीय रूप से क्रूर था, फिर भी एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। हरा ड्रैगन स्वर्ग को निगल जाता है। मुरोंगतियान बार ड्रैगन के साथ विलय हो गया, अपने सबसे मजबूत हमले को उन्मुक्त। वह एक ही चाल में विजेता का फैसला करना चाहता था। एक ही चाल में विजेता का फैसला। अच्छा, पृथ्वी दानव बाघ मुट्ठी, उसे दबाओ। गर्जन, येबुके और सुनहरा भयंकर बाघ एक में विलीन हो गए और 30 फुट लंबे सुनहरे भयंकर बाघ में परिवर्तित हो गए और एक दुर्जय उपस्थिति के साथ मुरोंगतियान पर झपट पड़े। आओ, दहाड़, सुनहरा भयंकर बाघ और हरा बार ड्रैगन वज्र की शक्ति लेकर एक दूसरे से टकरा गए। इस कदम से विजेता का फैसला तुरंत हो जाएगा।